अस्सलाम वालेकुम। तो शुरू करते हैं अपना नावल। जन्नत मेरी जान, क्या हुआ तुम्हें? क्यों इस तरह रो रही हो? कुछ बताओ तो। और ये तुमने अपना हुलिया क्या क्यों बिगाड़ा हुआ है इतना? ये अपना हाथ दिखाओ मुझे। तुम्हें चूड़ियाँ नहीं पहननी थी तो उतार देती, इन्हें तोड़कर अपना हाथ जख्मी क्यों किया? बोलो। ज़ोबिया के लहजे से अपनी प्यारी दोस्त के लिए फिक्रमंदी साफ जाहिर थी। ज़ोबिया कब से इसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी, पर जन्नत फ़र्ज़ फ़र्ज़ इन पर तो इसकी किसी बात का असर ही नहीं हो रहा था। जन्नत फ़रज़ान पर वो बड़े नमाक से अपना रोने का शुक्र पूरा कर रही थी। अब तो इसने अपनी लिपस्टिक भी रगड़ कर ख़राब कर ली थी और साथ में अपने खूबसूरत से जूड़े में बंद बालों को अपने एक हाथ से बेदर्दी से खोलकर अपने कंधों पर गिरने के लिए छोड़ दिया। इसका दूसरा हाथ ज़ोबिया ने नरमी से अपने हाथों में लिया हुआ था। ज़ोबिया बहुत परेशानी से अपनी दोस्त की ये खपतियों वाली हरकत मुलाहिज़ा कर रही थी। वो कब से इसका मसला पूछ रही थी, इसकी तकलीफ जानना चाह रही थी, पर जन्नत साहिबा ने तो हर चीज़ एक तरफ रख ली, बस रोने पर जोर दिया हुआ था। मेकअप वाटरप्रूफ ना होने की वजह से इसका आईलाइनर, मस्कारा और काजल भी बहकर इसके चिट्टे सफ़ेद भरे भरे गालों पर अजीबोगरीब नक्शे बना चुका था। ज़ोबिया इसके इस कदर मुस्तकिल मिजाजी से सबकियाँ लेने से अच्छी खासी तंग आ चुकी थी। जन्नत की बच्ची, अब अगर तुमने अपने मुँह से कुछ फूटे बगैर एक भी आंसू बाहर निकाला तो मैंने एक चमाट लगाना है तुम्हें, समझी? ज़ोबिया ने कतरे गुस्से से कहा। ज़ोबिया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, जन्नत से शिद्दत से सिसकते हुए बोली। ज़ोबिया एक बार फिर तशवीश में मुब्तला हुई। अब वो पहले से ज़्यादा संजीदा और परेशान दिखाई दे रही थी। बताओ तो कि क्या बर्दाश्त नहीं हो रहा? दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। ज़ोबी, बताओ मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? जन्नत अब मज़ीद तड़पती दिखाई दे रही थी। ओह, तुम्हें दर्द हो रहा है, पर कहाँ? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। ज़ोबिया की परेशानी अभी भी कायम थी। जन्नत का दिल किया वो इसका सर फोड़ दे। वो अपना रोना भूलकर ज़रा गुस्से में ज़ोबिया की तरफ देख रही थी। क्या हुआ? मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? ज़ोबिया ने मासूमियत से पूछा, क्योंकि इसे जन्नत का ये रिएक्शन बिल्कुल समझ में नहीं आया। भला मैं डॉक्टर के पास जाकर क्या करूंगी? जन्नत ने जल कर कहा। तुमने ही तो कहा कि तुम्हें दर्द हो रहा है। ज़ोबी की मासूमियत इंतहा पर थी। बस तुम्हारी यही आदत सबसे बुरी लगती है, बाकी हर चीज़ का पता होता है तुम्हें, बस मेरे मामले में बुद्धू मत बन जाया करो। तुम्हें अपनी बात बताने से अच्छा है कि मैं अपना सर दीवार में मार लूं। जन्नत ने हनूस रोते हुए ज़ोबिया को लताड़ा। देखो जन्नत, ये बहुत बुरी बात है। एक तो मैंने इतनी देर से तुम्हारा ये रोना धोना बर्दाश्त किया हुआ है, और कब से मैं तुम्हें बहलाने की कोशिश कर रही हूँ, और ऊपर से तुम मुझे ही बुद्धू बनाने के ताने दे रही हो। ज़ोबिया ने नाराज़ होते हुए कहा। ज़ोबी, मैं क्या करूं, मुझसे अपनी फीलिंग्स नहीं संभाली जा रही हैं। तुम पूछ रही हो ना कि कहाँ दर्द हो रहा है? मेरे दिल में दर्द हो रहा है। मैंने हिम्मत करके अपने दिल पर पत्थर रखकर एहसन से मंगनी कर तो ली, लेकिन अब मुझसे इस पत्थर का बोझ नहीं बर्दाश्त हो रहा। वो बिन पानी की मछली की तरह तड़प रही थी। ओह, तो तुम किसी और को पसंद करती हो? ज़ोबिया ने हैरत के मारे अपने होंठ गोल करके लंबा सा ओह कहा। पसंद तो बहुत बहुत छोटा सा लफ्ज़ है ज़ोबी, मुझे इनसे इश्क है। वो फिर से फूट फूट कर रोने लगी। यार, फिर तुम्हें इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करनी चाहिए थी। पुप्पो और अंकल ने तुमसे तुम्हारी ख्वाहिश, तुम्हारी मर्जी पूछी तो थी। अभी अभी तो तुम्हारी मंगनी हुई है और अभी से तुम्हारा ये हाल है, तुम अपनी सारी ज़िंदगी कैसे गुजारोगी? ज़ोबिया परेशानी की तस्वीर बनी बैठी थी। या मैं किस बेस पर इनकार करती? जिससे मैं बेपनाह मोहब्बत करती हूँ वो तो शायद मुझे अपनी नफरत के लायक भी नहीं समझते, और मुझे मंगनी से कोई मसला नहीं। इनफैक्ट शादी तो किसी न किसी के साथ भी होनी ही है। फिर क्या फ़र्क पड़ता है कि वो एहसन हो या कोई और मुझे मम्मा पापा के फ़ैसले पर कोई इतराज़ भी नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि उन्होंने मेरे लिए बेहतरीन बंदा सेलेक्ट किया है। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि मुझसे मेरा दिल नहीं संभल रहा। अपनी बेबसी पर जन्नत का मासूम दिल कट कर रह गया था। अच्छा, ये बताओ कि वो हैं कौन, कि इन्हें इनके बारे में तुम्हारे सनात का इल्म है? ज़ोबी ने इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई। ज़ोबी, आई एम रियली वेरी सॉरी टू यू, मैं तुम्हें इनका नाम नहीं बता सकती। देखो, बेशक तुम मेरी सबसे ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड हो, लेकिन मैं तुम्हें इनका नाम नहीं बताना चाहती। वो मेरा राज है। मैंने वो संभाल कर इन्हें अपने दिल के पर्दों में छुपा के रखा है। इन्हें मेरा राज ही रहने दो, और बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं इन्हें भुलाना चाहती हूँ, मैं भूल जाना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं अब किसी और की इमानत हूँ, और मुझे खुद को इस इमानत में ख़यानत करने से रोकना है। और मुझे नहीं इल्म कि इन्हें मेरी फीलिंग्स का पता भी है या नहीं। बस मैं इतना जानती हूँ कि मुझे अब इनसे नफ़रत करनी है, इतनी नफ़रत कि इनसे मोहब्बत का ख्याल भी, मेरे वहम गुमान भी ना रहे। जन्नत की तकलीफ़ इंतहा पर थी। यार, फिर भी तुम एक दफ़ा फिर सोच लो। अभी तुम्हारी शादी में पूरा महीना बाकी है। तुम कहो तो मैं ज़रिया भाई से बात कर लेती हूँ। वही लाए थे ना अपनी दोस्त का प्रपोज़ल तुम्हारे लिए। मैं इनसे कहती हूँ कि वो किस तरह एहसन भाई को इस रिश्ते से इनकार करने के लिए राज़ी कर लें। ज़ोबिया ने बड़े खलूस से अपनी खिदमत पेश की। ज़रिया आपके नाम पर तो जन्नत को मज़ीद पतंगे लग गए। नाम मत लो तुम अपने रिश्ता कराने वाली मासी जैसे भाई का। पता नहीं खुद को समझते कि हैं, अपने दोस्त को लेकर पहुँच गए। मैं ही मिली थी इन्हें अपनी दोस्त के लिए। पता है तुम्हारे, तुम ज़रिया भाई एक नंबर के सड़ील, खरूस, बदलिहाज और बहुत ही मगरूर इंसान है। जहर लगते हैं मुझे वो। ज़रिया आपके नाम पर जन्नत मज़ीद भड़क उठी। जन्नत, मेरे भाई के लिए
के लिए ज़ुबान संभाल कर बात करो। माना कि तुम इस वक्त टेंशन में हो, मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि तुम अपने हवास ही खो दो। और मत भूलो वो तुम्हारे भी भाई हैं। ज़ोबिया अपने भाई की शान में गुस्ताखी सुनकर खूब खफा हुई थी। कोई भाई वाई नहीं है मेरे, मैंने कभी इन्हें अपना भाई नहीं माना। वो सिर्फ और सिर्फ एक अनापरस्त, जिद्दी, मगरूर और बदतमीज़ इंसान है। और मेरा रिश्ता करवाने के बाद तो रिश्ता कराने वाली माई बन गए हैं। अल्लाह जाने किस बात की अकड़ है इनमें। जन्नत पर ज़ोबिया की खुफकी का कोई असर नहीं हुआ। वो तो बस मगन थी अपनी भड़ास निकालने में। ज़ोबिया अपने भाई की इस कदर जलालत सुनने के बाद जन्नत का मुंह तोड़ने वाली थी कि इसके ज़हन में जमाका हुआ। ओए जन्नत की बच्ची, कहीं तुमने मेरे प्यारे से ज़रिया भाई पर नजर तो नहीं रखी हुई? ज़ोबी ने कड़े तेवरों के साथ जन्नत को घूरा। ज़ोबी की बात पर जन्नत उछल कर रह गई थी। ये क्या बकवास कर रही हो? तौबा अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफार, तुम्हारे अंदाजे तो बिल्कुल ही गए गुजरे हैं। जन्नत अब रोना बंद कर चुकी थी। खुश्क आंखें लिए कानों को हाथ लगाते हुए कहने लगी, अच्छा अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर तुमने किस खुशी में मेरे भाई की शान में इस कदर गुस्ताखियाँ की हैं? ज़ोबी ने अपने प्यारे भाई की बुराइयां हजम नहीं हुई थी, मगर वो बुराइयां इसमें मौजूद ही ज़ोबी से अपने प्यारे भाई की बुराइयां हजम नहीं हुई क्योंकि वो बुराइयां इसमें मौजूद ही नहीं थी। उफ़ अल्लाह, अगर मैंने तुम्हारे भाई की शान में गुस्ताखी कर दी तो इसका मतलब तुमने ये निकाला कि मुझे उनसे मोहब्बत है। भला किससे किसी की मोहब्बत जानने का ये कौन सा फॉर्मूला है बुद्धू? ओ बहन मेरी, ज़रिया भाई मेरे लिए बिल्कुल मेरे भाई जैसे हैं। मैंने तो एम ही कह दिया कि मैंने इन्हें कभी भाई नहीं माना। शर्म करो और कोई अकल बढ़ाने वाली पकी लो। जन्नत अब सीधी होकर बैठी थी और अपनी सहेली के खराब अंदाजों पर खूब भड़क उठी थी। यार तुम्हारा दिमाग ना खराब हो गया है। जो मुंह में आ रहा है बगैर सोचे समझे उल्टा फुल्टा बोली जा रही हो। कभी तुम मुझे बुद्धू बोल रही हो, कभी मेरे भाई के ऐसी ऐसी बुराइयां गिनवा रही हो जो इनमें मौजूद ही नहीं है। तुम तो हम दोनों बहन भाइयों के पीछे पड़ गई हो। ज़ोबी मुंह फुलाकर खफा खफा सी होकर बोल रही थी। अच्छा बहन, आई एम सॉरी, मैंने गुस्से में ये सब बोल दिया। मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ, किसी और का गुस्सा तुम पर निकाल रही थी और किसी और के लिए कहे जाने वाले अल्फाज ज़रिया भाई के सर थोप दिए। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मेरा दिमाग ख़राब हो गया है, लेकिन प्लीज़ तुम अब मुझसे खफा मत हो। जन्नत ने ज़ोबी के दोनों हाथ पकड़कर मन्नत की। ओके, नहीं होती मैं तुमसे खफा, पर मेरी एक शर्त है। ज़ोबी ने नरवट्ठेपन से कहा। चलो जी, अब ये तुम्हारी शर्त साहिबा बीच में आ गई है। ज़ोबी मुझे कोई एक ऐसा झगड़ा ऐसा बता दो कि जिसमें तुम किसी शर्त के बगैर राजी हुई हो। जन्नत ने तब कर कहा, डोंट ट्राई टू चेंज द टॉपिक। ज़ोबी ने अपनी आंखें सुकेड़ कर जन्नत को तंबी की। अच्छा बाबा, तुम जीती मैं हारी, अब बताओ अपनी शर्त। जन्नत ने हथियार डालते हुए कहा, मेरी शर्त यह है कि पहले तुम वादा करो कि इनकार नहीं करोगी। ज़ोबी ने अपना खर्चा सामने रखा। अरे बाबा, नहीं करती इनकार, तुम बस मुझसे राजी होने की शर्त बताओ, क्योंकि मैं कम से कम आजकल तुम्हारी नाराज़गी अफोर्ड नहीं कर सकती। जन्नत ने ज़ोबी की गाल पर हल्की से चुटकी काटी। तो मुझे इस शख्स का नाम बताओ जिसे तुम्हारे जज्बात की ज़रा सी भी परवाह नहीं है। ज़ोबी ने ज़िद्दी से लहजे में इसका राज उगलवाना चाहा। जन्नत मुंह खोले हैरानी से इसे देख रही थी। ज़ोबी, मैंने तुमसे कहा है ना कि वो मेरा राज है, राज रहने दो। जन्नत ने कमज़ोर से लहजे में इसे अपनी शर्त से बाज रहने की ताकीद की। लिसन जन्नत, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे नहीं बताना चाहती और अब तक मेरा तुमसे इस शख्स का नाम उगलवाने का कोई इरादा भी नहीं था। लेकिन क्या ज़ोबी, इरादा नहीं था तो अब भी रहने दो, मत पूछो मुझसे। तुम जानती हो कि तुम्हारे ज़्यादा इसरार पर मुझसे अपना सीक्रेट तुमसे नहीं छुपाया जाता। जन्नत ने इसकी बात बीच में ही टोक कर एक बार फिर रिक्वेस्ट की। जन्नत, तुम मेरी बात पूरी तो सुनो। देखो, तुम जानती हो ना कि तुम मेरे लिए बिल्कुल मेरी बहनों जैसी हो। जन्नत ने ज़ोबिया की बात पर हाँ में सर हिलाया। तो यार ये कैसे सोच सकती है कि मैं तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी भर की खुशियों और दिली आसूदगी से इतनी आसानी से दस्तबरदार होने दूंगी? यार तुम बस एक बार इस बंदे का नाम बोलो, मुझसे तुम्हारे लिए जो बन पड़ा मैं करूँगी। अगर मैं अपनी कोशिश में नाकाम रही तो फिर बेशक तुम एहसन भाई से खुशी खुशी शादी कर लेना और यकीन रखो मुझ पर, मैं किसी तीसरे को तुम्हारा ये राज नहीं सौंपूंगी। ज़ोबी ने बहुत मान मोहब्बत और प्यार से कहा, यार जिस शख्स से मुझे इश्क है ना, वो सच में बहुत अनापरस्त, खड़ूस, गुस्सेले, सख्त मिजाज, बल्कि बद मिजाज ही कह लो, और बहुत मगरूर भी हैं। और मुझे पूरा यकीन है इनको मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझसे कोई लगाव नहीं है। और ये समझ लो कि वो तो रिश्ता करवाने वाली मासी नहीं बल्कि पूरे के पूरे शादियां कराने वाले दफ्तर के ओनर हैं। बड़ा मज़ा आता है इन्हें फैमिलीज़ को एक दूसरे से रिश्तों पर आमादा करने में। बल्कि अभी जो मैंने तुम्हें गलती से ज़रिया भाई का नाम लगाकर बुराइयां गिनवाई थी ना, इन सब की बुराइयों का एक ही हायर वर्जन है वो। जन्नत ने सुलग कर कहा। अब इसका दिमाग अपनी जगह पर आ गया था, इसलिए अब इसने अपने पूरे होशो हवास में बिल्कुल सही अल्फाज सही शख्स के लिए बोले। ज़ोबी ने अपना सर पीट लिया। जन्नत, कह दो कि ये सब तुमने ज़रिया भाई के लिए नहीं कहा। ज़ोबी ने शदीद हैरत और ताजुब से जन्नत की तरफ देखा। ज़ोबी, ये सब मैंने इन्हीं के लिए बोला है। अब तुम मुझसे मजीद कोई सवाल नहीं पूछोगी और मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। जन्नत ने सर्द लहजे में ज़ोबिया से आंखें चुराते हुए तकलीफ से कहा। इसकी आंखों में फिर से नमकीन पानी उमड़ आया था। ज़ोबी इसकी बात समझ सकती थी, इसलिए एक लंबा सांस अंदर की तरफ खींचते हुए इसने जन्नत की बात पर इस बात पे सर हिलाते हुए ओके कहा और वहां से जाने ही लगी। और जाने से पहले इसने अपनी सहेली को जोर से हक किया। इसके बहते आंसू अपनी उंगलियों के पोरों से साफ किए और बहुत खलूस और फ़ख्र से कहा, जन्नत यकीन मानो तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मुझे तुम पर फ़ख्र है कि तुमने अपना दिल मारकर अपने वालिदैन के फैसले को मुकद्दम रखा और तुमने अपनी मोहब्बत को अपने दिल में दबाकर अपने वकार बुलंद किया, अपनी औरत होने का भरम रखा है। तुमने किसी मर्द की मोहब्बत में मजबूर होकर अपनी ज़ात का तमाशा नहीं बनाया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू।
मेरी दुआ है कि तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी की हर खुशी मिले। ज़ोबी ने अपने खुद में भींचे हुए कहा। तो अब ज़ोबी के लिए वहाँ खड़ा होना मुश्किल था। इससे अपनी दोस्त का हर लम्हा बेबस होती हालत नहीं देखी जा रही थी। फरहान अहमद और नाइला बतूल के 2 ही बच्चे थे, बड़ा बेटा जुनैद फरमान और छोटी बेटी राहिला। जुनैद की शादी फरमान अहमद की ज़िंदगी में ही ज़ैनब अमीन से हुई थी, जबकि जुनैद ने अपने वालिद की वफ़ात के बाद अपनी बहन राहिला की शादी अपने बहुत ही करीबी दोस्त फरजान अली से की। जुनैद अहमद की 3 औलादें थीं। बड़ा बेटा ज़रार, छोटा ज़रियाब और सबसे छोटी बेटी ज़ोबिया, जो कि राहिला फरजान की इकलौती बेटी जन्नत फरजान की हमउम्र यानी 20 साल की थी। ज़ोबिया और जन्नत की पैदाइश में चंद दिनों का ही फ़र्क था। बाकी ज़रा जुनैद 28 वर्ष के हो चुके थे, जबकि ज़रियाब की हफ्ता पहले ही 24वीं सालगिरह थी। जुनैद साहब का शहर में अपना गर्ल्स और बॉयज़ कॉलेज था, जहां वो तमाम ज़िंदगी में अपनी तदरीसी खिदमात पेश करते रहे और साथ में कॉलेज के प्रिंसिपल भी थे। ज़रार और ज़रियाब ने भी अपने वालिद की तरह अपनी तदरीसी दिलचस्पी से मुंसलिक रहने में ही ज़ाहिर की। यही वजह थी कि ज़रा ग्रेजुएट होने के फ़ौरन बाद से ही अपने कॉलेज में लेक्चरार होने के फ़राइज़ अंजाम दे रहा था वो, और साल पहले ही अपने बाबा की ख्वाहिश पर उसने कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन में अपने हाथ में ले ली थी। कॉलेज की हाई स्टैंडर्ड और अच्छी तालीम की वजह से शहर भर में अच्छी साख थी। इसकी आला तालीम और यूनिवर्सिटी जैसे माहौल और बेतहाशा शोहरत की वजह से शहर के तमाम अमीर खानदानों के बच्चे यहाँ पर ज़ेरे तालीम थे। कॉलेज महंगा तरीन होने की वजह जुनैद साहब की मंथली इनकम लाखों में होती थी, जो कि ज़रार के आने के बाद करोड़ों से भी ऊपर चली गई थी। जुनैद साहब हमेशा से ही अपनी इनकम का 50% फलाही कामों में और फी सबिलिल्लाह खर्च करते थे। इनकी दिन पर दिन बढ़ती इमारत देखने वालों को रश्क व हसरत में मुब्तला कर देती और इनकी दौलत में इस कदर इजाफा क्यों ना होता, क्योंकि अल्लाह ने खुद ही तो कहा है, कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे, अच्छा कर्ज, तो वो इसके लिए दुने करे और अल्लाह को इज़्ज़त का सवाब दे। ज़रियाब ने अपने भाई के नक्शे कदम पर चलते हुए 2 हफ्ता पहले ही एज अ टीचर अपनी जिम्मेदारियां संभाली थी। ज़रार फितरतन संजीदा मिजाज, उखड़, कम गो, गुस्से का तेज़, स्ट्रेट फॉरवर्ड और मगरूर इंसान था। फिर भी इसकी एक आदत थी जो कि सबको पसंद थी कि वो अपने काम से काम रखता था और अपनी हर जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी और संजीदगी से निभाना जानता था। वो सिर्फ और सिर्फ अपने से बड़ों का एहतराम और अदब करता था। बाकी इसके बहन भाइयों के अलावा कोई शख्स ऐसा नहीं था जिसे इसका प्यार मिला हो। इसके इन ब्लू एबल ब्यूटी और चार्मिंग पर्सनैलिटी की वजह से इसे देखने वाली हर लड़की इस तरह से आसानी से अट्रैक्ट हो जाती थी। वो लड़कियां इस कदर मरूब होती थी कि वो अपनी अना, वकार, इज्जत हर चीज़ भाड़ में बेचकर खुद ही ज़रार दोस्ती को ऑफर करती ज़रार को, जिसे ज़रार इस तरह रिजेक्ट करता कि मारे शर्मिंदगी के वो लड़कियां फिर कभी ऐसी हरकत दोबारा करने का सोचती भी नहीं थी। इसे लड़कियों को अपने सामने ऐसे बिछते चले आना बहुत ज़्यादा लगता था और इसे अपने बेहद हसीन होने का इतना गरूर था कि आज तक इसे कोई लड़की अपने हम पला नहीं लगी सिवाय जन्नत के, और इस बात का तराफ़ करना ज़रार की मगरूर तबीयत के खिलाफ था। इसलिए इसने जन्नत को हमेशा बहुत इग्नोर किया। वो जन्नत के साथ ऐसा रवैया इख्तियार किए रखता था जैसे वो इसकी कोई मुजरिम हो। जन्नत की किस्मत में ऐसी गई गुजरी थी कि इसे मोहब्बत हुई भी ऐसे शख्स से जो ना जाने इससे किस कदर दुश्मनी रखता था। ज़रार की शख्सियत और फितरत ऐसी थी कि अगर वो बिलफर्ज किसी से मोहब्बत कर भी लेता तो उसके महबूब की खैर नहीं होनी थी। वो बेहद पोजेसिव इंसान था और जिस किसी से जज्बाती वाबस्तगी रखता तो उसकी हद से ज़्यादा केयर भी करता। वो भी शायद अपने दिल के किसी नहा खाने में जन्नत के लिए मोहब्बत का जज्बा रखता था, लेकिन इसके तराफ़ न करने वाली आदत, बेवजह की अना और गरूर ने इसको बहुत नुकसान पहुँचाया था। वो अपने खड़ूसपन की वजह से अपनी वाहिद मोहब्बत, अपनी पहली मोहब्बत खोने वाला था, और अगर वो ये मोहब्बत वाकई खो देता तो इसकी सारी ज़िंदगी इसके लिए अजाब बन जाती, क्योंकि अक्सर चीज़ों को खो देने के बाद इनकी कदर महसूस होती है और यह एहसास पछतावे में तब्दील होकर दिल का सारा सुकून पर बात कर देता है। कुछ ऐसा ही ज़रार के साथ भी होने जा रहा था। सूबी के जाने के बाद जन्नत थोड़ी देर तो अपनी जगह पर साख्त बैठी रोती रही, फिर अपने हुलिया की खराबी का ख्याल आते ही इसे दुरुस्त करने के लिए उठी। इसने अच्छी तरह से मुंह हाथ धोकर तौलिए से नरमी से खुश किया और सॉफ्ट मल्टी कलर्स वाली प्रिंटेड कमीज, ट्राउजर, सफ़ेद ट्राउजर के साथ पहनकर अपने भारी कामदार सूट से जान छुड़ाई। अब वो काफ़ी फ्रेश फील कर रही थी और आईने के सामने खड़ी ब्रश हाथ में उठाए आराम से अपनी खूबसूरत से सिल्की डार्क ब्राउन कलर के लहरों जैसे बालों में फेर रही थी। इसने आईने में गौर से अपना अक्स देखा तो आंखें कुछ देर पहले रोने के बायस हल्की सी सूज गई थी और निस्बतन छोटी लग रही थी। इसकी नाक अभी तक सुर्ख थी। एक खास तब्दीली जो इसने अपने हुस्न से मामूर चेहरे पर नोट की वो ये थी कि इसके चेहरे पर इत्मीनान और खुशी नहीं थी। एक धीमी सी मुस्कुराहट जो हर वक्त इसके नाजुक लबों को अपने घेरे में रखती थी आज वो गायब थी। इसका दिल था कि अपने अंदर एक आग लगाए बैठा था और वो अपने दिल की इस हर लम्हा पहले से ज़्यादा भड़कती और सुलगती आग में खुद को जलता और झुलसता महसूस कर रही थी। इसके चेहरे पर आंसू की लड़ी की मांद बहने लगी। इसने जहराना अंदाज में अपने आंसू हथेली की पुर्श से रगड़े और एक गहरी सांस अंदर की तरफ खींचकर खुद को नॉर्मल किया और इसने ड्रेसिंग टेबल के पहले दराज से अपना फेवरेट सफ़ेद गोल मोतियों वाला हैंड बैंड निकाला और बालों पर सेट करके
अपने ध्यान बटाने के लिए लॉन की तरफ चली गई, जहाँ इसके मम्मा पापा मेहमान के जाने के बाद रिलैक्स होकर शाम की चाय से लुत्फानंदोज हो रहे थे। वो मेज़ के गिर्द लगती कुर्सियों में से अपने पापा के साथ वाली कुर्सी खींचकर वहां बैठ गई और ट्रे में पड़े कपों से एक कप में चाय उंडेलकर घूंट घूंट करके पीने लगी और साथ में अपने मम्मा पापा की गुफ्तगू में अपना हिस्सा मिलाते हुए अपने अंदर पलती तकलीफ और सोचों को झटकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। ज़ोबी ने भी घर आकर कपड़े चेंज किए, फ्रेश हुई और अपने रूम में ही बैठी रही। इसके जहन को किसी तरह भी नॉर्मल आराम नहीं मिल रहा था। कुछ देर बाद वो छत पर चलेगी। वहां अंधेरे में गुम होता दिन इसे बिल्कुल जन्नत जैसा लग रहा था। जन्नत की जिंदगी से बिल्कुल इसी ढलते सूरज की मांद महसूस हुई, जो अपनी तमाम तर रोशनी अपनी सारी रमक खोकर तारीकी में अंधेरे में पनाह लेने वाली थी। वो मुसलसल वहीं छत पर यहाँ से वहाँ से यहाँ टहलते हुए अपनी प्यारी दोस्त के मसले का हल तलाश करने में मशगूल थी। वो मुस्तरिब से यहाँ फिर वहाँ फिर रही थी, पर कोई तरकीब, कोई रास्ता, कोई आइडिया इसके हाथ नहीं लग रहा था। वो आखिर अपनी सहेली को उम्र भर खुश रहने की दुआ देकर आई थी और ये कैसे मुमकिन था कि इसकी दोस्त की अपने मन की माही के बगैर गुजरने वाली जिंदगी खुशियों से भरपूर होती। सो इसे कोई तरकीब, कोई नुस्खा ढूंढना था कि जिसे इस्तेमाल में लाकर वो अपनी प्यारी जन्नत के लिए इसकी ज़िंदगी की तमाम तर ख्वाहिशें, खुशियाँ, सुकून और इत्मीनान इसके नाम महफूज करवा सकती। इसे अपने अकड़ू भाई पर भी शदीद गुस्सा आ रहा था कि क्या जाता कि अगर वो जन्नत के लिए अपने दिल में वही जज्बात पैदा कर लेते जो जन्नत के दिल में इनके लिए थे। एक तो इतने सख्त मिजाज हैं कि बंदा इनसे कुछ कह भी नहीं सकता, वरना मैं अब भी जाकर इन्हें जन्नत के लिए मनाना शुरू कर देती। ज़ोबी की तान भी अपने भाई के खड़ूसपन पर आकर टूटी। वो भी अपने ख्यालात में अपने भाई की अच्छी खासी बुराइयों में मगन थी। ज़रार अपने रूम में बैठा सिगरेट नोशी से लुत्फानंदोज हो रहा था। रात का वक्त था, इसे एक अजीब सी बेचैनी थी। वो आज जन्नत की मंगनी के फंक्शन में भी नहीं गया था। इसे अपने आप से अजीब सी बेजारी और उलझन महसूस हो रही थी। वो तकरीबन दोपहर से यूं ही अपने कमरे में बैठा हुआ था। अब यूं बैठे बैठे से उकताहट हो रही थी। वो सिगरेट के राख से भरी एश ट्रे डस्टबिन में खाली करके उठा था कि इसके रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ। इसने एश ट्रे खाली करते हुए यस कम इन कहा। ज़ूबी अंदर दाखिल हुई, बड़े गौर से ज़रार का चेहरा देख रही थी, न जाने वो क्या ढूंढना चाह रही थी। इसके इस तरह खामोश रहने और घूरने पर ज़रार ने इसे सख्त नज़रों से देखा और अपनी असली संजीदा लहजे में पूछा, कोई काम था ज़ूबी? ज़ूबी थोड़ा सा गड़बड़ा गई। नहीं, कोई काम तो कोई नहीं था। वो मैं कहने आई थी कि मम्मा बुला रही हैं, खाना लगा दिया है, आकर डिनर कर लें। ज़ूबी ने तोड़ कर जो लफ्ज़ अदा किया। अब भला ज़रार जैसे बंदे के सामने हिम्मत भी किसकी हो सकती थी कि वो रवानी से अपनी पूरी बात कर सके। अच्छा, मैं आता हूँ, ज़रार ने अपने भारी आवाज़ में अब निस्बतन नरम लहजे में जवाब दिया। ज़रार का जवाब सुनकर ज़ूबी वापस जाने के लिए अपनी जगह से नहीं हिली तो ज़रार ने इसके चेहरे के गड़बड़ाते तासुरात पढ़कर सवाल किया, क्या कोई मसला है? इसे हत्तुल मकदूर अपना लहजा नरम रखने की कोशिश की थी। ज़ूबी के इसके नरम रवैये से ज़रा सहारा मिला तो उसने अपने जहन में आने वाला सवाल पूछने में बिल्कुल भी देर नहीं की। वो भाई, मैं पूछना चाह रही थी कि आप आज जन्नत की मंगनी में क्यों नहीं शामिल हुए? आई मीन आपकी तबीयत ठीक थी ना? क्योंकि आपने इतनी कोशिश करके तो एहसन भाई के लिए पप्पो और अंकल को राज़ी किया था। ज़ूबी तफसीलन अपना मसला बताया। बस मेरा मूड नहीं था आने का। मगर तुम क्यों पूछ रही हो? भला तुम्हारा क्या लेना देना मेरे आने या ना आने से? ज़रार ने हनूस लहजे में नरमी बरकरार रखी। ऐसा कम ही होता था कि वो किसी से इस तरह हल्के फुल्के अंदाज में बात करता। आज शायद वो ज़हनी तौर पर उलझन थकन का शिकार था, सो अपने लिए भी लहजे में सख्ती नहीं ला पा रहा था, क्योंकि अपनी ज़ात के इर्द गिर्द सख्ती और संजीदगी का खोल चढ़ाने और इसको कायम रखने के लिए जहन की सेहत बहुत अहमियत रखती है, जो कि छोटी छोटी उलझनों और बेकरारियों से बर्बाद होकर रह जाती है और फिर इंसान अपनी तमाम तर बनावटी शख्सियत को कायम नहीं रख पाता और बिलाखिर इसे अपनी हकीकत में अपनी असली और सच्चे रूप में लौटना पड़ता है। नहीं भाई, मेरा तो कोई लेना देना नहीं है, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। वैसे भाई, मंगनी में बहुत मज़ा आया था और जन्नत का तो ना ही पूछे, इतनी हसीन लग रही थी कि बस मैं बयान ही नहीं कर सकती। ये देखें पिक्चर। ज़ूबी अपने दोनों पाँव चढ़ाकर मज़े से ज़रार के बेड पर बैठ गई और जल्दी से अपना फ़ोन की गैलरी खोलकर जन्नत की तस्वीर दिखाने लगी। ज़रार जैसे ही तस्वीर देखने के लिए आगे बढ़ा तो उसने फ़ौरन से फ़ोन बंद कर दिया। अरे ये क्या, मैं तो आपको खाने का कहने आई थी और फजूल बातें करने बैठकर करने लग गई हूँ। उफ़, मैं भी ना, जन्नत सही मुझे बुद्धू कहती है। ज़रा ज़ूबी एक ही सांस में अपने माथे पर अपना हाथ मारते हुए सारी बात कहकर तस्वीर दिखाए बगैर ही भागने लगी। रुको, ज़रार ने इससे सख्ती से रोका। जी भाई। ज़ूबी ने सादतमंदी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जी भाई की बच्ची, तुम मुझे कोई तस्वीर दिखा रही थी। तुम्हें पता है ना कि मुझे जहर लगते हैं आधे गुफ्तगू में बीच में ही छोड़कर जाने वाले लोग। दिखाओ मुझे, क्या दिखा रही थी तुम? ज़रार ने माथे पर बल लाते हुए पूछा, जैसे काफ़ी देर से इसकी उलझन की वजह वो चेहरा ही था जिसे देखने की तलब इसके शोर में ना होने के बावजूद भी इसे बहुत शिद्दत से महसूस हो रही थी और ये बात अभी भी ज़रा पर आया नहीं हुई थी। ज़रार का ये राज कि वो जन्नत के लिए क्या कुछ महसूस करता है अभी इस पर नहीं आया हुआ था, लेकिन ऐसे राज भला ज़्यादा देर राज कैसे रह सकते हैं? वो भाई, अभी तो खाने का वक्त है ना, पहले खाना खा ले। मैं आपको आज की सारी पिक्चर्स व्हाट्सएप कर दूंगी। और ये देखें, मेरे फ़ोन की बैटरी भी डेड होने वाली है, मैं ज़रा इसे चार्जिंग पर भी लगा दूँ ना। ये कहती वो जल्दी से ज़रार के रूम से उड़ान छू हो गई। मुबादा वो कहीं से पकड़े अभी ही सारी फ़ोन गैलरी ना कंगालने लग जाए। ज़ूबी को अब बड़ी खुशी महसूस हो रही थी कि आखिर इसका प्लान काम कर गया था। इसने तजस्सुस की जो
तीली लगाई थी ना, वो इससे ज़रार के चेहरे पर भड़कती हुई नजर आ रही थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसका आइडिया काम कर जाएगा। डाइनिंग टेबल के गिर्द बैठे जहाँ सब खाने में और खुशखबरियों में मशगूल थे, वहीं ज़रार का उलझा उलझा सा अंदाज ज़ुबी की नज़रों से ना छुप सका। इसने कुछ देर के लिए मम्मा पापा और पटर पटर बोलते ज़रियाब की बातों से अपना ध्यान हटाकर जन्नत के मामले की और इसके बातों के स्याबों को सबाक पर गौर फिक्र किया था। इसे तमाम कड़ियाँ मिलती गई और इन्हें जोड़कर ज़ुबी ने जो नतीजा निकाला वो ये था कि ज़रार भाई को शायद जन्नत की पसंदगी के मुतल्लिक कुछ ना कुछ अंदाज़ा था। इसलिए अपनी पुरानी आदत के पेश नज़र खुद को इसकी दसरत से बहुत दूर ले जाने के लिए मसूफ ने अपनी खाला को पट्टियाँ पढ़ाकर इनके बेटे एहसन का प्रपोजल ज़रियाब के हाथ जन्नत के घर भेजा, जिसका रिश्ता पहले से ही ज़रार के कज़न यानी जन्नत से करवाना चाहती थी। एहसन ज़रियाब का कज़न होने के साथ साथ इसका बेस्ट फ्रेंड भी था, इसलिए खाला जानी के शायद इसरार पर इसे एहसन के रिश्ते के लिए अपनी खाला के साथ जाना पड़ा। इसी बात पर जन्नत इसे रिश्ता कराने वाली मासी कह रही थी। फिर जब जन्नत के पेरेंट्स ने इस रिश्ते में कुछ खास इंटरेस्ट शो ना किया तो ज़रार खड़ूस ने बीच में कूद कर इन्हें अपने बिहाफ पर इन्हें कन्वेंस किया और खैर खैरियत से मंगनी हो गई। लेकिन मंगनी के बाद जो हुआ इसमें तो ज़ुबी को जन्नत के लिए ना तो कोई खैर नजर आ रही थी और ना ही कोई खैरियत। इसे तो अब जन्नत पर भी गुस्सा आ रहा था कि इसे भी दुनिया जहान की सबसे ज़्यादा घमंडी इंसान से प्यार होना था। बंदा किसी स्वीट से बंदे से मोहब्बत करे तो कोई बात भी है, मगर इश्क जब होना होता है ना तब होकर रहता है और होते होते रंग नस्ल ज़ात खूबियों और खामियों से बेनियाज होता है। इश्क इंसान को अपने बस में करके इसकी सारी शख्सियत बदल कर अपने रंग में अपने ढंग से रंग देता है। पर ज़ुबी को अपने भाई के बदलते अंदाज देखकर ज़रा तसल्ली हुई थी। उम्मीद का एक मध्यम सा सिरा इसके हाथ आया था कि जिसके तहत वो अपने मिशन पर काम जारी रख सकती थी, वो जन्नत के लिए अपनी कोशिश जारी रख सकती थी। बिल्कुल इसी वक्त जब ज़रार वगैरह की फैमिली अपने घर में डिनर में मसरूफ़ थी, जन्नत अपने कमरे में बैठी अपना सर हाथों में गिराए न जाने कब से अपनी सोचों में गुम थी। इसे रहकर वो हर लम्हा याद आ रहा था कि जब अपने जज्बात की तमाम तशद्दुदों और सच्चाई के ज़ेर असर ज़रार को देखने की कोशिश करती थी और फिर शायद अपने दिल का राज अपनी आंखों से जाहिर हो जाने के खौफ से वह बराह रास्त इसे देख भी नहीं पाती थी। इसे शिद्दत से अपनी बेबस होती हालत पर रोना आ रहा था। इसकी बालों की हमरंग डार्क ब्राउन लेंस वाली बेमिसाल आंखें आंसू से भर चुकी थी। इसका दिल था कि डूबता ही जा रहा था। इसे अपने आसपास की दुनिया तंग होती महसूस हो रही थी, पर जो भी था इसे अपने आप को संभालना था। इसे अपने आप को आने वाले वक्त के लिए तैयार करना था। अब वो सोच चुकी थी कि वो कैसे अपने अंदर इश्क की सुलगती आग से पीछा छुड़वाएगी। इसे हर हाल में इस बेपरवाह शख्स की मोहब्बत, इसके साथ इसके हालात से खुद को आज़ाद कराना था। हकीकत है कि किसी शख्स चीज़ से जिस कदर पीछे छुड़ाने की कोशिश की जाए वो इतना ही आपके सच चिमटती है और यूँ इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अपनी तकलीफ बुलाना, अपने दर्द को फरामोश करना। ज़्यादा तकलीफ वो ख्यालात ही होते हैं जिससे इंसान दूर भागने की कोशिश करते हैं। ये तकलीफ वो ख्यालात अच्छे बुरे दोनों तरह के हो सकते हैं, पर मसला सारा यह है कि इंसान इन सब से खुद को कैसे आज़ाद करे। जन्नत इस मसले का हल जानती थी। जब हम कहते हैं ना कि दुनिया में कोई चीज़ नामुमकिन है, तो फिर यकीनन किसी बेमुरब्बत इंसान की यादों के हिसार से खुद को बाहर निकालना भी नामुमकिन नहीं। हम लोग आमतौर पर तस्वीर के सिर्फ एक पहलू पर गौर करके आती है। हमें सिर्फ ये मालूम है कि जिस ख्याल से जितना पीछे छुड़ाया जाए वो इतना ही हमारी ज़हनों पर मुसल्लत हो जाता है। पर जन्नत हमारी तरह नहीं थी। वो हर मायूस कन सरते हाल में कोई ना कोई तरीका, कोई तदबीर ढूंढ लिया करती थी। अगर ये हकीकत है कि किस बात को भुलाना चाहो तो वो अपने नक्श हम पर मजीद गहरे कर देती है, तो फिर ये भी हकीकत है कि अगर किसी बात को खुद पर अगर ज़बरदस्ती तारी करने की कोशिश की जाए या कोई बात ज़बरदस्ती जहन में बैठाने की कोशिश की जाए तो वो हमारे वहम गुमान से भी दूर भागने लगती है। और हर मामले में नहीं, पर बहुत से मामलात में इस ट्रिक का सहारा लेकर हम अपनी जहनी उलझनों को खुद से दूर फेंक सकते हैं। जन्नत भी यही करने वाली थी। इसे ज़रार को भूलने के लिए, अपना इश्क भुलाने के लिए दर हकीकत इसके ख्यालात से दूर नहीं भागना था। इसे एक आखिरी रात अपने इश्क के नाम करनी थी। इसे अपनी तमाम तशद्दुदों से आज की रात इसे याद करना था। वो जिस कदर इसके लिए तड़प सकती थी इसे आज ही तड़पना था। वो आने वाले कल तक ज़रार के लिए अपने दिल खुलिए खुलिए से ज़रार की मोहब्बत को अलविदा कहने वाली थी। इसे रह रहकर हर वो लम्हा याद आए जब इसने ज़रार की हसीन पुरमहदूद सी मुस्कुराहटों को अपनी कीदत से अपने जहन के पर्दों पर नक्श किए, पर अब वो ये पर्दे चाक करने लगी थी। वो बार बार ज़ेरे लब ये लफ्ज़ दोहराई जा रही थी कि ज़रार एक वक्त था कि आप मेरा सब कुछ थे, पर मैं गलत थी। आप कुछ भी नहीं थे। आप मेरा कुछ नहीं थे और ना ही मेरे कुछ लगते थे और ना ही आप मेरे कुछ हो सकते थे। मुझे एक वहम सा था, शायद कोई उम्मीद थी कि आप मेरे हो जाएंगे, पर वो वहम और उम्मीद सब कुछ मिट गया है। ज़रार आपने मुझे जितना सताना है आप ही सता लें, जितना तड़पाना है बस आज तड़पा लें। आज के बाद तो मैं आपको अपने जज्बों के पास तो क्या बहुत दूर भी पटकने नहीं दूंगी। वो पहली दफ़ा इस तरह अपने तस्वीर में ज़रार से मुखातिब थी। तसव्वुर में वो जो कुछ आज तक इसके लिए महसूस करती आई थी वो सब अपने तख़य्युल में से सुना रही थी। इसे जो शिकायतें थी वो सब कह रही थी। मुसलसल बहती आंखों, तड़पते दिल में चलते एहसास लिए जितना इसकी याद में खुद को इल्कान कर सकती थी इसने किया। ज़रार अपने रूम में आया था। इसके जहन में भी जन्नत की तस्वीर की हल्की सी झलक पर अटक गया जो इसकी ड्रैकुला बहने से दिखाई ही नहीं थी। वो मुस्तरिब सा यहाँ वहाँ टहल रहा था। बार बार इसका जहन अपने फ़ोन की तरफ जा रहा था जहाँ वो बिल्कुल जानबूझकर जन्नत की तस्वीरों का इंतजार कर रहा था जो इसकी खरांड बहन ने अभी तक सेंड ही नहीं की थी। इसे एक तजस्सुस था कि न जाने एहसन के पहलू में बैठी वो कैसी लग रही होगी। वो तस्वीर में कैप्चर हुई इसके सीन चेहरे पर रकम तासुरात पढ़कर इसके रिश्ते के लिए दिली रजामंदी और खुशी का अंदाज़ा करना चाहता था। पता नहीं क्यों
लेकिन वो बस आज इसके मतलब सोच रहा था। जन्नत अपनी पूरी आबोताब से इसके हवासों पर हावी थी। बहुत इंतजार करने के बाद जब जन्नत की तस्वीरें से मौसूल नहीं हुई तो वो गुस्से में खोलता अपने कमरे से बाहर निकल गया। ज़ुबी मज़े से अपने बिस्तर पर पड़ी खराटों पर खराटे ले रही थी कि अचानक एकदम से इसके खराटे बंद हुए। वो एकदम अपनी गहरी नींद से जागी थी। इसने बड़ी मेहनत से अपनी आंखें खोली। अरे ये क्या! वो अपने ब्लैंकेट बिस्तर समेत खुद में पूरी तरह भीगी हुई थी। सामने खड़े शख्स को देखकर इसकी रही सही गुनूदगी भी खत्म हो गई थी। अब मामला इसकी समझ में आ रहा था, इसलिए वो मुकम्मल तौर पर एक्टिव होकर बैठ गई थी। ज़रार गुस्से से खोलता हुआ हाथ में खाली जग लिए से घूर रहा था। खाली जग इसलिए था क्योंकि इसका सारा पानी तो वो ज़ुबी पर फेंक चुका था। ज़ुबी भी ज़रार के कड़े तेवरों के जवाब में अपनी छोटी सी नाक फुलाए गुस्से में से घूर रही थी। क्या आफत आ गई थी भाई, मुझे इतने गंदे तरीके से क्यों जगाया है? ज़ुबी बहुत गुस्से में बाकायदा बदतमीजी करते हुए कहा। ज़ुबी ज़िंदगी में पहली मर्तबा किसी से इतनी रूड बात कर रही थी। आखिर इसकी ताज़ी ताज़ी नींद थी। पहली रात पहली मर्तबा किसी ने इतने गंदे तरीके से जगाया था। ये तुम मुझसे किस टोन में बात कर रही हो? ज़रार मजीद भड़क उठा। इसी टोन में जिसमें आप मेरी सहेली समेत और भी बहुत से लोगों से हर वक्त बात करते हैं। ज़ुबी ज़रा भी इसकी भड़क को खाते में नहीं ला रही थी। आखिर इतने वहशियाना अंदाज में नींद से बेदार हुआ बंदा भला बात करते हुए तमीज़ को कैसे मलहूज रख सकता है? मलहूज खातिर ये तुम कुछ ज़्यादा ही अपनी सहेली की हमदर्द नहीं बन रही हो, और मेरे सामने भी तुम्हारी ज़बान कुछ ज़्यादा ही चल रही है। ज़रार ने गुस्सेले लहजे में कहा, मैं ना किसी की हमदर्द बन रही हूँ और ना ही ज़्यादा ज़ुबान चला रही हूँ। एक तो इंसान बड़ों के सामने कोई सच्ची बात कर दे तो बस फिर ज़बान चलाने वाला ताना तो तैयार ही करके रखा होता है लोगों ने। ज़ुबिया ने डटाई से ईंट का जवाब पत्थर से दिया। बकवास बंद कर अपनी, वरना एक थप्पड़ लगाऊंगा। ज़रा ने हवा में हाथ बुलंद करके गुस्से में थप्पड़ का डरावा दिया। ज़ुबी के ऐसे डांटे पर थोड़ा खौफजदा हुई, पर फिर फ़ौरन से अपने साबका टोन में वापस आ गई थी, क्योंकि इसे अभी तक अपने ऊपर इतना सारा पानी फेंके जाने और नींद खराब होने का गुस्सा था। नहीं करती मैं अपनी बकवास बंद, कर लें जो करना है। और वो बात कही जिसकी वजह से आपने एक सोई हुई लड़की को जगाकर इस कदर बदतहजीबी का सबूत दिया है। ज़ुबी अभी बिल्कुल भी तमीज़ से बात करने के मूड में थी, सो इसलिए फुल डटाई से दांत भींच कर अपने भाई को दो बदो जवाब दे रही थी। ज़रार को एहसास हुआ था कि वह ज़्यादा बहस का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इससे अभी इसकी बहन का दिमाग शायद अपनी जगह से ज़रा सा खिसका हुआ लग रहा था। सो ज़रा ने ज़रा सारी फजूल बातें झटक कर अपने मौक़िफ़ यानी ज़ुबी को इस बेरहमी से जगाने की वजह की तरफ तवज्जो दी। तुमने कोई पिक्चर मुझे व्हाट्सएप करनी थी। इसने जग बेड के साइड टेबल पर रखकर अपने दोनों हाथ सीने पर बांधकर ज़ुबी की तरफ देखे बगैर अपनी बात की। कोई पिक्चर्स नहीं, बल्कि वो जन्नत की मंगनी की पिक्चर्स थी। और भाई सिर्फ पिक्चर्स के लिए आपने मुझे ऐसे बुरे तरीके से जगाया? ज़ुबी ने तड़क कर जवाब दिया। ज़ुबी आज अपने भाई को किसी सूरत बख्शने वाली नहीं थी। ज़ुबिया की बात पर ज़रार थोड़ा सा पजल हुआ था कि जैसे इसकी चोरी पकड़ी गई हो, और वैसे भी इसके दिल की चोरियाँ और अजीब अजीब सी फरमाइशें, ये सब चोरियाँ जी थी और अजीब अजीब सी फरमाइशें सब वैसे भी कहाँ ज़ुबी की आंखों से छुपा हुआ था। ज़ुबी को अपने भाई की साबित कदमी या मिजाज पर कोई भरोसा नहीं था। कहीं ऐसा ना हो कि वह जिद में आकर पिक्चर देखने से भी इनकार कर देता, गुस्से में आकर ज़ुबी के सेल फोन को भी तबाही फेर देता। इस खौफ से ज़ुबी ने जल्दी से उठकर एक हाथ अपने कपड़ों से पानी झाड़ते हुए जन्नत की सारी बेहतरीन तस्वीरें जो खसूसन एहसन के साथ थी वो सब धड़ाधड़ अपने भाई के नंबर पर सेंड की। इसे अपने भाई की हालत देखकर बड़ा मज़ा आ रहा था और इसे अब जन्नत के हवाले से ज़रा तसल्ली भी हुई थी। बस इसने जन्नत की लाइफ में किस तरह जल्दी से एहसन का पत्ता काट कर ज़रार की एंट्री करवानी थी। जब ज़रार इसके रूम से चला गया तो उसने वॉशरूम जाकर अपने गीले कपड़े बदले और अपने रूम के साथ वाले खाली रूम में जो फुली फर्निश्ड था वहाँ जाकर सो गई। जन्नत अभी तक बैठी घुटी घुटी आवाज़ में सिसकियाँ ले रही थी। आखिर वो आज ऐसी रात का हिस्सा थी कि जिसमें इसने अपने इश्क से दस्तबरदार होना था। वो कुछ सोचते हुए अपनी जगह से उठकर अपनी अलमारी की तरफ की। अलमारी खोलकर इसने खाने में से लिखे और हिफाजत से पड़े सामान को उठाया और अपने बेड पर फेंक दिया। फिर कुछ देर ढूंढने के बाद इसके मतलूबा साइज़ का पेपर बैग मिला था, तो इसने वो सारा सामान बहुत तकलीफ और नफरत से इस बैग में भरा और वो बैग इसने अपने आप से दूर कर दिया, अपने कमरे के दरवाजे के साथ नीचे ज़मीन पर ही रख दिया। वो सारे दरअसल पिछले 6 सालों के जमाशुदा मुख्तलिफ गिफ्ट थे जो ज़रार की तरफ से अपनी सालगिरह और दूसरे मौक़ों पर से मसूल हुए थे। कितना संभाल कर रखा था इसने इन तोहफ़ों को अब तक, लेकिन अब इसे ज़रार की दी हुई कोई चीज़ नहीं संभालनी थी। ज़रार जब अपने रूम में वापस आया तो जल्दी से डोर लॉक करके AC हाई स्पीड में ऑन करके वो अपने बेड पर उछल कर बैठा। तेजी से धड़कते दिल पर अपने सीधे हाथ के हथेली रखकर अपनी तेज होती सांसों को नॉर्मल करने लगा। फिर इसने फ़ोन का डाटा ऑन करके गैलरी खोली तो यकायक वो जन्नत की तस्वीरों से भर गई। वो एक एक करके जन्नत की हर तस्वीर एक अजीब से सांस के असर में खोकर देख रहा था। इसके चेहरे के हर नक्श का बगौर मुआयना कर रहा था। पता नहीं क्यों पर इसे जन्नत के चेहरे पर हर रंग नजर आ रहा था सिवाय खुशी के। तो क्या वो इस रिश्ते से खुश नहीं थी? इस रिश्ते से ज़रार ने सोचा, लेकिन अब फिर अपना वहम समझकर झटक दिया, क्योंकि फुप्पो और अंकल ने ज़रार की मौजूदगी में ही तो इससे इसकी राय मांगी थी और जन्नत ने इधर उधर देखे बगैर ही धड़ल्ले से हाँ की और जल्दी से वहाँ से गायब होगी। बस ज़रार इतना ही सोच सका कि वो उस वक्त कुछ सोचना नहीं चाहता था। वो बस जहर ज़दा होकर जन्नत को देखे जा रहा था। इसकी एक एक तस्वीर को वो अजीब दीवानगी से देखते जा रहा था और अपने दिल के हाथों बेहद मजबूर हो गया था। एक अजीब सी खुशनुमा से एहसास ने इस वक्त इसके हवास सलब किए हुए थे। अभी तक जो इसने पिक्चर्स देखी थी वो सिर्फ जन्नत की थी, या फिर कहीं कहीं सिर्फ ज़ुबी ही इसी के साथ सेल्फीज़ में
दिखाई दे रही थी, इसलिए वो बहुत इत्मीनान और चाहत से इसकी खुशी से आरी चेहरे को देख रहा था। लेकिन एकदम जब एक तस्वीर में से एहसन जन्नत के साथ बैठा नजर आया तो वो अच्छा खासा बदमजा हुआ। ना जाने क्यों मगर इसे इस वक्त एहसन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इसे वो जन्नत के बिल्कुल करीब बैठा बहुत जहर लगने लगा। और फिर इस तस्वीर ने ज़रार का सारा करार ही छीन लिया, जिसमें एहसन अपने हाथ में इसका नाजुक हाथ लिए इसे मंगनी की अंगूठी पहना रहा था। इसने गौर से इन दोनों के चेहरे के तासुरात देखे और फिर इस शराब की हालत में अपना फ़ोन गुस्से से पटका। वो एक गैर शनासा एहसास के तहत अपने बाल अपनी मुट्ठियों में भींचकर लंबे लंबे सांस ले रहा था। कंपटियों की तरफ की फूली हुई रगें वो जोर जोर से फड़क रही थी। एक आग थी जो अचानक इससे खुद में भड़कती और दहकती हुई महसूस हो रही थी। तो क्या वो लड़की जो शायद मेरे काबिल थी मेरी लाइफ पार्टनर बन सकती थी, मेरी हमसफ़र के लायक थी, या जिस लड़की की तलाश मुझे बरसों है वो जन्नत है? इसने हद दर्जा हैरान होकर खुद से सवाल किया। इसका सर अपने सवालों के जवाब में मुसलसल नफ़ी में हिल रहा था, पर दिल था कि दिमाग के इस इनकार को खातिर मिलाए बगैर इसे बहुत वाज़ेह अंदाज में बावर करवा चुका था कि अगर दुनिया में कोई लड़की ज़रार जुनैद की शरीक हयात बनने के लायक है तो वो जन्नत है, सिर्फ और सिर्फ जन्नत। और बिलफर्ज अगर किसी और लड़की को इसने इस लायक समझा तो इसका दिल हर किसी से कबूल नहीं करेगा। कैसी क़यामत टूटी थी इस पर। इसे ये सांस चैन नहीं लेने दे रहा था कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी से अपनी मोहब्बत किसी और को सौंप चुका था। लेकिन इसने कोशिश की, एक आखिरी कोशिश, अपने आप को ये सांस दिलाने की कि वो जन्नत के लिए कोई ऐसे वैसे जज्बात नहीं रखता। ये कोशिश दर हकीकत खुद को धोखा देने की कोशिश थी। वो खुद को दिया गया धोखा भला कितनी देर कायम रह सकता था। उन तोहफों को ठिकाने लगाने के बाद जन्नत रोते हुए ही अपने बेड पर आकर बैठी। वहीं करीब पड़ा अपना फ़ोन उठाया और एक तकलीफ दे आह बढ़ते हुए अपना फ़ोन गैलरी खोली और ज़रार की तमाम फ़ोटोज़ जो इसने मुख्तलिफ मौक़ों पर छुप छुप कर ली थी एक एक करके सब डिलीट कर दी। जिस वक्त ज़रार इसके सीन चेहरे के एक एक नक्श को एक तलसमाती कैफियत के ज़ेरे असर वो चाहत से खुद में गहरा कर रहा था, एन इसी लम्हे जन्नत खुद पर मौजूद उसके इश्क के रंगों को धुंधलाने में मसरूफ़ थी। जिस वक्त जन्नत ज़रार के लिए अपने दिल में मौजूद हर एक नाजुक जज्बे को बेदर्दी से खुरच कर मिटा रही थी, इसी वक्त ज़रार हर गुजरते लम्हे के साथ जन्नत के लिए अपने कठोर दिल को मोहब्बत के नाजुक जज्बात से नरम करने में मशगूल था। जहाँ जन्नत अपने दिल पर आरे चला कर अपने इश्क का कत्ल करने के डर पर थी, वहीं ज़रार इसके लिए अपनी ज़ात की अकड़, गरूर और अना को कुर्बान करने लगा था। जितनी शिद्दत से ज़रार अपनी मोहब्बत के हर एहसास को बड़े तमाम से अपने दिलो दिमाग में महफूज कर रहा था, इतनी ही शिद्दत से जन्नत अपने सालों पुराने इश्क के सायों को भी अपने वजूद से मिटाने में सरगर्दा थी। सुबह जब ज़रार कॉलेज जाने के तैयार होकर अपने कमरे में बाहर निकला से और लाउंज तक आया तो वहाँ नीचे सोफ़े के पास पड़े बैग को देखकर ठटका। दरअसल बैग का मुंह खुला होने की वजह से अंदर मौजूद चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रही थी। इसने बगैर किसी तमीद के टेबल की डस्टिंग करते हुए मुलाजमा को पुकार कर पूछा, ये चीज़ें कौन लाया है यहाँ? इस वक्त इसके माथे पर गहरे बल नमूदार थे। वो जी जन्नत बीबी ने मेरी बेटी के लिए दी है मुझे। ये ज़रार के असली रौब का नतीजा था कि 32 साला सकीना ने ज़रा सा डरते हुए कहा। सकीना इन दोनों घरों की मुश्तरका मुलाजमा थी जो पहले जन्नत के घर की सफाई करती थी, बाद में यहाँ आती होती थी। ज़रार ने बैग उठाया और सारी चीज़ें बारी बारी करके निकाल कर गौर से देखी। ऐसा लगता ही नहीं था कि इन चीज़ों को कभी किसी ने हाथ भी लगाया हो, यानी ये वो चीज़ें जन्नत ने अब तक बहुत संभाल कर रखी थी। पर क्यों? ये सोचकर ज़रार के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट दौड़ी। अच्छा तुम ऐसा करो, ये पैसे रखो, तुम अपनी बेटी के लिए कुछ और ले लेना, ये चीज़ें मुझे दे दो। ज़रार ने अपने वॉलेट से 5000 का नोट निकाल के इसके हाथों पर रखा। वो अपनी मुस्कुराहट गायब करते हुए हुक्म सादे किया, और सुनो जन्नत बीबी को ना बताना कि ये चीज़ें मैंने ली हैं तुमसे। इसने सख्त लहजे में ताकीद की। सकीना ने भला किसी को क्या बताना था, इसे तो बस पैसे मिल गए, इसके लिए इतना ही काफ़ी था, इसलिए वो खुशी होते हुए वापस अपने काम में मशगूल हो गई थी। ज़रार ने जल्दी से वापस रूम में आकर वो बैग अपने वार्डरोब लाकर रख दिया था और कॉलेज के लिए निकल गया। वो बहुत खुश था, अजीब सी सरशादी की कैफियत में था, इसलिए आज वो बड़े मज़े से कुछ गुनगुना रहा था। बस एक स्टेशन थी कि वो एहसन को अपने और जन्नत के दरमियान से कैसे गायब करे। टेंशन ये थी इसको, पर इसे खुद पर यकीन था कि वो कोई ना कोई हल निकाल लेगा। साथ में ही इसके जहन में हल्का सा तजस्सुस जागा कि क्या जन्नत भी इससे मोहब्बत करती होगी। पर अपने इस तजस्सुस के जवाब में इसने खुद को ही कमअकल होने का ताना दिया। भला ये भी कोई सोचने की बात है कि वो मुझसे मोहब्बत करती होगी या नहीं, वो तो हमेशा से मुझे चाहती है। इस हर एक अंदाज से आज तक इसकी मोहब्बत की गवाही देता आया है, और इसकी मोहब्बत ही तो है जिसे तोड़ने के लिए मैंने खुद आगे बढ़कर इसे गधे के हवाले कर दिया। ऐसी उलफुल बातें सोचते सोचते वो कॉलेज पहुंच गया। ज़ोबी और जन्नत भी इस कॉलेज में BS इंग्लिश के 3rd ईयर में थी। जन्नत आज कॉलेज पहुंची थी तो इसकी सारी क्लास वालों ने बढ़ चढ़ के से मंगनी की मुबारकबाद दी। इस सब ने शहद की मक्खियों की तरह इसे अपने घेरे में लिया हुआ था, जैसे वो कि छत्ता हो। वैसे तो सारी लड़कियां इसके बेतहाशा खूबसूरत होने, ज़रार की कज़न होने के जुर्म में कभी घास भी नहीं डालती थी। वो सबके सब इससे बेहद जेलस थी, और वही लड़कियां हर वक्त ज़ोबी की चापलूसियों में भी अपना बहुत सब वक्त बर्बाद करती थी। लेकिन इन सब की एक टेंशन तो सर से उतरी थी। जन्नत की मंगनी से इन सब के कलेजों में जैसे ठंडक पड़ गई थी।
पर जन्नत इसका तो दिल ही मर गया था। वो चाहते हुए भी कोई मुबारकबाद वसूल नहीं कर पाई। वो खुश होना चाहती थी पर नहीं हो पाई। पर वो अपनी पूरी तवज्जो पूरी कोशिश कर रही थी कि वो अपनी हकीकत अपनी तकदीर से राजी रहे। आज ज़रार ने कोई काम ढंग से नहीं हो रहा था। वो बहुत गायब दिमागी के मुजाहरे कर रहा था। इसकी बुलाई बुलाई सी हालत, शब बेदारी की वजह से सूजी हुई आंखें कोई नई कहानी ही सुना रही थी। कुछ स्टाफ मेंबर्स ने और स्टूडेंट्स ने भी इसका अजीब तरह से बदला हुआ रंग ढंग महसूस किया, पर कोई इसके दबदबे की वजह से इस्तफसार न कर सक पाया था। और ज़रार को अजीब सी बेचैनी लगी हुई थी। वो बेसब्री से जन्नत से इसकी क्लास में अपने लेक्चर का इंतजार कर रहा था। अल्लाह अल्लाह करके लेक्चर का टाइम हुआ तो वो भागा भागा क्लास में पहुंचा। इसका दिल बहुत बुरी तरह धड़कने लगा था। वो सेकंड रो की थर्ड सीट पर बैठी जन्नत को देखते ही ऐसा महसूस कर रहा था जैसे अब वो अगली सांस ही ले पाएगा, लेकिन सांसों का काम ही आना जाना है। वो ज़रार के महसूसात की परवाह किए बगैर अपनी रवानी बहे जा रहा था। इसका रोया रोया तकलीफ ज़्यादा चेहरा ज़रार को भी बेचैन कर गया था। ज़रार ने इसे आज ढंग से लेक्चर भी डिलीवर नहीं किया जा रहा था। आज जन्नत बार बार लेक्चर के दौरान बहुत बेहिस्सी होकर बगैर घबराए बाकी लड़कियों की तरह ज़रार की आंखों में आंखें डालकर इसकी बात सुन रही थी। वरना तो जितना मर्जी कोई जोर लगा ले, लेकिन वो ज़रार से कभी आई कांटेक्ट नहीं करती थी, क्योंकि मोहब्बत इंसान को बहुत खौफजदा कर देती है। हर किसी को अपनी मोहब्बत के हवाले से कोई ना कोई खौफ लायक होता है। जन्नत को भी खौफ था कहीं वो इसकी नज़रों से इसके दिल का हाल ना जान ले, पर अब वो इसकी मोहब्बत इसके इश्क को भुलाने के मराहिल में थी। इसकी नफरत के अलावा किसी जज्बे को अपने दिल में जगह नहीं देना चाहती थी। पर जिनसे मोहब्बत हो इनसे नफरत कैसे की जा सकती है? लेकिन जो भी था, इसे खुद को मजबूत करने के लिए इस मकरूर इंसान से नफरत करनी थी। ज़रार जन्नत के ऐसे देखने से जहाँ बहुत कंफ्यूज और पजल हो रहा था, वहीं जन्नत के बेतासुर चेहरे से इसके दिल को बहुत अजीब धड़का लगा हुआ था। अजीब सा खौफ इसके दिलो दिमाग में समाया हुआ था। वो खौफ कुछ खो देने का खौफ था, किसी के दूर जाने का खौफ था। अजीब सा खौफ इसके दिलो दिमाग में समाया हुआ था। ज़रार के महसूसात अजीब से अजीब तर होते जा रहे थे। इसे वहाँ जन्नत के सामने बोलने, खड़े होना, लेक्चर देना बहुत मुश्किल लग रहा था। इसे जन्नत के बेतासुर अंदाज से खौफ आ रहा था, लेकिन इसकी नज़र जन्नत के चेहरे से हटकर गर्दन तक गई तो उसका सारा खौफ, सारा डर और छू हो गया। अब वो बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। जन्नत के इसके सारे दिए गिफ्ट्स वापस कर दिए थे। अभी भी इसके गले में पेंडेंट, लेकिन इसका दिया वो बारीक बारीक से इंतहाई छोटे मोतियों वाला नफीसा था। वो कीमती काले पर्ल से बना पेंडेंट जन्नत को बहुत अजीज था। जब से ज़रार ने इसे वो दिया था तब से इसने अपने गले में से नहीं उतारा था इसे, और कल भी शायद इसे याद नहीं आया था कि वो हार पेंडेंट जो हर दम अपने गले से चिपका कर रखती है वो भी ज़रार का दिया तोहफा है, और इसकी इस भूल की वजह से वो कीमती तोहफा अपनी नाकदरी से महफूज रह गया। बहरहाल जो भी था, लेकिन ज़रार के लिए आज का दिन बहुत भारी था। इसने कोई काम ढंग से नहीं हो पा रहा था और ना ही होना था। रात तक वो यूं ही पागल बना फिरता रहा। इसके मिजाज में अजीब सी सरशारी दर आई थी। वो भी एक वक्त बहुत खुश भी था और खदशात का शिकार भी। खुश तो इसे इस बात पर होती कि आखिरकार इसकी तलाश खत्म हो गई है। वो हमेशा से जिसे ढूंढना चाहता था, इसके हम जोड़, इसकी हम पल्ला, यूं कह लें कि इसके म्यार पर पूरा उतरने वाली दुनिया की वाहिद लड़की से मिल गई थी। पर इसे खदशात है कि कभी इसने अपनी चाहत को हासिल नहीं किया, पर इसने बस इसे तलाशा था। अभी पाने की मंजिल तय करना बाकी था। और वो एक हकीकत पसंद इंसान था। इसे हकीकत और सच्चाई के तनाजुर में सब मामलात पर रखने थे। इसे अपने रास्ते में खड़ी मुश्किलात बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रही थी। भला आसान थोड़ी था कि वो इसकी मंगनी तोड़वा कर मज़े से इसे शादी कर लेता। सबसे बड़ी मुसीबत तो ये थी कि ये रिश्ता ज़रार के भी हाफ पर हुआ था। अब इसे तोड़ना इतना आसान नहीं था। और दूसरा, इसे जन्नत के मुंह से भी अपने लिए पसंदगी का इजहार सुनना था। वो महज अपने अंदाज़ों की बुनियाद पर तो कोई फैसला नहीं ले सकता था ना। जन्नत की रजामंदी भी तो जानना लाजमी था। जन्नत के लिए भी मौजूद दिन किसी क़यामत से कम नहीं थे। इसने आज ज़रार की आंखों में अपने लिए वो कुछ देखा जो वो हमेशा से देखने की ख्वाह थी, लेकिन इसकी किस्मत थी कि वो अपने इस दरीना ख्वाहिश के पूरे होने पर खुश भी नहीं हो सकी। अभी कल ही तो इसने अपनी मोहब्बत का गला घूंटा था। इसने कल ही तो ज़रार के लिए अपने दिल में मौजूद जज्बों को बेदर्दी से मारा था। अब भला वो कैसे खुश हो सकती थी? अब तो इसके इश्क के साथ साथ इसकी सारी ख्वाहिशें भी दम तोड़ती जा रही थी। अब तो इसे ज़रार के लबो लहजे और इसकी आंखों में अपने लिए दीवानगी देखने की कोई चाहत बाकी ही नहीं रही थी। क़यामत ही टूटी थी इस पर। कॉलेज में तो जैसे तैसे ज़ोबी ने इसका दिल बहला लिया था, पर घर आकर तन्हाई में अपने कमरे में अकेले पर वो खुद पर जब्त नहीं कर पा रही थी। इसलिए बेलाखिर वो अपने आप को हारता महसूस कर रही थी। अपने दिल के आगे हार गई थी। खुद अपने दिल की बढ़ती तकलीफों के सामने नहीं हराना नहीं चाहती थी। वो रोना नहीं चाहती थी, पर वो भी तो इंसान थी। एक मासूम सी लड़की थी वो। भला कितनी देर तक खुद पर जबर करती। जो आंसू घंटों से इसकी आंखों से निकलने के बेताब थे, वो आखिरकार इसके चेहरे पर बह निकले और अपना तमाम जब्त खोकर फूट फूट कर रो दी। रात का वक्त था। ज़रार अजीब बेचैनी से सारे घर के चक्कर लगा रहा था। कभी अपने रूम में जाता, कभी लॉन में, कभी लाउंज में आता, तो कभी वापस अपने रूम में। एक तो चक्कर लगे तो इसने किचन के भी लगा लिए थे। इसकी मम्मा ने बेचैनी नोट करते हुए पूछा भी कि कोई मसला तो नहीं है, पर वो बहुत महारत से जवाब गोल कर गया। लेकिन ज़ैनब बेगम भी इसकी माँ थी। भला वो कैसे अपने अच्छे खासे संजीदा बेटे को बावला बना देखते हुए भी इसके जवाब पर मुतमईन हो सकती थी? कुछ मामला तो इनकी भी समझ में आ रहा था, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को मजीद नहीं कुरेदा। वो जानती थी कि मौजू वक्त पर सबसे पहले इन्हीं से डिस्कस करेगा। जोबी को अपने भाई का बावलापन देखकर हंसी आ रही थी। अब जब भी कहीं ज़रार नजर आता तो इसकी शक्ल देखकर वो भागी भागी अपने रूम में जाती और पेट पकड़कर हंसी चली जाती।
अभी भी वो यही हंसने वाला मुश्किल पूरा कर रही थी कि खटाक की आवाज़ से इसका रूम का दरवाज़ा खुला और सामने खड़े इस मजनू को देखकर फिर से इसकी हंसी का झटका लगा। इसे ज़रान का वो गर्दन हिला हिलाकर बेचैनियों की तरह टहलना याद आ गया। ज़रान अपने चेहरे पर दुनिया जहाँ की मस्कीनी से जाकर आया था, लेकिन अपनी बहन के यूं ही फजूल में हंसता देखकर इसकी सारी मस्कीनी भाप की तरह उड़ गई थी, क्योंकि इसकी छठी हिस्स कह रही थी कि वो इस पर हंस रही है। तुम्हारे दांत किस खुशी में बाहर आ रहे हैं? ज़रार ने माथे पर बल गहरे करके भुएं सुकड़कर अपनी फेवरेट गुस्सेली लहजे में कहा। ज़रार को अपनी इस हालत में वापस आता देखकर ज़ूबी के बाहर निकलते दांत एकदम अंदर आ गए। नहीं भाई, किस खुशी में नहीं निकल रही, वो एक जोक याद आ गया था बस। ज़ोबिया हकलाते हुए बोली। क्या कन्वर्ट ज़रार को इसके ऐसे अकलाने पर हंसी आई, जैसे इसने बर वक्त रोककर मध्यम से मुस्कुराहट में और थप से वहीं इसके बिस्तर पर बैठ गया। वो ज़ूबी की तरफ देखे बगैर अपने बालों में उंगलियां फेरते हुए गोया हुआ। आइसक्रीम खाने चलोगी? ज़ोबिया को लगा कि वो कोई ख्वाब देख रही है। इसका भाई ज़रार, जिसने कभी इसे 8 आने की टॉफ़ी की पेशकश नहीं की थी, वैसे ज़िंदगी में पहली बार इसे आइसक्रीम के ऑफ़र कर रहा था। ज़ूबी को एक सेकंड भी नहीं लगा मामले की तह तक पहुंचने में। इसने बड़े इज्जत और एहतराम से अपनी पलकें ऊपर नीचे करते हुए अपना गला खनकारते हुए सवाल किया, भाई जन्नत को भी साथ लेकर चलना है? ज़रार के बेसोचे समझे फ़ौरन हाँ कहने पर ज़ूबी के मुँह से फिर हंसी का फव्वारा छूटा। ज़रार एकदम तसपटा गया। फिर अगले लम्हे वो ज़ूबी के साथ ही हंसने लगा। इसने सोचा क्यों ना अपनी इस ड्रैकुला जैसी बहन को पार्टनर बना लिया जाए, ताकि इसे अपने दिल गलाने में अपनी दाल गलाने में ज़्यादा मुश्किल ना हो। पर इसने अभी सिर्फ सोचा ही था, क्योंकि इसने मुंह से कुछ फूट कर अपनी शामत नहीं लानी थी। ज़ोबी आजकल वैसे भी इसके हत्थे नहीं चढ़ती थी। ज़ोबी अभी भी वहाँ खड़ी अपने भाई के साथ मिलकर हंसने का मुश्किल पूरा कर रही थी। अब कब तक अपने दांतों की नुमाइश करने का इरादा? जाकर जल्दी से तैयार हो। ज़रार की हंसी थम चुकी थी, अब वो फिर से बेचैन होता जल्दी मचाने लगा। दीदारी यार की तलब ने इसे ताप किया हुआ था। ज़ोबिया तैयार होने के लिए ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ी, बालों को सेट करते हुए ऊंची आवाज़ में गुनगुनाई जा रही थी। होता है क्या इश्क, होता है क्या, दीवानों से पूछ ले। ये मचलते हैं क्यों, हंस के जलते हैं क्यों, परवानों से पूछ ले। इश्क के दिन 4 प्यारे, इश्क हो एक बार प्यारे, इश्क की परछाइयों को चूम, धूम मचाले धूम मचाले धूम धूम धूम। ज़रार का सबर जवाब दे रहा था और ज़ूबिया तो के चुप होने में नहीं आ रही थी। ज़रार मजबूरन उठा और ज़ूबी के पास जाकर अपने दोनों हाथों से इसका गला दबोच लिया और इसकी गिरफ्त बिल्कुल भी सख्त नहीं थी। ये देख रही हो ना मेरे हाथ, अब तुमने एक और भी बकवास की ना तो मैंने बिल्कुल भी देर नहीं लगानी, समझी? ज़रार ने खा जाने वाले तेवरों से कहा, फिर इसके गले से हाथ हटा लिया। मुझ पर किसी भी किस्म का जुल्म करने से पहले ये सोच लें कि मेरे बगैर अब जन्नत तक नहीं पहुंच सकते। ज़ूबी ने भरपूर तड़ी दी। अपनी बकवास बंद कर, ऐसी कोई बात नहीं है और रेडी होकर जल्दी बाहर आओ, मैं कार स्टार्ट करता हूँ। वो जल्दी जल्दी कहता बाहर निकलने लगा। ज़ूबी को रह रहकर अपने फन्ने खान बने रहने वाले भाई पर तरस आया कि बेचारा कैसे एक आधे दिन में बिगी बिली बन गया। सिर्फ जन्नत की इन तस्वीरों ने बेचारे को मजनू बना दिया। अगर मुझे पता होता कि मैं किस तरह पहले ही जन्नत की झूठी मोटी कोई मंगनी करा देती तो कम से कम मेरा अकड़ू भाई आज तक कवारा तो ना होता। इसने अपने आप से ही झूठ मूठ का अफसोस करते हुए शरारत से कहा, फिर आईने के जरिए खुद पर एक फाइनल नज़र डाल के बाहर निकली। इसके गाड़ी में बैठते ही ज़रार ने फ़ौरन ही जन्नत के घर की तरफ गाड़ी दौड़ा ली। ज़रार की जल्दबाजी जो थी वो ज़ूबी को फिर से कहका लगाने पर उकसा रही थी, पर इसने खुद पर कंट्रोल करते हुए सिर्फ मुस्कुराने पर ही इक्तफा किया। ज़रार की जल्दबाजी ज़ूबी को फिर से कहका लगाने पर उकसा रही थी, पर इसने खुद पर कंट्रोल करते हुए सिर्फ मुस्कुराने पर ही इक्तफा किया। मुस्कुराने पर ज़रार ने जन्नत के घर का फासला, जो तकरीबन इनके घर से 15 मिनट की वॉक और 6 मिनट की ड्राइव पर था, तो इसने सिर्फ 3 मिनट में तय किया। जाओ जाकर जन्नत को लेकर आओ। इसने कार के फ्रंट मिरर में देखते अपने बालों को हाथ की उंगलियों से सेट करते हुए कहा, अच्छा भाई। कहते हुए ज़ूबी कार से बाहर निकली, लेकिन वो वापस ज़रार की तरफ मुड़ी। अगर इसे चलने से इनकार कर दिया तो मेरा मतलब है भाई से जब पता चलेगा कि आप लेकर जा रही हैं तो वो शायद ना आए। ज़ुबिया ने ऐसे मसले से आगाह किया, क्यों, मेरे होने ना होने से इसे क्या मसला है? इसने एक शौक भरे तजस्सुस से पूछा। वही जो आपको इसके आने या ना आने से है। ज़ुबिया ने अपनी तरफ से वाज़ेह जवाब दिया। मतलब क्या है तुम्हारा? इसे माथे पर बाल लाते हुए नसमझी से पूछा। वो मेरा मतलब था कि जैसे आप चाह रहे हैं कि वो हमारे साथ लाजमी जाए, और आई थिंक आपने ये प्लान भी इसके लिए सेट किया है, इससे तरह ये बात लाजमी चाहेगी कि आप साथ ना हो। ज़ुबी ने बात गोल मोल करने की बजाय साफ लफ्ज़ों में कहा, क्योंकि पहले ही वक्त इतना कम था और ऊपर से जन्नत इसके भाई से अलग बदजन हो गई थी। अब ये तो शुक्र था कि ज़रार को ज़रा जल्दी ही एहसास हो गया था, वरना पता नहीं ज़ुबी को और कितने पापड़ बेलने पड़ते। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि इसे मेरी मौजूदगी से क्या गर्ज? ज़रार ने उलझते हुए सख्त लहजे में कहा। इसे अपने मुतल्लिक जन्नत का ऐसे मुतवक्का रवैये का सुनकर गुस्सा आया था कि आखिर इसे ज़रार की प्रेजेंस नागवार गुजरेगी, क्योंकि एक दुनिया थी जो इसकी ज़रा सी तवज्जो, एक जुमले की बात या बस इसे एक नज़र अपनी तरफ मतवज्जा करने के लिए तरसती थी, और जन्नत को इसकी मौजूदगी से मसला था। यानी ज़रार जो जन्नत की एक झलक के लिए खुद को पागल करके यहाँ वहाँ फिर रहा था, इस जन्नत को इसका होना ही खटक रहा था। यानी इसकी नज़र में इस ज़रार की इतनी सी भी वक़्त नहीं कि जिसके लिए लड़कियाँ अपना सब कुछ गंवाने के लिए तैयार बैठी रहती हैं। इसे अपनी ऐसी नाकदरी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो वजह जानना चाहता था। भाई वो दरअसल इसे आप पर गुस्सा है। ज़ुबी ने नज़रें चुराते हुए असल बात बताई। अब ज़रार को एक और हैरत का झटका लगा। अब भला वो मुझ पर क्यों गुस्सा है?
जन्नत दरअसल एहसन भाई से शादी के लिए दिल से रजामंद नहीं थी और ऊपर ये रिश्ता जोड़ने में आपकी जो मेहनत थी ना, इसका तो सभी को पता है, इसलिए आप पर वो गुस्सा है। ज़ुबी ने फिर से साफ गोई का मुजाहरा किया, लेकिन मैंने इसे फोर्स तो नहीं किया था, इसने तो खुद ही एक ही सेकंड में लगाए बगैर हाँ कर दी थी, जैसे वो बरसों से इसी के इंतजार में बैठी हो। ज़रा ने नागवारी से तड़क कर कहा, ऐसी बात नहीं है भाई, इसे एहसन भाई में रत्ती बराबर भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। ज़ुबी ने अपनी सहेली के भरपूर तरफदारी की। अच्छा फिर किस में इंटरेस्ट है इसे? ज़रार की दिलचस्पी इन सवालों तो जवाबात में भरती जा रही थी। अब ज़ुबी बेवकूफ़ थोड़ा थी जो थोड़ी सारी बात ही एक ही बार में बता देती, इसलिए इसने बात ही में घुमा दी। ओह भाई, आपने भी किन बातों में उलझा दिया। मैं आपसे सोल्यूशन मांग रही थी कि अगर जन्नत आने पर राजी ना हुई तो मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि अगर आपने इसे ना देखा तो सुबह तो आपने तो मजनू होने की वो मसाइल कायम कर देनी है कि दुनिया के सारे आशिक पीछे रह जाएंगे। ज़ुबी ने जलाल के चेहरे पर आते जलाल की परवाह किए बगैर अपनी पूरी बात मुकम्मल की। ये तुम क्या अजीबोगरीब बातें कर रही हो? मैंने सोचा था कि बस इसने तो अपनी मंगनी की ट्रीट दी है तो सोचा खुद ही ट्रीट दे दूं, नहीं दी तो, और तुम पता नहीं क्या बकवास करी जा रही हो। ज़रा ने नज़रें चुराते हुए भरपूर सख्त लहजे में ज़ुबी को लटाड़ा। रहने दे भाई, मैं कोई अंधी नहीं हूँ जो आपकी बेकरारी नहीं नोट कर सकती, मुझे सब पता चल रहा है। आप खुद को भी जल्द अज जल्द यकीन दिला दें कि जन्नत के बगैर आपका गुजारा मुश्किल है, और मेरे जहन में आइडिया है कि आप ऐसा करें कि फ़िलहाल बैक सीट पर जाकर छुप कर बैठ जाएं। मैं जन्नत को बोलूँगी कि हम दोनों ही चल रहे हैं, फिर मेन रोड तक आने के बाद आप निकल आइएगा, ओके? ज़ुबी ने जल्दी जल्दी अपना प्लान बताया और वहाँ से चली गई। ज़रा पीछे हैरान सा होकर अपनी बहन की बातें सोच रहा था। वो जल्दी से इसके प्लान पर भी अमल कर चुका था, लेकिन वो परेशान था कि अपने दिल की हालत जिसे वो खुद से भी छुपाने की कोशिश में लगा हुआ था, वो सब कितनी अच्छी तरह से इसकी बहन को मालूम है। और क्या वाकई इसकी हरकतों सकनात से इसके अंदर छिड़ी जंग का पता हर किसी को चल रहा है? और क्या जन्नत मेरे लिए वाकई बहुत ज़रूरी है? इसकी सोचिए, इसके अपने आप से ही कह जाने वाले सवालात इससे परेशान कर रहे थे। ज़ुबी अंदर गई तो पुप्पो और पुप्पा इसे लाउंज में ही मिल गए थे। वह सलाम करती जन्नत को साथ ले जाने की इजाज़त लेकर फ़ौरन जन्नत के रूम की तरफ भागी। ज़ुबी के तवक्को के एन मुताबिक जन्नत साहिबा अपने रोने के शुगल फरमा रही थी। ओए जन्नत की बच्ची, क्या हो रहा है यहाँ? यार अब क्यों रो रही हो? यार जो हो गया सो हो गया, बी ब्रेव। ज़ुबी ने कमरे में घुसते हुए दादी अम्मा बनकर रोती हुई जन्नत पर नसीहतों की बौछार कर दी थी। जन्नत इसके ऐसे अचानक आने पर बुरी तरह चौंकी थी, लेकिन इसने ज़ुबी को देखकर फिर से भां वाली अलापने शुरू कर दिए थे। जन्नत प्लीज़ रोना बंद करो, मैं यहाँ तुम्हारा मूड बहलाने की कोशिश में खवार होती रहती हूँ और तुम होकर मेरी हर कोशिश पर पानी फेर कर फिर से भां करना शुरू कर देती हो। ज़ुबी ने इसे खूब झटका था। शट अप ज़ुबी, तुम्हें क्या पता दिल टूटने का दर्द क्या होता है, अपना इश्क मारने का दर्द क्या होता है? तुम बस चुप करो, मुझे अपने आप से खुद ही डील करने दो। जन्नत हमने तकलीफ़ इसे बताई। हाँ बहन, मुझे नहीं पता ये सब, और इंशाल्लाह तुम्हारा भी टूटा दिल जल्द ही जुड़ जाएगा। ज़ुबी ने से आंख मारी, लेकिन तुम पहले यहाँ से उठो और मुंह हाथ धोकर आओ, हम आइसक्रीम खाने चलते हैं। ज़ुबिया इसका बाजू खींचकर इसे बेड से उठाने की कोशिश करी थी। उफ़ अल्लाह ज़ुबिया, तुम जंगलियों की तरह मुझे क्यों खींच रही हो? जन्नत ने रोना बंद करके खा जाने वाली तेवरों से देखा। ये तुम मुझे बाद में कच्चा चबा लेना। इतनी मुश्किल से जो मुझे मेरी मम्मा से परमिशन मिली है ना इस टाइम आइसक्रीम के लिए बाहर जाने की, बल्कि मेरे ख्याल से हम लोग डिनर भी बाहर ही कर लेंगे। ज़ुबी अकेले के लिए सारा ख्याली पुलाव बना रही थी, जैसे जन्नत तो इसके साथ जाने के लिए तैयारी बैठी हो। ओ मैडम, मुझे कहीं नहीं जाना। जन्नत का लहजा रोने की वजह से अब तक भारी था। मैं तुमसे पूछने नहीं आई, बता रही हूँ कि उठो और मेरे साथ चलो। ज़ुबी ने इस पर अपना हुक्म चलाया। ज़ुबी तंग नहीं करो, मैंने कहा ना कि मैंने नहीं जाना कहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। जन्नत अब भी जिद पर अड़ी हुई थी। ज़ुबी को तो रह कर अपने भाई का ख्याल आ रहा था कि वो बेचारा कब से बैठा इंतजार कर रहा था। जन्नत, इतनी बहस भी अच्छी नहीं होती है। अब तुम देखो जल्दी से शादी करके जाने वाली और पीछे फिर मैंने अकेले रह जाना है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, और देखो अब तुमने साथ चलने से इनकार किया है ना, तो मेरे दिल ने टूट जाना है। अब मुझे मासूम का दिल दिखाओगी तुम अब। ज़ुबिया ने बहुत महारत से बेचारी जन्नत को इमोशनल ब्लैकमेल किया था। वो बेचारी पहले ही इतने एहसास हुई थी, और ऊपर से ज़ुबी की जानदार एक्टिंग। जन्नत को आखिर अपने जगह से उठना ही पड़ा। इसने हाथ मुंह धोए, अपना हुलिया दुरुस्त किया और ज़ुबी के साथ चल पड़ी। ज़ुबी ने ड्राइविंग सीट पर बैठकर इग्निशन में चाबी को मार कर कार स्टार्ट की और जन्नत वहीं इसके साथ फ्रंट सीट पर बैठ गई। ज़रार की बैक साइड पर झुककर बैठा था, और रात होने की वजह से अंधेरा भी हुआ था। ऊपर से जन्नत का ध्यान भी नहीं था, सो इसलिए वो ज़रार की मौजूदगी नोट नहीं कर पाई। जन्नत थोड़ी हैरान थी, और इसे हैरत के मारे अपने मुंह में मचलता तंस मुंह से बाहर निकला। ज़ुबी, खैर है, आज तुम अपने इस अकड़ू और मगरूर भाई की शाही सवारी लेकर आई हो। दे कैसी दी उन्होंने तुम्हें? जन्नत का इशारा ज़रार की कार की तरफ था। जन्नत, बेबी ज़रा संभल के मुंह से लफ्ज़ निकालो, ये ना हो तुम्हें लेने के देने पड़ जाए। ज़ुबी ने बमुश्किल अपनी हंसी दबाई। है वो सब छोड़ो, तुम बताओ ना, तुम्हारे इस गुस्से के पहाड़ जैसे भाई ने अपनी प्यारी कार तुम्हारे हवाले कैसे कर दी? कहीं तुम चोरी छुपे तो नहीं लाई? ये ना हो कि तुम्हारे साथ साथ एक आधी क्लास मेरी भी लगा देना। बाबा ना, मुझे कोई शौक नहीं है फजूल में अपनी बेइज्जती कराने का, और तुम्हारे इस चंगेज़ खाने तो वैसे ही मेरी जान जाती है। जन्नत एक ही सांस में ज़रार की तारीफ में ज़मीन व आसमान के खिलाबे मिला रही थी कि इससे अपने पीछे किसी मर्द के गला खनकाने की आवाज़ आई। ज़ुबी का हंस का बुरा हाल था। जन्नत ने पीछे मुड़कर देखा तो इसके 14 तपक रोशन होकर रह गए थे। इसने अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, डर के मारे इसके तेज़ काम की तरफ दौड़ती जुबान अलग ही तालू से चिपक कर रह गई थी।
और डर के मारे इसकी तेज़ घाम की तरह दौड़ती ज़ुबान अलग ही तारों से चिपक कर रह गई थी। ज़रार भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? डर के मारे बस इतनी सी आवाज़ वो अपने हलक में बाहर निकाल पाई थी। ये कैसे सवाल है? मेरी गाड़ी है तो मैंने तो यहाँ होना ही था। तुम क्या एहसन को एक्सपेक्ट करी थी? ज़रार ने सुलगाने वाले अंदाज में कहा। अब मैंने ऐसा तो नहीं कहा। जन्नत ने गर्दन झुकाकर धीमी आवाज़ में कहा, जैसे इसे एहसन का जिक्र कुछ खास पसंद नहीं आया था और अच्छी खासी डरी हुई भी थी, क्योंकि इसकी ज़रार के खिलाफ की गई तमाम लफ्ज़ी फायरिंग ज़रार ने अपने कानों से सुनी थी। सही है, पर मोहतरमा बता सकती है मैंने तुम्हारा ऐसा क्या बिगाड़ा है जो तुमने मुझे इतनी इज्जत से नवाजा है? ज़रार को अपने मुतालिक इसके नादिर ख्यालात सुनकर जहाँ बेतहाशा हंसी आ रही थी, वहीं इसने अपनी हंसी को थोड़ा दबा कर अपने झूठे गज़बनाक लहजे के ज़रिए जन्नत की डरी सहमी हालत का मज़ा लिया। जन्नत दांतों तले दबा कर ज़ुबान शर्मिंदा प्लस खौफजदा सी होकर रह गई थी। ज़ूबी को अपने भाई की हरकत और जन्नत की वो कंफ्यूज सी हालत देखकर बुरी तरह हंसी आ रही थी। नहीं हो पा रहा तो फिर आप आकर खुद ही ड्राइव पर कॉन्सेंट्रेट करें भाई, प्लीज़ चुप करें, मुझसे ड्राइविंग नहीं हो रही है। ज़ुबी ने अपने उबलते को कहकर रोकने की कोशिश की। हाँ तो तुम्हें कहा भी किसने था? खुद ही चढ़कर बैठ गई थी। ढंग से चलाती तो आती नहीं है। रोको कार, मैं ड्राइव करता हूँ। ज़रार ने भी ज़ुबी का सारा एहसान भूलकर उल्टा ऐसे ही दो चार सुना दी। ज़ुबी अब हंसना बंद करके दांत पीस रही थी और जन्नत को तो ज़ुबी पर बेतहाशा ही गुस्सा आ रहा था। कितनी घुन्नी निकली थी ये ज़ूबी की बच्ची। है तो ये अपने भाई की बहन। अल्लाह जाने इसने क्या कुछ कर दिया इस अकड़ों से। तो ये इतना अजीब बिहेव कर रहा है। तौबा तौबा, कहीं इसने अपने चंगेज़ खान को सब बता तो नहीं दिया। अब जन्नत अपना सारा गम भुलाकर एक तो ज़ूबी पर गुस्सा भी थी और दूसरा इससे खौफ भी आ रहा था। जन्नत ने इस वक्त इसको कोसा जब इसने अपने मुंह से इकरार किया, इस अकड़ों से मोहब्बत का इकरार किया। इससे अब सही मानों में पछतावा आ रहा था। वो अपनी सोचों में ही मगन थी कि ज़ूबी ने कार को रोक कर ज़रार के साथ सीट एक्सचेंज भी कर ली थी और इसको पता भी नहीं चला। जन्नत को होश तब आया जब ज़रार ड्राइविंग सीट संभाल कर ड्राइविंग स्टार्ट कर चुका था। तुम्हारा मूड नहीं अपनी दोस्त के साथ बैठने का? चलो कोई नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है तुम्हें अपनी साथ फ्रंट सीट पर बैठाने में, ज़रार ने ज़ुमाइनी लहजे में कहा। लेकिन जन्नत को तो इसकी ज़ुमाइनी बात का एक मायने भी समझ नहीं लिया। नहीं भाई, वो मुझे पता ही नहीं चला। आप दोनों ने सीट्स एक्सचेंज भी कर ली। आपको रुके, मुझे पीछे बैठना है ज़ुबी के साथ, प्लीज़ आप कार रोक दें। जन्नत एकदम हड़बड़ा गई थी। वो खुजल सी हो रही थी। इसने घबराते हुए मुश्किल अपनी बात मुकम्मल की। ज़रार को तो इसका भाई कहने पर पतंगा ही लग गया था। मैं तुम्हारा गुलाम हूँ कि तुम्हारा हुक्म मानूंगा? आराम से यहीं बैठी रहो, मैंने तुमसे तुम्हारी मर्जी नहीं पूछी। इसने गुस्से का पहाड़ बनने का अमली नमूना दिया। इसके ऐसे कहने पर जन्नत तो दूर की बात ज़ूबी भी काम की थी। मैंने कब कहा कि आप मेरे गुलाम हैं? और मुझे पता है कि आपका गुरूर आपको इजाज़त नहीं देता कि आप किसी की मर्जी को लिहाज करें। जन्नत ने बाकायदा रोना शुरू कर दिया था। ज़रार ने खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की और इस वक्त माहौल ख़राब नहीं करना चाहता था और इसे आज इस बात की वजह मालूम होती कि वो क्यों हमेशा जन्नत से इतना चिढ़ता था। जन्नत हमेशा इसे भाई कहती थी और ये बात वो गैर इरादी तौर पर हजम नहीं कर पाता था, क्योंकि शायद वो हमेशा से ही जन्नत के लिए अपने दिल में कुछ मुख्तलिफ जज्बात रखता था। अच्छा अब रो मत, सारी आउटिंग का मज़ा ख़राब हो जाएगा, मूड सही करो अपना। ज़रार ने नरमी से एक नज़र जन्नत को देखते हुए कहा। हाँ जी, मूड तो सही करना पड़ेगा, वरना बादशाह सलामत को लगेगा कि इनकी हुक्म अदूली करके इनकी निशान में गुस्ताखी कर गई हूँ मैं। जन्नत ने ज़रार के गुस्सा होने की परवाह किए बगैर इसे खरी खरी सुना दी थी। ज़रार और सूबिया को एक साथ इसके बादशाह सलामत कहने पर हंसी आई और कार के अंदर का माहौल फिर से हल्का फुल्का हो गया, जबकि जन्नत अंदर से जल भून गई थी। इसे अब इन दोनों बहन भाइयों का यूँ फजूल कहका जो सिर्फ जन्नत को फजूल लगा बिल्कुल पसंद नहीं आया था। यार तुम मुझे बगैर इस उल्टे सीधे लफ्ज़ों के और मेरे नाम के साथ कोई साबका लहका लगाए बगैर सिर्फ ज़रार कह के नहीं पुकार सकती। ज़रार ने मुस्कुराते हुए अपनी दिली ख्वाहिश इसके सामने रखी। ज़ुबी को भी अब जाकर इसके एकदम हाइपर होने की वजह समझ में आई थी, इसलिए इसके होंठ में एक भरपूर मुस्कुराहट के असर से अच्छे खासे फैल गई थी। आपकी हरकतें इस लायक हैं कि आपको आपके सीधे नाम से पुकारा जाए। आपने तो वैसे भी किसी हाल में किसी को खुश नहीं होना, पता नहीं खुद समझते क्या हैं खुद को। उन्हें तब्बे तक सिस्कियाँ ले रही थी। ये इसकी पुरानी आदत थी कि वो रोते हुए सारे लिहाज भूलकर अपने सारे गिले बगैर घबराए बोल देती थी। देखो जन्नत, मैं तुमसे आराम से बात कर रहा हूँ, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे कुछ भी बोल दोगी। और दूसरा ये कि आप मुझे अपने आप को कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अब ही पता चला है, आज ही पता चला है कि मैं चंगेज़ खान हूँ। तीसरा ये कि तुम मुझे बताओ कि वो किसी है कौन जिसे मुझे खुश होना है। ज़रार ने अपनी सख्त होते लहजे में शरारत खोलकर बात ही घुमा दी कि कई मोहतरमा जन्नत जिन्होंने अभी तक सिस्कियों पर गुजारा किया हुआ है तब भाँ ही ना शुरू कर दे। इसे पता था जन्नत की आदत का कि वो अक्सर गला फाड़ कर ही रोती थी। जन्नत रोना बंद करके इसके सवालात पर गौर करने लगी, फिर समझ में आने पर खूब गज़ल हो गई। आज आप भी पता नहीं कवे खाकर आई हैं, कब से बोले जा रहे हैं, वरना तो हर वक्त शायद मुँह पर चिपी लगा कर रखते हैं, तभी एक लफ्ज़ भी मुँह से नहीं निकलता। जन्नत ने अपनी खजालत छुपाने के लिए उल्टा इसी के हाथों इसी की तारीफ की लिस्ट थमा दी। ज़रार का पारा इसके हर लफ्ज़ पर हाई होता जा रहा था। इसे आदत नहीं थी अपने खिलाफ कोई भी फजूल गुफ्तगू सुनने की। अच्छा, इसका मतलब है कि एहसन के फ्यूचर मिसिस को मेरे कुछ भी बोलने का इंतजार रहता है ना। इसने हर लफ्ज़ पर जोर देते जन्नत की दुखती रग पर हाथ रखा। जब से इसे पता चला था कि जन्नत एहसन के साथ रिश्ते पर दिल से राज़ी नहीं है, तब से वो जन्नत को इस हवाले से सताने का कोई मौका ज़ाया नहीं करना चाहता था। इसने झटके से कार रोकी। जन्नत का माथा डैशबोर्ड से टकराते टकराते बचा था। उठो
पीछे जाकर बैठो और बेक्लौज ना निकले तुम्हारे मुंह से। जरा ने दांत को चुबाते हुए गुस्से से कहा। जूबी को अपने भाई की हरकत पर बड़ा अफसोस हुआ। जन्नत भी जिद और गुस्से में जरार से मुकाबले पर आई थी। नहीं जाऊंगी मैं पीछे, ना ही चुप बैठूंगी, कर लें जो करना है आपको। जन्नत ने गुस्से से जरार को घूरते हुए कहा। इससे अभी अपनी मजीद तहकीर बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इससे अब इसकी इस लीदर लेरी पर जरार हैरान और जूबी परेशान। ओहो, चुंटी को तो देखो कैसे पुर्जे चुंटी को तो देखो कैसे पुर्जे निकाल रही है। जरार ने जल कर कहा। और आप देख लें कि अपने काम मुझे चुंटी कह रहे हैं। खुद अपने मुतालिक एक लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं होता। लगता है जूबी और आपका मेरी इंसल्ट का मुश्तरका प्लान था, तभी ये जूबी की बच्ची मुझे धोखा से अपने साथ लाई है। मुझे जाना ही नहीं है आप लोगों के साथ, भाड़ में जाएं आप लोग। जन्नत बहुत हर्ट हुई थी, जरार के रवैये से बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी। तभी वो अपनी बात मुकम्मल करके जल्दी से कार से बाहर निकली, जो अब तक रोड की एक साइड पर रुकी हुई थी। वो अपनी तसलसल से बहते आंसू बार बार अपनी तेली से रगड़ रही थी। वो तेज कदम उठाती फुटपाथ पर चल रही थी। जरार और जूबी भी इससे देखकर हैरान बाहर निकले थे। वो दोनों इससे आवाज़ें दे रहे थे, पर वो किसी की सुने बगैर बस चलती जा रही थी। इसकी आंखें बार बार आंसू की वजह से धुंधला रही थी। वो सिर्फ 2 मिनट ही चली थी कि रोने और तेज़ कदम चलाने की वजह से इसका सांस फूल गया था। वो वहीं सड़क से थोड़ा ऊंचे फुटपाथ पर बैठ गई थी। वो अपना मुंह दोनों हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रो रही थी। वो तो रूडनेस आजकल वो ऐसी इतनी बड़ी तकलीफ से गुजर रही थी, और ऊपर से जरार की ये बेवजह की रूडनेस जो थी वो उससे तड़प कर रह गई थी। जन्नत, इसे अपने बाएं तरफ अचानक से आकर बैठने वाले शख्स की आवाज़ आई। इसे अपने हाथ भी चेहरे से हटाए वैसे ही रोते हुए पुरशुकवा नज़रों से जरार को देखा। जरार ने जूबी को कार में वापस भेज दिया था। अब वो वहाँ जन्नत के साथ अकेला ही फुटपाथ पर इसके एक अंदाज में बैठा था। जन्नत का ऐसे एकदम इसकी पुकार पर पलट कर देखना, उफ, इसकी एकदम से हार्ट बीट मिस हुई थी। जरार ने अपने मुतल्लिक पे कब सोचा था कि वो जरार जिसके पीछे पीछे सारी दुनिया भागती है, वो भी कभी किसी को अपने दिल में ऐसी जगह दे बैठेगा। इसे खुद इस लड़की को मनाने राज़ी करने के लिए पीछे पीछे भागना पड़ेगा। पर अब तो वो अपने दिल की सारी रियासतों की हुक्मरानी इस 4 फुट 9 इंच की जन्नत के नाम कर चुका था। पर बुरा हुआ इसकी पुरानी आदतों का, इसकी मिजाज का, इसकी अन्ना का, इसके गुरूर का, जो इसे खुल के इश्क भी नहीं कर देने देते, पर जो इससे जन्नत को जरार के दिल की हुक्मरानी सौंपने नहीं दे रहे थे। जो बेशक वो ये सब जन्नत के नाम कर चुका था, पर सिर्फ नाम करना तो काफ़ी नहीं था ना। दिल जिसके नाम किया जाता है, इसे अपनी तमाम तरह इख्तियारात, अपने एहसासात, अपने जज्बात सौंपना भी तो लाजमी होता है। वो अपनी आंखों में आंखें डाले इस हूरों जैसा रंग रूप रखने वाली जन्नत को बहुत शौक और जज्बे से देख रहा था। एक तलसुम था जो इसके ऐसे यकदम मुड़कर देखने से जरार के हवासों पर तारी हुआ था। वो चंद लम्हों यूं ही इसके नाकाबिले यकीन हद तक हसीन चेहरे को सहरज़दा सा होकर देखता रहा, पर वो सहर लम्हों पर मुहित था, सो ज़्यादा बरकरार नहीं रख सका था। इसे टूटना था, सो वो टूट गया। क्या मसला है आपको, क्यों घूर रहे हैं मुझे? जन्नत ने लफ्ज़ चलाते हुए गुस्से से कहा। इसे अपनी आंखों में आंसू की वजह से ठहरे धुंधलेपन के बाईस जरार की नज़रों में अपने लिए दीवानगी और वराफ्तगी दिखाई नहीं दी। मुझे तो कोई मसला नहीं, मैं बस सॉरी बोलने आया था। जरार ने अपने नरम लहजे को नरम और मीठा बनाया था। सॉरी और आप, ऐसा तो मैं अपने ख्याल में भी नहीं सोच सकती। ज़रूर मेरे लिए तो कोई तजलीली जुमला या फिर कोई जली कटी बात आपके मुंह से निकलने से रह गई होगी। चले कर लें अपना दिल ठंडा, कर लें जितनी इंसल्ट करनी है आपको ऐसी खुशी मिलती है तो ऐसा ही सही। जन्नत ने जरार को शर्मिंदा करने की खूब कोशिश की, और वो अच्छी तरह शर्मिंदा भी हो रहा था। जन्नत अभी और भी बहुत बोलने वाली थी कि जरार ने अपने सीधे हाथ की शहादत की उंगली इसके होंठों पर रखी, सो मजबूरन जन्नत को खामोश होना पड़ा। जरार की इस अचानक हरकत पर जन्नत गड़बड़ा कर रह गई थी। उसका दिल था कि अजब ही लेह में धड़कने लगा था। जरार का लम्स इसके अंदर तो एक सुनसनाहट दौड़ी थी। सुनो, मैं सच में अपने कहे लफ्ज़ों के लिए बुरा महसूस कर रहा हूँ, प्लीज़ माफ़ कर दो। देखे, मुझे अच्छे से माफ़ी मांगनी नहीं आती, पर मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छी हो, तो मुझे माफ़ कर दोगी ना। जरार बच्चों की तरह अपने दोनों कान पकड़े अपनी आंखों में अजीब चमक लिए मुस्कुराते हुए बोल रहा था। वहाँ आती जाती गड़ियाँ रुक रुक कर इन्हें देखते हुए गुजर रही थी। लग रहा था ऑकवर्ड लग रहा था जन्नत को ये सब, और ऊपर से जरार का ऐसे माफ़ी मांगने से दिल के हाथों मजबूर होकर आखिर मानना ही पड़ा। पर वो जुबी से अभी तक खौफा थी, इसकी किसी भी बात का ढंग से जवाब नहीं दे रही थी। अगले 5 मिनट वो लोग आइसक्रीम पार्लर में मौजूद थे। जरार ने डिनर की ऑफ़र की थी, पर जन्नत का मूड नहीं था, तो वो इसलिए सीधे यहीं आए थे। जरार, जुबी और जन्नत के सामने मेन्यू कार्ड रखे फ्लेवर का पूछ रहा था कि कौन सा खाना है। जुबी ने तो ये कहकर जान छुड़ाई कि कोई भी ऑर्डर कर लें, क्योंकि इसके नज़दीक आइसक्रीम तो आइसक्रीम होती है, चाहे कोई भी फ्लेवर हो इसका। जबकि जन्नत ने पूरे 3 मिनट तक मेन्यू कार्ड को घूरने के बाद बड़े बड़े हरूफ में लिखे पाइनएप्पल आइसक्रीम पर उंगली रखी। जरार ने वेटर को बुलाकर 3 पाइनएप्पल आइसक्रीम्स ऑर्डर की। पर भाई, आप तो हमेशा चॉकलेट फ्लेवर ही लेते हैं। जुबी ने वेटर के जाने के बाद थोड़ी हैरानी से कहा। मैंने सोचा कि आज मैं क्यों ना किसी को खुश करने के लिए इसका फेवरेट फ्लेवर ट्राई कर लूँ। जरार ने शरारत से किसी लफ्ज़ पर ख़ास दबाव देखकर शरारत से कहा। जन्नत सर चुका इसकी इस शरारत से महजूज हो रही थी, लेकिन वो अब तक जुबी को कोई लिफ्ट नहीं करा रही थी।
अभी भी ज़ूबी ने से कोई बात कही थी जिसका जन्नत ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। ज़रार बहुत शौक से इसके चेहरे पर रूठे रूठे तासुरात देख रहा था। राज़ी तो वो ज़रार से भी अच्छी तरह नहीं हुई थी, लेकिन ज़ूबी के साथ इसका मामला ज़्यादा गड़बड़ था। अब भला इतनी इंसल्ट और बरसों की बेरुखी का दर्द वो सिर्फ एक दफ़ा इसके कान पर करने पर थोड़ी बुला सकती थी। और ऊपर से ज़रार ने जो बार बार किसी न किसी बात पर एहसान का नाम लेकर जलाया था, वो भी जन्नत को कहाँ भूला था। इसे सोच लिया था कि वह बिल्कुल भी एहसन के नाम पर नहीं घबराएगी। इसे मजबूत बनकर अपने और इसके रिश्ते की सारी दुनिया के सामने पूरे एतमाद से कबूल करना है। ज़रार ने अभी तक कोई वाज़ेह इज़हार भी नहीं किया था, ना कि जिसकी बुनियाद पर जन्नत इसको अपने दिल से निकालने वाले फैसले पर दोबारा से गौर करती। अब हर हाल में ज़रार से इसे नफरत करनी थी, क्योंकि वह किसी और की इमानत थी और वह इस इमानत में किसी भी किस्म की खयानत करके अपने वालिदैन का सर नीचा नहीं कर सकती थी। वो ज़रार जैसे अकड़ू के लिए सिर्फ एक दफ़ा कान पकड़ने पर अपने फैसले से पीछे नहीं हट सकती थी। वो आइसक्रीम से इंसाफ करने के बाद अपने कार तक वापस आई तो ज़रार इन दोनों को वहीं खड़ा करके कार की चाबी लेने के बहाने वापस अंदर गया, जो अब जानबूझकर टेबल पर छोड़ गया था। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही है कि बाहर निकल आया। कैप्चर की इसने तस्वीर और बाहर निकल आया। इसने इन दोनों की एक पिक्चर सबूत के तौर पर अपने मोबाइल में कैप्चर की। और अब की बार जन्नत बैक सीट पर ज़ूबी के साथ ही बैठी थी। आधे रास्ते तक ज़ूबी ने इसे अपनी बातों में लगाकर मना ही लिया था। अब ज़रार की सारी बेचैनी खत्म हो गई थी। जन्नत को देखने के बाद तो वैसे ही इसका दिल पुरसकून हो गया था। अब वो इसे अपने लेटे बेड पर लेटे कुछ देर पहले वाले वाक़यात को फिर से याद करने लगा था। वो जन्नत की सारी बातें सोच सोच कर मुस्कुराया जा रहा था। यूं ही मुस्कुराते मुस्कुराते जल्दी से सो भी किया। वहाँ जन्नत कुछ परेशान सी थी। ज़रार का रवैया, इसके तासुरात इसे आज मामूल से हटकर महसूस हुए। वो अपने साथ इसके अजीब तर्ज़ अमल के मुतालिक कोई वाज़ेह अंदाज़ नहीं लगा पाई थी। जो थोड़े बहुत मुबहम से इशारे मिले थे और इसे ज़रार के बिहेवियर पर तो वो चाह कर भी यकीन नहीं करना चाह रही थी। इन पर तो वो चाहकर भी यकीन नहीं करना चाहती थी। और यूं ही कुछ देर तक अपनी सोचों से उलझती रही। बिलाखिर नींद के असर से मखलूब होकर वह पुरसुकून होकर सो गई। पता नहीं इसकी बेचैनी, इसकी तकलीफ, इसका गम, अपने इश्क को मारने का दर्द सब गायब हो गया था। ज़रार की इतनी सी देर की कंपनी में इसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया तो जन्नत बीबी को पता भी नहीं चला। अब इसे एक बार फिर से तकलीफ से गुजरना था, फिर इसे फिर से अपनी मोहब्बत मारनी थी, जो पता कहाँ से इतनी ताकतवर होकर फिर से इसके दिल में डेरा डाल चुकी थी। वो बुरी लड़की नहीं बनना चाहती थी। अपने दिलो दिमाग की तमाम तरह रजामंदियों से एहसन को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहती थी, पर दिल था कि बगावत पर तुला हुआ था और वो अपने दिल की इस बगावत से बेखबर अपने सुकून से महव ख्वाब थी। 3-4 दिन बिल्कुल मामूल के मुताबिक गुजरे। इन दिनों में जन्नत ने एक दफ़ा तो ज़ूबी की क्लास भी ली थी कि वो अपनी ऊट पटांग हरकतें छोड़ दे और इसकी कही बातें किसी से भी हरगिज़ शेयर ना करे। और ज़रार ने तो बिल्कुल भी इसके मुतालिक कोई बात ना करे। इसे ज़ूबी और ज़रार का धोखे से आइसक्रीम लेकर जाने वाला मनसूबा एक आंख नहीं पाया था। इसने साफ अल्फाज में ज़ूबी को अपने मामले से दूर रहने की तलकीन की। अपने दिल से ज़रार की लाइफ पार्टनर बनने के सारे वहम निकाल चुकी थी और ख़ुद को बहुत मुश्किल से ज़रार की मोहब्बत से दस्तबरदार होने पर आमादा किया था। इसने हाथ जोड़कर ज़ूबी से दरख्वास्त की कि वह मज़ीद इसके लिए मुश्किलात ना खड़ी करे। ज़रार भी 3-4 दिनों के लिए बहुत बिजी रहा था। कॉलेज में एडमिशन भेजने का सिलसिला और फिर चंद एक ज़रूरी काम, इसकी वजह से वो अपना कोई लेक्चर भी नहीं ले पाया था। और इतने कम मसरूफियत के बावजूद भी मिजाज में तब्दीली, इज़्तिराब, दीवानगी अब तक कायम थी। जाहिर है इसे तस्कीन सिर्फ जन्नत की सूरत में ही मिल सकती थी और वह इसे इसकी लाख कोशिश के बावजूद भी कहीं नहीं दिखाई दी, क्योंकि कुछ एहतियात तो वो खुद भी बरत रही थी। इससे ज़रार का आखिरी रवैया अब तक नहीं भूला था। अब फाइनली वीकेंड था। ज़रार अपने सारे काम निपटा चुका था। वो बिल्कुल फारिग था। वो घर से बाहर जाने के इरादे से अपने रूम से निकला था कि लाउंज में बैठे ज़रियाब और ज़ूबिया को लूडो खेलता देखकर इन्हीं के पास आकर बैठ गया। अस्सलाम वालेकुम भाई। ज़रियाब ने खुशदिली से सलाम किया। ज़रार ने भी जवाबन इतनी ही खुशदिली से वालेकुम अस्सलाम कहा, जबकि ज़ूबिया खामोश ही रही। इसने एक नज़र अपने इस खड़ूस भाई को देखा जिसने इस दिन के बाद इससे अपने और जन्नत के मामले में कोई प्रोग्रेस ही नहीं दिखाई थी। बस एक दिन का इश्क था इनका। ज़ूबी ने जल कर सोचा। अब वो अपनी तरफ से तो वो कोई खास कोशिश जारी नहीं रख सकती थी, क्योंकि जन्नत ने तो इससे मना किया हुआ था। और सुनाओ क्या हाल चाल है? ज़रार ने ऐसा पूछा कि जैसे वो काफ़ी अरसे बाद मिल रहे हों। मैं तो ठीक हूँ भाई, पर आपको शायद कुछ हुआ है। 2-3 दिन से मैंने खुद भी नोट किया और कुछ स्टूडेंट्स को भी आपस में बात करते सुना था कि ज़रार सर आजकल कुछ बदले बदले लगते हैं। ज़रार ने ज़ूबी की पक्की गोटी मारते हुए मज़े से कहा, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, वहम है तुम्हारा बस। ज़रार साफ मुकर गया। इस पर तो जन्नत को पतंगा ही लग गया था। अब बंदे में ऐसा भी ढीठपन ना हो कि बंदा अपनी मोहब्बत का इकरार और इज़हार करने से ही मुकर जाए। कुछ तो है भाई, कुछ तो है। और मुझसे 2-3 टीचर्स भी ने भी पूछा है कि ज़रार सर को कुछ हुआ है। आजकल जीप उजड़े शहजादे बनकर घूमते हैं। ज़रियाब ने ज़रार के चेहरे पर आते जाते रंग देखकर शरारत से कहा, कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ है, पर आप भाई के साथ मगजमारी ना करें, ये नहीं उगलने वाले। जब अपनी मोहब्बत किसी और के साथ रुखसत होता देखेंगे ना, फिर इन्हें अक्ल आएगी। ज़ूबी तो अपने दिल में आई बात बगैर कोई लिहाज के ज़रियाब के सामने बोलकर वहीं से उठ गई और एक हाथ मार कर लूडो की सारी गोटियां तहस नहस करके गुस्से में वहाँ से उठी थी। इसने जन्नत के हर पल मरती जिंदा दिली का तमाशा नहीं देखा जाता था। इसने अपनी सहेली का तन्हाई में बैठ कर इस लापरवाह और खड़ूस इंसान के लिए आंसू बहाना बर्दाश्त नहीं होता था। इसे तकलीफ होती थी जन्नत को इसके दिल के हाथों मजबूर देखकर। वो लाख जाने के बावजूद भी ज़रार से नफरत करने में नाकाम रही थी और ये बात इसने किसी को बताई नहीं थी।
लेकिन ज़ुबी की छठी हिस्स आजकल इतनी ऐसी तेज़ हो गई थी कि ज़रार और जन्नत के अंदर मचलते तूफानों को बखूबी देख सकती थी। भाई ये ज़ुबी क्या करेगी, क्या कह के गई है? ज़रियाब ने हैरानी से पूछा। कुछ नहीं, तुम छोड़ो इससे। मुझे ये बताओ कि एहसन अपने रिश्ते पर दिल से रजामंद था या खाला के दबाव में आकर वो ये शादी कर रहा है? तुम इससे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम इसके दोस्त हो, जानते होगे ये सब। ज़रार ने इसकी बात को इग्नोर करते हुए अपने दिल में आता सवाल पूछा। इसे फिलहाल ज़ुबी की बदतमीज़ी पर गुस्सा नहीं आया था। ज़रियाब को कुछ कुछ बात समझ में आ रही थी। वो छोटा बच्चा तो नहीं था कि ज़ुबी की बात ज़रार के रवैये और सवाल से मतलब नाकस कर पाता। सो इसलिए उसने भाई के तमाम हकीकत बताने में अपनी भलाई समझी। जी भाई, वो खाला की जिद और इसरार पर ही शादी कर रहा है। खाला ने पता नहीं कैसे कैसे इमोशनल ब्लैकमेल करके इसे ज़बरदस्ती राज़ी किया था। ज़रार ने साफ गोही का मुजाहरा किया। ज़रार के चेहरे पर नरमी सी मुस्कुराहट उभर गई थी। हाँ जानता हूँ, खाला को हमेशा से ही जन्नत की दौलत और इसका इकलौता होना बहुत अट्रैक्ट करता था। इसने तंज भरे लहजे में कहा। वो तो सही है, लेकिन मुझे ये बताएं कि आपको कोई लड़की कब से अट्रैक्ट करने लग गई? ज़रा आपने इसे एक आंख मारते हुए शरारत से कहा। बकवास नहीं करो और खामोश बैठो, मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई है। ज़रा ने सख्त लहजे में कहा। वाह जी वाह, सारी पाबंदियां बस मुझ पर ही हैं। एक तो आपने ज़ुबी चुड़ैल को क्यों नहीं कुछ कहा जो मेरी जीती जताई गेम उलट कर चली गई है? ज़रा आपने ज़रार के टुकने पर जल कर कहा। मैंने कहा ना बकवास नहीं करो, मुझे बताओ वो किसी और में तो इन्वॉल्व नहीं है? इसने माथे पर बल लाते हुए कहा। जी भाई, वो अपनी किसी क्लास फेलो को बहुत पसंद करता है, पर स्टेटस के फ़र्क की वजह से खाला को वो लड़की बिल्कुल नहीं पसंद। अब इसमें इस लड़की का तो कोई कसूर नहीं है, वो मिडिल क्लास फैमिली से है। ज़रा आपने अपने दोस्त के लिए अफसोस बड़े लहजे में कहा। ज़रा की तो लॉटरी निकल आई थी। बेशक वो ऊपर से जन्नत के लिए अपनी बेताबी का इजहार करने से हिचकिचाता था, लेकिन अंदर से भी इसकी शादी की इतनी टेंशन थी। इसने सेकंड में ही अपना प्लान तरतीब दिया। ज़रियाब अभी तक किसी और सवाल के इंतजार में था कि खामोशी से ज़रार के चेहरे की तरफ देख रहा था कि ज़ुबी वहाँ आ गई थी। ज़रियाब भाई जल्दी उठे, खाला का फ़ोन आया। वो कह रही थी कि जन्नत को लेकर मार्केट आ जाओ, उन्होंने इसके वलीमे का ड्रेस सेलेक्ट करना है ना, इसलिए आप जल्दी से कार निकालें, हम जन्नत को इसके घर से पिक कर लेते हैं। ज़ुबी ने ज़रार को फुल इग्नोर किया, जल्दी जल्दी सारी बात की। ज़रियाब अभी फारिग नहीं हुआ, इसे कहीं और जाना है, मैं ले चलता हूँ। ज़रार ने गंभीर आवाज़ में अपना हुक्म सुनाया। ज़रियाब परेशान कैसे, भला कहाँ जाना है? फिर अपने भाई की चलाकी समझते हुए इसने अपनी हंसी दबाई। नहीं भाई, मुझे तो कोई काम नहीं, अगर होता भी तो मैं अपना काम बाद में कर लेता। कोई नहीं, मैं ले जाता हूँ, मुझे भी ज़रा तजर्बा हो जाएगा। ज़रार ने ढीठपन का मुजाहरा करते हुए ज़रार की बात को कोई अहमियत नहीं दी। ज़रार तलमला कर रह गया था। एक तो बेचारे की मोहब्बत किया हुई इसके दोनों बहन भाई इसके हाथ से निकल गए थे, दोनों पर इसके रोब दबदबे का कोई असर ही नहीं होता था। ज़रार ने गुस्से भरी गोरी अपने भाई पर डाली, जिसका इसने कोई असर नहीं लिया। उल्टा वो हंसते हुए इसने सामने ही टेबल पर लुड्डो के साथ पड़ी कार की चाबी उठाई, ज़ुबी को चलने का कहकर खुद भी अपनी जगह से उठा। उल्टा हंसते हुए इसने सामने ज़रार को ज़रियाब पर बहुत गुस्सा आया, पर इस वक्त वो कोई बदमज़गी नहीं चाहता था। ज़ोबिया ज़रियाब के साथ ही कार में फ्रंट सीट पर बैठी थी। ज़रियाब कार स्टार्ट करने ही लगा था कि ज़रार ने कार का बैक डोर खोला और ढेटों की तरह आकर बैठ गया। ज़रार फ्रंट मिरर में नजर आते ज़रियाब के मुस्कुराते चेहरे को खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। ज़ुबिया ने भी पीछे मुड़कर ज़रार की तरफ देखा तो बमुश्किल अपने मुंह से बरामद हुए कहके को अंदर ही रखा, और ज़रार मुसलसल अपने बहन और भाई के मजाक उड़ाने वाले तासुरात देखकर जल रहा था। जाहिर है यहाँ मजाक इसका उड़ाया जा रहा था और ज़रार से इसे अपने मुतल्लिक कोई बात बर्दाश्त नहीं होती थी, और अब तो वो बर्दाश्त कर रहा था और बहुत तहम्मुल से बर्दाश्त कर रहा था। ज़राब ने कार जन्नत के घर के बाहर रोकी तो वहाँ पहले से ही गेट के सामने खड़ी थी, क्योंकि ज़ुबी पहले ही से भी फ़ोन पर रेडी रहने का बोल दिया था। ज़रार ज़रा नीचे को अपने स्नीकर को तस्मा बांध कर बहाना करते हुए नीचे को झुका था, इसलिए जन्नत इसे बाहर से देख नहीं पाई थी। और वहीं बैक से सीट का डोर खोलकर बैठने लगी तो ज़रार को वहाँ पहले से बैठा देखकर एकदम भुक ला गई। मुसीबत ही थी इसके लिए तो। ज़रार से मुंतज़िर निगाहों से देख रहा था कि वो आए और इसके पहलू में बैठे। जन्नत बेचारी कन्फ्यूज सी वहाँ पर खड़ी थी। एहसन की फ्यूचर मिसेज बैठने के इरादे नहीं है क्या? वहाँ तुम्हारी सास प्लस होने वाला हस्बैंड इंतज़ार कर रहे होंगे। ज़रा को भी नहीं पता कि क्या मसला था। वो ऐसी फजूल जली कट्टी सुनाने से खुद को रोक नहीं सका। शायद अपने बहन भाई का गुस्सा था जिसे इसमें जन्नत पर तंज करके निकाला था। वो अपनी ज़ुबान के इस तरह फिसलने पर थोड़ा शर्मिंदा हुआ, लेकिन इस अपने मगरूराना आदत के बायस अपनी सारी शर्मिंदगी बुला दी। ज़रार के सुलगते जुमले पर जन्नत ने तड़प कर इसे देखा और फिर अपने तासुरात में सख्ती लाते गुस्से में बिल्कुल डोर के साथ चिपक कर बैठ गई। वो मुसलसिल विंडो से बाहर देख रही थी, साथ में ज़ुबी और ज़रियाब की गुफ्तगू में भी हिस्सा मिलाती रही। शुक्र था कि ज़रार चुप बैठा था, पर चुप रहकर भी इसने जन्नत की जान सुलगाई हुई थी। इसने जन्नत का नाराज़ चेहरा मुसलसल अपनी निगाहों के फोकस में रखा हुआ था। जन्नत इसकी इस मुसलसल हरकत से कोफ्त का शिकार हो रही थी, क्योंकि ज़रियाब ने फ्रंट मिरर से ज़रार का ये अमल नोट कर लिया था और वो 2 दफ़ा अपने बड़े भाई को टोक भी चुका था, पर ज़रार ने तो ढीठ बनने की कसम खाई हुई थी, इसलिए वो अपनी हरकत से कतन बाज नहीं आया। मार्केट पहुंचते ही ज़रियाब और ज़ुबी जन्नत को बुटीक लेकर गए, जहां एहसन और खाला पहले ही मौजूद थे। एहसन की नज़रों में जन्नत के लिए कोई खुशामदीदी तासुर नहीं था, जबकि खाला बहुत अपनायत भरे अंदाज में जन्नत से मिली। एहसन जन्नत के ड्रेस सिलेक्शन में भी कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा था। ज़रार इसका हर एक अमल बहुत गहराई से नोट कर रहा था। फिर वह एहसन की वजाहत उकटाहट को भांपते हुए इसे बुटीक के ऐन सामने मौजूद कैफ़े में कॉफ़ी पिलाने ले गया। यहाँ वो आराम से इससे बात कर सकता था। एहसन इसकी पेशकश आराम से कबूल कर ली थी।
लेकिन वो ज़रार से बात करते हुए कोई किसी किस्म की गर्मजोशी का तबादला ना कर सका, क्योंकि इसे भी ज़रार का ज़बरदस्ती जन्नत के वालिदैन को रिश्ते के लिए राज़ी करने वाला कारनामा बिल्कुल पसंद नहीं आया था। मैं देख रहा हूँ कि तुम अपने रिश्ते से शायद खुश नहीं हो। ज़रार ने 2 कप कॉफ़ी और सैंडविचेस ऑर्डर करने के बाद गहरी नज़रों से एहसन के तासुरात जांचते हुए गुफ्तगू का आगाज़ किया। आपको ऐसा क्यों लग रहा है और क्या फ़र्क पड़ता है आपको मेरे खुश होने या ना खुश होने से? एहसन ने उखड़े हुए लहजे में कहा, तुम्हारी शक्ल पर लिखा है कि तुम खुश नहीं हो। तुम्हारे खुश होने या ना होने से मुझे यकीनन कोई वक्त नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ मामला 2 ज़िंदगियों का है। भला इस तरह तुम जन्नत को कैसे खुश रख सकोगे? ज़रार ने तहम्मुल से बात आगे बढ़ाई। भाई, ये बात वैसे आपको ज़रा पहले पूछनी चाहिए थी। अब पानी सर से गुजर चुका, इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे भी इस रिश्ते को कबूल कर चुका और मैंने सादिया को भी इनकार कर दिया है। ऐसा ने बेध्यानी में सादिया भी नाम बोल दिया था। ये सादिया कौन है? ज़रार ने फ़ौरन इसकी बात पकड़ ली। कोई नहीं है भाई, ऐसा बुकला गया था। देखो, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैंने देखा था तुम्हें कुछ दिनों पहले उसके साथ। वो काले बाई में मौजूद लड़की अच्छी थी। अगर तुम सारी बात सच सच बता दोगे तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मुझे तुम अपना बड़ा भाई समझकर सब कुछ शेयर कर सकते हो। ज़रार का रवैया बेहद पोलाइट और मीठा था। एहसन को कुछ खटका सा हुआ था, क्योंकि इसने ज़रार को इस कदर शाइस्तगी से बात करते हुए आज से पहले कभी नहीं देखा था। पर फिर भी इसे अपना काम बनता नजर आ रहा था। इसने सारी कहानी बता दी कि वो सादिया को गुज़िश्ता 4 सालों से बेहद मोहब्बत करता है और उसे चाहता है। इसकी अम्मी किस तरह इसकी शादी सादिया से कराने पर रजामंद नहीं, इसलिए फिर इसने इस दिन इसने सादिया को मिलने के लिए बुलाया था और वो पहली बार इसने इसका कहने पर मिलने आई थी। वैसन की शादी का सुनकर बहुत हर्ट हुई थी और वैसन से बहुत खफा होकर होते हुए अपने घर वापस गई थी। ऐसा ने बहुत अफसोस से सारा मसला बताया। अब तुम वाकई सादिया से शादी करना चाहते हो तो मेरे पास एक प्लान है, और हाँ, जो तुम्हें अपने बिजनेस के लिए लोन चाहिए था ना, इसके लिए अब तुम्हें बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए टेंशन मत लेना। ज़रार ने अच्छी तरह ट्रैप कर लिया था इसको। इसने गुज़िश्ता दिनों में एहसन के मतलब सारी मामलात हासिल करनी थी, मालूमात भी, इसलिए अब इसको अपने जाल में फंसाने में ज़रार को ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई थी। और वो भी भोला कहीं का, बगैर सोचे समझे इसकी बातों पर हाँ में हाँ सर हिलाया जा रहा था। ज़रार ने एहसन के पूछने पर अपना मुकम्मल प्लान इसे बताया। एहसन को इसका सारा मंसूबा पसंद आया। इसमें इस बात की परेशान कर रहा था कि जन्नत को क्या होगा। ज़रार ने इसे तसल्ली दी कि वो जन्नत की फिक्र ना करे, पर फिर भी एहसन थोड़ा हिचकिचाहट का शिकार था, क्योंकि जो भी था, लेकिन वो अपने दिल की नरमी के बाद ऐसे किसी को हर्ट करने की वजह नहीं बनना चाहता था। पहले इसे सादिया को इनकार करने का गिल्ट बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जन्नत लड़की थी और वो जानता था कि लड़कियों की इज्जत कितनी नाजुक होती है, पर वो था इंसान ही, मतलब परस्त इंसान। इसलिए इसने थोड़ी तरद्दुद के बाद ज़रार के प्लान पर अमल करने की हामी भर ली थी। एक खुशी थी जो एहसन के इतनी आसानी से रास्ते से हटने पर ज़रार के अंदाज से छलक रही थी। इसने जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म किया और जल्दी से एहसन को साथ लिए वापस इसी ब्राइडल बुटीक में घुस गया। चलो बच्चे, तुम भी अपने दुल्हन के लिए कुछ पसंद कर लो। ज़रार ने शरारत से एहसन के कानों में सिरगोशी की और आप अपनी दुल्हन के लिए। एहसन ने जवाबन थोड़ी कमीनगी वाले लहजे में कहा। वो भी मुन्ना काका तो नहीं था जो ज़रार के सारे प्लान के पीछे छुपे वजह को ना समझ सकता। मतलब क्या है तुम्हारा? ज़रार ने ज़रा गुस्से और धीमे आवाज़ में अपने जबड़े भींचे हुए कहा। मुझे समझ आ गई है भाई, आप किसके लिए इतना पापड़ बेल रहे हैं। ऐसा नबी भी दिल जले लहजे में हल्की फुल्की कमीनगी का तासुर देता अपनी बात मुकम्मल कर गया। अजीब मामला था। जिस किसी को भी ज़रार के दिल का राज पता चलता था, इसके दिल से ज़रार का रोब दबदबा ही खत्म हो जाता था। अजीब मामला था भाई। बहरहाल ज़रार ने एहसन को अकेला छोड़कर खुद बड़ी दिलचस्पी से जन्नत और खाला को मशवरा देने लगा। जिस जोड़े पर ज़रार उंगली रखता, जन्नत इस जोड़े की आंख भर कर देखने से भी परहेज करती। 4 घंटे की मगजमारी के बाद जन्नत को आखिर एक ड्रेस पसंद आ ही गया। वो हॉट पिंक और सिल्वर कॉम्बिनेशन वाला इंतहाई खूबसूरत और नफीस जोड़ा ज़रार को पहली नज़र में ही वहाँ मौजूद बाकी जोड़ों में सबसे ज़्यादा अच्छा और मुनफरिद लगा था। मसला यह था कि वो जिस भी ड्रेस पर हाथ रखता, जन्नत इसे फ़ौरन रिजेक्ट कर देती। इसलिए ज़रार ने एक एक करके हर ड्रेस में अपनी अच्छी राय दी। इस ड्रेस में जो इसे सबसे ज़्यादा पसंद आया था, 3-4 नुक्स निकाल कर ये जताने की कोशिश की ये जोड़ा तो इसे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा था। चंद भूली इसकी चालाकी का शिकार हो गई और इसने ज़िद में ही वही वाला पीस पैक करवा लिया। जन्नत भूली। ज़रार के चेहरे पर मुस्कुराहट उड़ गई, जिसे छुपाने के लिए वो जल्दी से वहाँ से गायब हो गया। वो बहुत खुश था कि ऐसा ने जल्दी से बगैर किसी पसो पेश के इसकी बात मान ली थी। अब जन्नत को हासिल करने के लिए इसका रास्ता साफ था। लेकिन एक काम तो अभी भी बाकी था। इसे जन्नत की मर्जी भी तो जाननी थी, लेकिन इसे इसकी मर्जी सिर्फ जाननी थी। इसने सोच लिया था कि अगर वह इनकार भी करे तो वो भी इससे शादी करेगी। ये इतनी ही हरदर्मी और ज़बरदस्ती से काम लेगा कि रसीद और वो जितना करेगी। अब की बार यानी वापसी में ज़रार ने ज़ूबी को फिर से तंग करना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए वो बगैर कोई पंगा लिए शराफत से ज़राब के साथ फ्रंट सीट पर बैठा था। ज़ूबी को अपने भाई का इत्मीनान बहुत खुल रहा था। वह हैरान थी कि ज़ूबी की शादी को सिर्फ 17 दिन बाकी थे और जन्नत की, और ज़रार साहब ने अभी तक कोई हाथ पाँव मारने की ही हिम्मत नहीं की थी। इससे जन्नत की हालत पर बहुत अफसोस हुआ था। वो बेचारी अपने जज्बात से समझौता करके चक्कर में अपनी खुशियों का गला घोंट रही थी। ज़ूबी को बार बार ये बात चैन में नहीं लाने दे रही थी, पर जन्नत अपने फैसले पर बेशक बहुत तकलीफ में थी, लेकिन वो मुतमईन थी। इससे इत्मीनान था कि इसने इस मगरूर आदमी की मोहब्बत की खातिर खुद को गिराया नहीं था।
इसे ज़रार के सामने अपने इश्क का इजहार ना करके खुद को नाकदरी से बचा लिया था और इसे अपने वालिदैन की इज़्ज़त और तकरीम की हिफाजत करके इनका फैसला बहुत एहतराम से तस्लीम किया था। इसलिए वो खुश होने के बावजूद बहुत मुतमईन थी। ज़रार ने अपनी मेहनत और कायल करने के ज़बरदस्त सलाहियत से जल्द ही सादिया की वालदा, जो कि इसकी वाहिद सरपरस्त थी, इन्हें सादिया और एहसन के निकाह के लिए बना लिया था। अब वो खुद ब खुद ख्वाब वहाँ सादिया के घर इनके और एहसन के निकाह में शामिल था। इसकी खुशी थी कि संभलने में ही नहीं आ रही थी। चलो कम से कम एक टेंशन तो सर से उतरी थी। अब इसे अपनी सारी फैमिली के सामने जन्नत के साथ अपनी शादी की ख्वाहिश का बम फाड़ना था और इसे ये सब अब बहुत जल्दी करना था क्योंकि शादी में सिर्फ 13 दिन बाकी थे। वो रात 10 बजे के बाद घर आया था। इसे जन्नत को वहाँ इसके घर में ही ज़ूबी के साथ लाउंज में बैठा देखकर खुशगवार हैरत हुई थी। दरअसल जन्नत के पेरेंट्स इसके ददियाली खानदान को शादी में बसाते खुद इनवाइट करने की घर से आउट ऑफ सिटी गए हुए थे, इसलिए जन्नत ने आज रात ज़ूबी के साथ रहना था। ज़रार को ये बात मालूम नहीं थी, लेकिन फिर भी इसे जन्नत को अपनी आंखों के सामने बैठा देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा था। अब वो खुशदिली से सलाम दुआ करता अपने रूम में चला गया। वो फ्रेश हुआ, अपनी जीन्स और ड्रेस शर्ट चेंज करके इसने हाफ स्लीव्स वाली खुली सी शर्ट पहनी और टुकनों से 5 इंच ऊंचा ट्राउज़र पहने वो काफ़ी हैंडसम लग रहा था। इसने अपने बेड पर से तकिए के पास पड़ा, अपना फ़ोन उठाया और 2 कॉल्स मिलाई। इसने टाइम चेक किया। थोड़ी देर बाद वहाँ अपने बेड पर बैठे टांगे हिलाता रहा। फिर इसने टाइम चेक करके रूम से बाहर निकला। इसके कदम अपने पापा मम्मा के जानिब बढ़े, रूम के जानिब। रूम का दरवाज़ा खुला होने की वजह से इसे नाक की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, इसलिए वो ऐसे ही रूम में दाखिल हो गया। इसकी मम्मा को इस वक्त इसे यहाँ देखकर हैरत हुई थी। बेटा इस वक्त यहाँ आया, कुछ कहना था क्या? खैरियत तो है? ज़ैनब बेगम ने पूछा। खैरियत का तो पता नहीं, लेकिन बात ज़रूर है। ज़रार ने अपनी भारी आवाज़ में हल्की सी दहशत शामिल करते हुए कहा। इसकी मम्मा को इसका ये रवैया गैर मामूली था। वो बहुत परेशान और मुतजस्सिस नज़रों से अपने बेटे को घूर रही थी। इन्हें अपनी औलाद की आदतों का पता था, इसलिए किसी अनहोनी की बू उन्होंने ज़रार के इस अजीब अंदाज में बखूबी महसूस कर ली थी। जुनैद साहब जो अभी भी वॉशरूम से निकले थे, ज़रार की आखिरी बात सुनकर वो भी अपनी जगह ठटक कर रुके। मुझे शादी करनी है, इसने बिल्कुल संजीदा लहजे में कहा। ज़ैनब बेगम और जुनैद साहब तो चौंक कर रह गए थे। ओह तो बेटा इसमें कौन सा ऐसी वैसी बात है, तुमने तो मेरा दिल ही दहला दिया था। ज़ैनब बेगम ने मुस्कुराते हुए इस अजीब बेटे को देखा जो वहीं बेड के सामने पड़े सोफे पर ज़रार के सामने ही बैठा ज़रार के साथ ही बैठ गए। जुनैद साहब भी मुस्कुराते हुए अपने साहबजादे को देख रहे तो साथ ही बेड पर अपनी टांगे चढ़ाकर सुकून से बैठ गए। ज़रार की बात पर इन दोनों मियाँ बीवी के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हुई। बेटा ये क्या कह रहे हो? ज़ैनब बेगम को इसकी बेतुकी बात पर बहुत शक सा हुआ था। मम्मा मैंने कौन सा कोई इतनी मुश्किल बात कह दी? यही कह रहा हूँ कि मुझे जन्नत से शादी करनी है। अब इसमें इतना हैरान और परेशान होने की क्या ज़रूरत है? ज़रार ने थोड़ी नागवारी से कहा। इसे अपने माँ पापा का रिएक्शन कुछ खास अच्छा नहीं लगा था, हालांकि इनका हैरान होना तो बनता था। बेटा अक्ल से काम लो, तुम बच्चे नहीं हो जो अपनी बात की संगीनी की नोयत का ना समझ सको। शादी करनी है तो सो बिस्मिल्लाह, लेकिन इस मासूम के पीछे क्यों पड़ गई और जिस पहले से ही किसी और से शादी होने जा रही है? जुनैद साहब ने तहम्मुल से अपने इस अड़ियल बेटे को समझाने की कोशिश की। पापा मुझे नहीं पता, बस मैं इसी से शादी करूंगा। मुझे नहीं पता, बस आप पप्पू और पप्पा से बात करें। ज़रार बिल्कुल संजीदा होकर अपनी बात पर बज़ेद था। बस ज़रार बहुत हो गया, बचपन से हर जिद पूरी करते आए हो तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि इस मामले में भी तुम्हारी जिद मानी जाएगी। कुछ तो लिहाज कर लो, इस बच्चे की किसी और से शादी होने वाली है। ज़रार की मम्मा को अब अपने बेटे की इस बेतुकी फरमाइश पर गुस्सा आ रहा था। मामा मैं लिहाज ही कर रहा हूँ, जिस किसी से इसकी शादी होने जा रही है वो किसी और से निकाह कर चुका है। ये देखें वीडियो। इसने अपने मोबाइल में इसके निकाह वीडियो लगाकर अपने मम्मा की तरफ बढ़ाया। वो वीडियो इसने सबूत के तौर पर वहाँ पर मेहमाना में मौजूद अपने एक बंदे से बनवा ली थी। वीडियो देखकर तो इसकी मम्मा का हालत खुश्क और आंखें फटी की फटी रह गई थी। आंखें जन्नत इन्हें ज़ोबिया की तरह ही अजीज थी। वो खुदाया ये सब क्या है, क्या हो गया अब ये? उन्होंने हैरान होकर परेशानी से ज़रार के चेहरे की तरफ देखा। जुनैद साहब ने उठकर ज़ैनब बेगम के हाथ से मोबाइल लिया और वीडियो देखकर इंतहाई गुस्से से ज़रार की तरफ देखा। तुम इस वीडियो में क्या कर रहे हो? जुनैद साहब ने दांत बीचते हुए तैश लहजे में कहा। पापा प्लीज़ आप रिलैक्स नहीं, मैं गवाह के तौर पर इस निकाह में शामिल था। वो ऐसे जन्नत से शादी नहीं करना चाहता था, उससे सारी ज़िंदगी कैसे सुख दे सकता था। अब अच्छी बात यह कि इसने अपनी मनपसंद लड़की से निकाह कर लिया और जन्नत की ज़िंदगी तबाह होने से रह गई है। अब बजाय अब इसके कि आप लोग मामला हैंडल करने में मेरी मदद करें, आप उल्टा मुझ पर इस गुस्सा हो रहे हैं। ज़रार ने रसानी से अपना मौक़िफ़ बयान किया। डीट और अड़ियल तो वो वैसे ही था, इसलिए इस पर जुनैद साहब के सख्त लहजे और शदीद गुस्सेले तासुरात का कोई असर नहीं हुआ। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। अल्लाह भाभी लोगों की कितनी बदनामी होगी। ज़ैनब बेगम ने दिल पर हाथ रखते हुए कहा। अपनी नंद और नंदोई के दाव पर लगी इज्जत के मतलब सोच कर कहा। मम्मा बदनामी कैसी? मैं कह तो रहा हूँ कि मैं करूँगा इससे शादी, आप टेंशन क्यों ले रही हैं? ज़रार ने माथे पर बल लाते हुए पूछा। जुनैद साहब अभी भी बहुत गुस्से में थे। अपने इस ज़िद्दी और ढीठ बेटे को देख रहे थे जिस मामले के नाजुक होने का कोई एहसास ही नहीं था। जुनैद साहब आप भी बहुत गुस्से से अपने इस ढीठ और ज़िद्दी बेटे को देख रहे थे जिस मामले के नाजुक होने का कोई एहसास ही नहीं था। पापा अब जो होना था वो तो हो गया, अब ऐसे में मुझे घूरने का भला कोई क्या फ़ायदा? मैं जा रहा हूँ, बेहतर होगा आप लोग खुद को ज़हनी तौर पर तैयार कर लें। जल्द से जल्द पप्पू और पप्पा से बात कर लें। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़। ज़रार ने अपनी असली मगरूराना अंदाज में बात की और अपने वालिदैन को मुश्किल में झोंक कर मज़े से कमरे से निकल गया। जन्नत तो ज़ूबी लॉन्च में नहीं थे, इसलिए डायरेक्ट ज़ूबी के रूम की तरफ बढ़ा। ज़ूबी मुझे चाय चाहिए, जाओ बना कर लाओ। ज़रार ने आज सीरियस होने की इंतहा कर रखी थी। जो थोड़ी देर पहले जन्नत के साथ सलाम दुआ करते वक्त बहुत लहजे में पोलाइटनेस थी, अब वो बिल्कुल ही गायब हो चुकी थी।
जन्नत तो जन्नत ज़ूबी का भी दिल दहल गया। जी अच्छा, अब लाती हूँ। ज़ूबिया ये कहकर वहाँ से खिसकने लगी तो जन्नत भी इसके पीछे चल दी। तुम किधर जा रही हो? मैंने सिर्फ ज़ूबिया को जाने का बोला, तुम्हें नहीं। इसकी गंभीर आवाज़ और ऊपर से इतना दहशतनाक लहजा, जन्नत अच्छी खासी सहम गई थी। तुम अभी तक यहाँ क्यों खड़ी हो? कोई काम है तुम्हें? मैंने कोई काम कहा है ना तुम्हें मैंने। और सुनो, मेरे रूम से निकलने से पहले तुमने अंदर नहीं आना, मैंने बात करनी है जन्नत से। ऐसे ज़ूबी को झड़का। ज़ूबी तो बिजली किसी तेज़ी से वहाँ से गायब हो गई, इसे पीछे रह गई। जन्नत, जिसका खौफ के मारे बुरा हाल था, इधर आओ, बैठो, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। ज़रार ने अब ज़रा हल्के लहजे में जन्नत का हाथ पकड़कर अपने साथ बैठ के किनारे पर बैठाते हुए कहा। जन्नत इसके बेइंतहा खौफ के मारे मज़ाहमत भी नहीं कर सकी, इसलिए खामोशी से इसकी बात मान गई। अब जो भी मैं तुमसे सवाल करूंगा तुमने बिल्कुल सच्चे जवाब देनी है, ओके? बिल्कुल सच, क्योंकि मुझे बिलावजह के झूठ से झूठों से नफरत है। ज़रार ने आवाज़ हल्की और लहजा थोड़ा संजीदा रखा। इसने जन्नत का हाथ अभी तक अपने हाथों में पकड़ा हुआ था। जन्नत की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो अपना हाथ छुड़ा सकती। ओके, पूछे क्या पूछना है? इसने डरते डरते मुंह से हल्की सी आवाज़ निकाली। तुम मुझे ये बताओ कि एहसन में तुम्हें ऐसा क्या नजर आया था कि लम्हे की भी देर किए बगैर तुमने इसके लिए हाँ बोली? ज़रार की तेज़ नज़रें बखूबी जन्नत के फेस एक्सप्रेशंस को जांच रही थी। ज़रार की इस बात पर जन्नत का डर कुछ कम हुआ और वो एकदम तलमला कर रह गई। इसे समझ नहीं आता कि ये बंदा बार बार इसे एहसन का हवाला देकर आखिर जताना क्या चाहता है। वसीयत से ज़रार के सवाल पर लबदिंजे से देख रही थी। जन्नत, मैंने कुछ पूछा है तुमसे। अंदाज नरम पर तो टोकता। ज़रार भाई, मैंने इसमें वही देखकर फ़ौरन हाँ की थी जो आपने इसमें देखा था, जो देखकर आपने मेरे पेरेंट्स को इसके लिए कन्विंस किया। जन्नत ने खुद को मजबूत करते हुए बिना डरे तड़क कर जवाब दिया। ज़रार को इसके अंदाज पर हंसी आई, लेकिन इसने फ़क्त मुस्कुराने पर इक्तफा किया। इसके मुस्कुराने से जन्नत तो और सुलग रह गई थी। अच्छा, मतलब तुमने मुझ पर भरोसा करते हुए हाँ की। आई लाइक इट। लेकिन अब मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। एहसन से शादी मत करो, तुम्हारे लायक नहीं है। मुझसे गलती हो गई क्या? ज़रार ने हत्तुल मकदूर अपने लहजे को शाइस्ता रखा। रेफ़र की इसने मैंने इसे तुम्हारे लिए रेफ़र किया, लेकिन इस मगरूर शख्सियत के अंदाज से जन्नत के तहक्कुम साफ वाज़ेह था। जन्नत को इसका ऐसे हुक्म देना बिल्कुल पसंद नहीं था। ओह, आप किन खुश फहमियों में रहते हैं? मैंने आप पर कोई भरोसा नहीं किया, ना ही आपका कहा माना है। कहा मेरे लिए कोई मायने रखता है और ना ही आप मेरे लिए कोई मायने रखते हैं, समझे आप? जन्नत ने बाकायदा इसकी हुक्मतूली की। वो जताने की कोशिश करी थी कि ज़रार जुनैद जन्नत के लिए कोई अहमियत नहीं रखता। इसका ज़रार के सारे साबका रवैयों से दिल दुखा था, इसलिए वो इसकी कोई बात नहीं माना चाहती थी। और वैसे भी 2 हफ्तों में इसकी शादी होने जा रही थी। वो अपनी शादी किसी भी ऐसे कहने पर भुलाकर एकदम से इनकार थोड़ी कर सकती थी। दुनिया के कुछ असूल ज़ाबित होते हैं जिन्हें फॉलो करना सब पर लाजिम होता है, पर ज़रार को इस सब की परवाह कहाँ थी। इसने जिद बांध ली थी कि अब बस एक ही बात मालूम हुई थी कि इसे हर सूरत हाल पर अपनी जिद पूरी करनी है, इसे जल्द अज जल्द जन्नत को अपनाना है। जन्नत का बिला खौफ इस तरह इसके हुक्म के खिलाफ जाना और ये जताना कि ज़रार जुनैद इसके लिए बिल्कुल गैर अहम है। ज़रार को अंदर तक सुलगा के इसकी सारी शाइस्तगी, सारी नरमी भाप बन कर रही थी। जो भी है, लेकिन तुम ये शादी नहीं करोगी। ज़रार अच्छा खासा मुश्किल हुआ था। मैं ये शादी करूंगी और एहसन से ही करूंगी। मैं देखती हूँ कि मुझे कौन रोकता है और भला मैं कोई क्यों कि इससे शादी से इनकार करूँ? कोई वजह, कोई रीज़न? जन्नत ने भी इसी का अंदाज़ अपनाया। मैंने कहा ना कि तुम ये शादी हरगिज़ नहीं कर सकती हो। तुम्हें वजह जानी है तो सुनो। ज़रार जुनैद तुम्हें अपनाने की ख्वाहिश रखता है। ज़रार ने गर्दन अकड़ा कर जन्नत पर एकदम और बम फोड़ा। जन्नत बिल्कुल साथ होकर ज़रार को तक रही थी। इसकी बात जन्नत के दाएं बाएं से गुजर गई। इसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि ज़रार अपने मुंह से खुद कह रहा है। उफ, इन लफ्ज़ों का तो उसने बरसों इंतजार किया था, पर अब ज़रार ने ये लफ्ज़ कहे भी तो कब? अब तो वो अपने जज्बात का ज़रार से मुंसलिक हर सिलसिला तोड़ चुकी थी। और ज़रार का लहजा वो भी तो इस लायक ना था कि जन्नत इस ख्वाहिश को बखुशी पूरा करने की हामी भर लेती। जन्नत ने बहुत मुश्किल से खुद को ज़रार के कहे लफ्ज़ों के सहर से निकाला। ज़रार के इस जवाब का मुंतज़िर था। इसकी आंखों में आंखें डाली इसके जवाब का इंतजार करता। मुझ पर जोर ज़बरदस्ती का कोई हक नहीं रखते। मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। एहसन मेरे लायक हो या ना हो, मैं शादी से ही करूंगी। जन्नत ने बहुत हिम्मत से ज़रार के प्रपोजल का इनकार किया। यह इनकार ज़रार के तवक्को के ऐन मुताबिक था, पर इसी ये उम्मीद नहीं थी कि जन्नत इस कदर डिग्रेड करने वाले अंदाज में इनकार करेगी। बेशक वो कुछ ऐसा ही जवाब एक्सपेक्ट करा था, मगर फिर भी जन्नत का इस रिजेक्ट करने से अंदर तक सुलगा गया। वजह जान सकता हूँ? ज़रार की आवाज़ गुस्से की शिद्दत से सख्त हो गई थी। मुझे आपसे नफरत है, आपके हर अंदाज से नफरत है। आपको किसी की इज्जत करना नहीं आती, आप किसी का लिहाज करना नहीं जानते। तो आप बताएं कि कोई आपके से शादी करना चाहेगा? जन्नत का ज़ब्त टूटा था। जन्नत को इसकी जो आदतें तकलीफ पहुंचा रही थी, इसने बगैर डरे इसके सामने कह रही थी, क्योंकि इस वक्त वो रो रही थी। और रोते हुए जन्नत अपना हर गिला, हर शिकायत ना चाहते हुए भी बोल दिया करती थी। गिला अपनी जगह पर, अपनी मोहब्बत से मुकरने का दुख, अपनी चाहत से इनकार की अजियत से इसे रोने पर मजबूर किया। वो नजर झुकाए बिलक बिलक कर रोने लगी। इन्हें देखो मेरी तरफ, क्या कहा तुमने? तुम्हें मुझसे नफरत है? मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो या खुद से? ज़रा ने हाथ बढ़ाकर अपनी शहादत की उंगली से इसकी थोड़ी ऊंची की और इसके चेहरे का रुख अपनी तरफ किया। मतलब क्या है आपका? मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे सच में आपसे नफरत है। सुना आपने? इसे सिसकियां भरते हुए तोड़ तोड़ कर जुमला मुकम्मल किया। ज़रार को इसकी बेवजह रोने से खौफ तो रही थी। जन्नत, मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे सिर्फ सच सुनना है और तुम होकर झूठ पर झूठ बोली जा रही हो।
और ये बताओ फजूल में रो क्यों रही हो? मैंने अभी तक तुम्हें कुछ ऐसा तो नहीं कहा कि तुम अपनी आंखों के दरिया बहाने लग पड़ो। ज़रा ने कुछ तंबी करते हुए इसके इस बेवजह रोने का भी सबब मालूम किया। अब जन्नत क्या बताती कि किस बात पर इसे इतना रोना आ रहा है। अपनी चाहत से मुकरने की तकलीफ भला कैसे वो इससे शेयर कर सकती थी। ज़रा ये देखें मेरे जुड़े हुए हाथ, प्लीज़ मेरे लिए कोई आजमाइश खड़ी ना करें। मैं अगर आपको हाँ कह भी दूँ तो अब कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं हाँ कहूँगी तो मेरी इज़्ज़त है, मेरे माँ बाप की इज़्ज़त दो कौड़ी की हो जाएगी। इसे ज़रार के तेवर अच्छे नहीं मालूम हो रहे थे। वो बेबस तो थी ही, इसलिए अब मिन्नतों पर उतर आई थी। मैं आजमाइश में डाल नहीं रहा बल्कि निकाल रहा था। मैंने इज्जत बचानी चाहिए थी। अब अपना इनकार याद रखना। शादी तो तुम्हारी मुझसे ही होगी, ये बात अपने जहन में रखना, अपने अल्फाज भी याद रखना। तुम्हें मुझसे नफरत है ना, तो नफरत ही सही। ज़रा ने दिल दहलाने वाले लहजे में जन्नत को धमकाया। मतलब क्या है आपकी इस बकवास का? मैंने कहा ना कि आप मुझ पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, तो फिर आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपसे शादी करूंगी? जन्नत ने दान भींचते हुए इस धमकी का असर ज़ाहिर किया और अपनी तहकीर हमें इस रिजेक्शन से ज़रार को मज़ीद मुश्किल किया। मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा। वो क्या है ना कि एहसन किसी और से निकाह कर चुका है और किसी को अपनी और माँ बाप की इज्जत और शोहरत बचाने के लिए किसी से शादी करना पड़ेगी। ज़रा ने इसी के अंदाज में जवाब दिया। इसकी नज़र जन्नत के चेहरे से भटकती हुई इसकी गर्दन तक गई। वहाँ इसे इसके गले में बेढंगे तरीके से लिपटे स्कार्फ के नीचे से अपना दिया पेंडेंट दिखाई दिया। क्या कह रही थी तुम? तुम्हें मुझसे नफरत है मोहतरमा? तुम बहुत बड़ा झूठ बोलती हो। ये कहते हुए इसने हाथ बढ़ा के इसका स्कार्फ गले से हटाया था कि जन्नत इसे रोक ना पाई, पर वो इसकी हरकत पर बुरी तरह उछली थी। इसका हमला इतना कोई ये क्या बदतमीजी है? जन्नत ने गुस्से से कहा। ज़रा इसके करीब हुआ। जन्नत को अब इससे खौफ महसूस हो रहा था। ज़रा प्लीज़ दूर हो मुझसे। जन्नत ने इसे मजीद करीब आता देखकर इसके सीने पर अपने दोनों हाथ रखकर धकेलने की कोशिश की। इसकी सांसों की बेतरतीबी तेज़ी बढ़ती जा रही थी। इसके दूर धकेलना और मना करने के बावजूद ज़रा ने एक अनसुनी की और इसके इंतहाई करीब आकर वह इस पर झुका और अपने दोनों हाथ इसके गर्दन के पीछे ले जाकर पेंडेंट का हुक खोला और इसे दूर हुआ। इसके दूर होने पर जन्नत की सांसें बहाल हुई। ज़रार की इस हरकत पर वो बहुत नर्वस हो गई तो गुस्सा भी। मैं जानता हूँ जन्नत बीबी कि तुम किससे को और कितना चाहती हो। फिलहाल इस पेंडेंट पर तुम्हारा कोई हक नहीं, बिल्कुल मेरे बाकी तोहफों की तरह। ज़रार ने पल भर में इसके झूठ पर अपनी बेतबारी इस पर जता दी, जैसे वो सब जानता हो कि इस जन्नत इसके मतलब क्या महसूस करती है। ये जन्नत हैरान और परेशान हो कैसे देख रही थी इसे बाकी तोहफों वाली बात कैसे पता चली, और वह ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे इसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। वो इतनी शर्मिंदगी हो रही थी ज़रार के सामने। ज़रार इसकी शर्मिंदगी से बहुत महसूस हो रहा था। ये पेंडेंट अब तुम्हें तब मिलेगा जब तुम ये इस गधे की पहनाई हुई इस रिंग को इससे वापस कर दोगी। ज़रार के लहजे में थोड़ी जलसी दर आई थी, पर जन्नत तो इसकी कोई बात सुन ही नहीं रही थी। इसके दिमाग में तो ज़रार की यही बातें घूम रही थी कि मैं जानता हूँ जन्नत बीबी कि तुम किसको और कितना चाहती हो। एहसास शर्मिंदगी से इसका दिल चाह रहा था कि ज़मीन फटे और उसमें समा जाए। बहुत मुश्किल और नदामत का बायस होते हैं मोमेंट्स। गैरतमंद और बाइज़्ज़त लड़कियों के लिए ऐसे। ज़रार जानता था कि वह इससे मोहब्बत करती है और वो समझती थी कि इससे शायद इसकी फीलिंग्स का कोई अदराक नहीं है। ज़रार अपनी बात मुकम्मल करके वहाँ से उठा। जन्नत ने यहाँ वहाँ नजरें घुमाई। अपना हैंडबैग नज़र आने पर इसने फ़ौरन उठाया और भागती हुई ज़ूबिया के रूम से निकलकर बाहर के दरवाजे की तरफ बढ़ी। ज़ूबी चाय का कप लेकर ज़रार के पास खड़ी थी, पर बैठा था काउच पर बैठा था जो सबका सुकून बर्बाद करके खुद मज़े से अपनी टांगें लंबी करके लाउंज में। ज़ूबी ने जन्नत को बाहर की तरफ जाता देखकर चाय जल्दी से ज़रार को पकड़ाई और लपक कर जन्नत की तरफ इसकी आवाज़ें देती बढ़ने लगी। रुको मत जाओ इसके पीछे, जाने दो इसे। ज़रार के कीमा अल्फाज ने इसके कदम रोके। पर क्यों भाई, आपने क्या कहा है इसको? ज़ूबी ने अपने भाई के बिगड़े तेवरों को मज़ीद बिगड़ कर देखा। मुझसे फजूल बहस मत किया करो और ना करो। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अपनी मर्जी से निकल कर जा रही है तो इसलिए तुम इसे जाने दो। ज़रार ने बेतासुर होकर कहा। वो समझ गया था कि जन्नत अपने दिल का राज खुले होने पर शर्मिंदा होकर वहाँ से गई है। वो इसलिए इसे वहाँ ज़बरदस्ती नहीं रोकना चाहता था। पर भाई आपको शायद नहीं पता कि इसे अकेले घर में बहुत डर लगता है, और ऊपर से अभी रात का वक्त है। वो तो डर डर के मर जाएगी। भाई आप भी ना बहुत ही खड़ूस इंसान है। मैं जा रही हूँ उसे ऊपर वापस लाने। सूबी गुस्से में कहती लाउंज के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी जहाँ से जन्नत कप की बाहर निकल चुकी थी। रुको। ज़रा ने चाय का कप टेबल पर रखा। लपक के इसका बाजू पकड़ कर रोका। तुम्हारा अकेले घर से क्या मतलब था? ज़रा ने चौंक कर पूछा। वो पप्पू और फूफा जन्नत के ताया चचा वगैरह की तरफ गए हुए हैं, इन्हें जन्नत की शादी का इन्विटेशन दे दे, इसलिए वो शादी पर अकेली, इसलिए वो घर पर अकेली थी और पप्पू रात के लिए से हमारे घर छोड़ कर गई नहीं। पर आप इतने बदतमीज़ है कि इसे लेकर घर से भगा दिया। ज़ुबिया हद दर्जा परेशान हो गई थी और इस परेशानी में वो ज़रार पर चढ़ दौड़ी। ओह अच्छा तुम रुको, फिर मैं लेकर आता हूँ। ज़रार भी थोड़ा परेशान हुआ था। ओह अच्छा तुम रुको फिर। वो अपनी बात कहता गार्ड से बाहर निकल गया। जन्नत से बाहर नहीं नजर आई थी। शायद वो इस स्ट्रीट से निकल चुकी थी। ज़रा तेज़ कदम बढ़ाता जन्नत के घर के जाने पर चल रहा था। अभी वो दूसरी स्ट्रीट से तक ही आया था कि सामने का मंजर देखकर इसका खून खोल गया। गुस्से से एकदम इसका चेहरा सुर्ख होने लगा। रात की तारीकी मध्यम स्ट्रीट लाइट का फायदा उठाते हुए 4 आवारा लड़के जन्नत को घेरे में लिए हुए थे। इनमें से 2 बाइक्स पर सवार लड़के मुसलसल कमीनगी से हंस रहे थे और बाकी 2 जन्नत के इर्द गिर्द मंडाते हुए इसे छेड़ने में मसरूफ थे। जन्नत का खौफ के मारे बुरा हाल था। आंसू तो वैसे इसके पलकों पर ठहरे रहते थे, जिन्हें
बस मौका चाहिए होता था बाहर निकलने का। सो वो रोते हुए अपनी खौफ से लरसती आवाज़ में इन्हें दूर रहने का बोल रही थी। ये तो शुक्र था कि इन खबीसों ने अभी तक इसे छुआ नहीं था। वो सिर्फ ज़ुबानी कलामी छेड़छाड़ से काम ले रहे थे। इन 4 लड़कों की पोजीशन कुछ ऐसी थी कि वो ज़रार को देख नहीं पाए। ज़रार ने भी तेज़ी से आगे आके इनमें से एक लड़के के पीछे आके इसकी शर्ट से पकड़ कर खींचा और हाथ घुमा के एक मजबूत मुक्का इस लड़के के जबड़े पर मारा। ज़रार के अचानक हमले पर वो अपना बचाव नहीं कर पाया। नतीजतन इसके सामने एक दांत भी टूटकर बाहर आ गया। बाइक्स पर सवार लड़कों ने ज़रार के बिगड़े तेवर देखकर फ़ौरन से पहले बाइक स्टार्ट की और जन्नत को ज़रार की तरफ धक्का देकर अपने साथी को खींचा। चारों के चारों सेकंडों में वहां से गायब हो गए। इस लड़के के अचानक धक्का देने पर जन्नत का तवाज़ुन बुरी तरह बिगड़ा था और वो पर वक्त ज़रार की शर्ट ना जगड़ती तो यकीनन गिर जाती। ज़रार ने भी इसे अपने बाजू के साथ में लेकर सहारा दिया। तब उसका एहसास मिलने पर ही जन्नत भी इसके सीने से लगी मुसलसल सिसकियां भरी थी। ज़रार ने अपने गुस्से से जल्दी नजरों से नबाशों को जल तक होने तक देखा और बेजन्नत की तरफ मतवज्जा हुआ। इसने आस्की से खुद से अलहदा किया। जन्नत कुछ भी नहीं हुआ, चले गए वो लड़के, चलो प्लीज़ रोना बंद करो, चलो मेरे साथ। ज़रा ने बहुत प्यार और लिहाज से इसे मुखातिब किया। जन्नत इसके बोलने पर होश में इसे थोड़ी देर पहले ही ज़रार से हुई तमाम गुफ्तगू याद आई और अब यूं इन बदतमीज लड़कों की वजह से ज़रार के इतना करीब आना पड़ा। अब तो इसका शर्म और नदामत से मजीद बुरा हाल था। इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो ज़रार से नजरें मिला सके। ज़रार की हालत समझ सकता था। इसने दोनों कंधों से इसे थामा था। लिसन जन्नत, कुछ नहीं हुआ, डोंट बी अशेम्ड, तुम्हारी गलती नहीं थी। आई नो कि तुम जानबूझकर मेरे सीने से नहीं लगी। अब ख्वाम खा शर्मिंदा मत हो, चलो मेरे साथ घर। ज़रा इसे बहुत एहतराम से डील कर रहा था। वो कहीं से भी पहले वाला बदतमीज आदमी नहीं लग रहा था। जन्नत को इसका मीठा लहजा चुभ रहा था। इससे अब इस पर गुस्सा आ रहा था कि इसकी वजह से सब हुआ था। अगर वो आज ना आता तो न जाने क्या हो जाता। जन्नत ने सुलग कर इसके दोनों हाथों एक झटके से इसे अपने गंदे से हटाए। कोई ज़रूरत नहीं है आपको इतना मीठा बनने की, आपकी की कोई चाल होगी ना। जानबूझकर आपने मुझे नादिम किया, घर से निकलने पर मजबूर किया, अब ऐन वक्त पर यहाँ हीरो बनकर पहुंच गए हैं। ज़रूर ये कमीने भी आपने ही किराए पर मंगवाए होंगे। बहुत बहुत बदतमीज़ हैं हम। पर सुन लें कि आप ज़िद्दी हैं ना, तो मैं भी आपसे भी ज़्यादा ज़िद्दी बनकर दिखाऊंगी। जन्नत इज़ रिजेक्टिंग ज़रार, जन्नत हैज़ रिजेक्टेड यू एंड जन्नत विल नेवर मैरी यू। जो मर्जी कर ले, मैं किसी सूरत आपसे शादी नहीं करूंगी। जन्नत के मुंह में जो आया था वो बगैर सोचे समझे बोली जा रही थी। हस्बी आदित इसने रोते हुए अपनी जुबान के जोहर दिखाए। अब ये बेचारी के ताज़ा तरीन पढ़े गए नावल का असर था। इसने इस हादसे नुमा वाक़े को ज़रार की सोची समझी स्कीम करार दी थी। ज़रार पहले तो हैरान होकर अपने पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात बड़ी नमाक से सुना था। इसे अंदर ही अंदर हंसी भी आने लगी कि शेख चिल्ली की मुरीद पता नहीं क्या क्या उल फुल बोल रही है। लेकिन बाद में जन्नत की रिजेक्शन वाली बात इसने तो ज़रार की सारी खुश अखलाकी कहीं गायब कर दी। जन्नत, तुम अपनी फजूल धमकियों पर पछताओगी, अब ज़्यादा बकवास नहीं करो और घर चलो। ज़रार ने गुस्से से और धौंस जमाया और कहता आगे की तरफ चलने लगा। जन्नत ने इसकी बातों को एक कान से सुना और दूसरे से निकाला और ज़िद्दी बनते हुए अपने ही घर की तरफ चलती डायरेक्शन में चलती हुई नजर आई। अपोजिट ज़रार ने पीछे मुड़कर देखा तो इससे जन्नत साहिबा बड़ी शान से ज़रार ने गुस्से से दांत मींच लिए और तिलमिलाता हुआ इस तक पहुंचा। तो मैं एक बार में कही हुई बात समझ में नहीं आती है, वहाँ कहाँ जा रही हो? मैंने अपने घर चलने को बोला था। ज़रार का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। इग्नोरेंस और ऊपर से जन्नत के अंदर तक चल कर रह गया था। जन्नत इसकी बात का जवाब तक देने की मूड में नहीं थी। जन्नत, बहुत आजमा लिया तुमने मेरा सब्र, अब मुझे ब्लेम मत करना। ज़रार ने जन्नत पर अपनी दहशत बढ़ाई और ये कहते हुए इसे अपनी गोद में उठा लिया। जन्नत तो बुरी तरह मचल गई। इसे ज़रार से कत्तन ऐसी कोई भी तवक्को नहीं थी। जन्नत ज़रार के कंधे के पिछली तरफ मौजूद अपने एक हाथ से अपना हैंडबैग मजबूती से पकड़े, दूसरे हाथ से ज़रार के सीने पर मुक्के मारती खुद को छुड़ाने की कोशिश करी थी। ज़रार भाई छोड़े मुझे, नीचे उतारे। मैंने कहा नीचे उतारे मुझे, आप बहुत बदतमीज़ है। अगर अभी जूबी मेरी जगह होती तो तब भी आप ऐसा करते। जन्नत की आंखें फिर से बनने लगी थी। हाँ बिल्कुल, मुझे ढीठ लड़कियों को इलाज करना आता है। अब तुम खामोश और अपने हाथ चलाना बंद करो। ज़रार ने अपनी असली दिल चलाने वाली लहजे में कहा। उफ अल्लाह, मैं अब मैं क्या करूं? जन्नत ने दिल में सोचा। ज़रार भाई आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे नीचे उतारें। अब मैं आपकी किसी बात पर जिद नहीं करूंगी। आई एम सॉरी, प्लीज़ नीचे उतारें। जन्नत अब मिनटों पर उतर आई थी। इसे अंदाज़ा हो गया था कि इस झीट से जिद लगाना इसकी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ज़रार ने इसे एकदम नीचे उतारा पर इसने जन्नत की मिनटों पर नीचे नहीं उतारा था। इसके दाएं जानिब एक कार 2 सेकंड्स के लिए आकर रुकी थी, फिर आगे की तरफ जन से बढ़ गई और कार किसी और की नहीं बल्कि एहसन की थी। एहसन और खाला ने जन्नत को इसकी गोद में देख लिया था। जन्नत का रुख भी ऐसा था कि वह इन दोनों को अच्छी तरह देख चुकी थी। अब सही मानों में इसके उसान खता हुए थे। पैरों तले ज़मीन निकलना क्या होता है वैसे अब पता चला था। दरअसल ज़रार ने एहसन को अपने घर खाला को लेकर पहुंचने का बोला था। इसे सब्र नहीं हो रहा था। वो जल्द से जल्द जन्नत के एक साथ एंगेज होना चाहता था। इसने सोचा था कि यहाँ तीनों घरों के बड़ों के सामने वो एहसन मिलकर इसका निकाल डिक्लेयर करेंगे और मामला जहाँ बिगड़ेगा वहीं संभाल लेंगे। पर इसे बाद में पता चला कि इसके पुप्पो और पुप्पा तो है ही नहीं घर पर। और अब खाला ने जिस हालत में जन्नत को इसके साथ देखा था, इससे ज़रार का तो फ़ायदा ही होना था। पर जन्नत वो बेचारी तो गई अपनी इज्जत से। ज़रार अपनी खाला को अच्छी तरह जानता था कि वह किस कदर शक्की खातून है। इस वाली से जन्नत की फिक्र होती वो भला कैसे इसकी इज्जत पर उठता हर्फ बर्दाश्त कर सकता था। बेशक वो जन्नत को हासिल करना चाहता था, पर इस हसूल के दौरान इसका जन्नत के किरदार पर कोई कीचड़ उछालने का कोई इरादा नहीं था।
सेंसिटिव। वो जानता था कि वो लड़की सेंसिटिव है अपने कैरेक्टर को लेकर। कितनी जन्नत वहीं पर साथ खड़ी ज़रार को पुरशिकवा निगाहों से घूर रही थी। ज़रार की सॉरी कहने की भी हिम्मत नहीं हुई। वो खामोशी से घर की तरफ बढ़ा। जन्नत डरते कांपते इसकी पैरवी करने लगी। वो दोनों घर पहुंचे तो एक क़यामत के इनके मुंतज़िर थी। इतनी सी देर में खाला ने सब अहले खाना को लॉन्च में जमा किया। क़यामत का सा माहौल बना दिया था। इतनी सी देर में खाला ने सबको जमा कर दिया था। खाला की नज़र इन दोनों पर पड़ी थी कि इनके इल्ज़ाम तराशों में मजीद तेज़ी आ गई। ये देखो ज़ैनब, देख लो अपने लाडले को, कैसे मेरे होने वाली बहू को गोद में उठाए पे रहा था। और बहू तुम ही कुछ लिहाज कर लेती, तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसे पुराने मर्दों को गोद में चढ़ते हुए। खाला ज़बान को लगाम लगाए बगैर बोलती जा रही थी। जन्नत की तो हालत बुरी हो रही थी। वो बेचारी सर झुकाए मुजरिमों की तरह सहमी भी खड़ी थी। ज़ुबी इसके पास आकर खड़ी होगी, कंधा तपतपाकर दिलासा दे रही थी कि घबराओ मत, रिलैक्स रहो। पर वो भला कैसे रिलैक्स रहकर साख्त रहती। ज़रार के वालिद वालदा कच्चा चबा जाने वाली नज़रों से इसे घूर रहे थे। सिर्फ आपको न समझी से कभी पप्पू की शक्ल देखता तो कभी ज़रार और जन्नत को। मैंने तो इतने शौक से आई थी यहाँ। मैं तो एहसन ने बताया था कि बहू इधर आई हुई है और ये मिलने की जिद कर रहा था तो मैं चली आई। पर यहाँ तो यशियाँ की जा रही हैं, वो भी खुले आम रोडों पर। इसके वालिदैन किधर है? मैं अभी के अभी ये रिश्ता खत्म कर दी। भाड़ में चाहिए लड़की इसी बेहया को मुझे अपनी बहू नहीं बनाना। खाला जी तो आउट ऑफ कंट्रोल भी हो गई थी। बस खाला बस बहुत हो गया, आप अपनी बुजुर्गी का लिहाज ही कर लें। कैसी फजूल बातें कर रही हैं, जन्नत की तो कोई गलती नहीं थी। ज़रार गुस्से से दहाड़ा। इससे जन्नत की मजीद इंसल्ट बर्दाश्त नहीं हुई थी और अपने लिए कोई बकवास सुनने का ज़र तो वैसे भी नहीं था। ज़रा बकवास बंद करो, तुम अपनी इतने बदतमीज़ कैसे हो सकते हो तुम? जुनैद साहब ने अपनी करारी आवाज़ में ज़रार को लताड़ा। पापा आप खाला को भी देखें क्या कुछ कह रही हैं वो। ज़रार ने तिल मिलाते हुए कहा, और खाला जानी आप इतने उल्टे सीधे जो फतवे जा रही हैं ना अपने साहबजादे को, तो पूछें कि किस मकसद के तहत आपको यहाँ लाया है। आपके इल्म में लाए बगैर अपने पसंद से निकाह कर चुके हैं। आपसे पहले ही आपकी पसंद की हुई लड़की को रिजेक्ट कर चुका है। अब आप अपने बच्चे पर कौन सा फतवा लगाएंगे? और जन्नत की दौलत हड़पने की आड़ में जो आपने ये रिश्ता किया था ना अपना, अच्छा हुआ के तोड़ दिया, वरना हमारी जन्नत इतनी गिरी भी नहीं है कि हम आप जैसे शकी और लालची लोगों के हाथ में दे देते। मशहूर ज़माना बदतमीज़। ज़रार ने बड़ी मुश्किल से अदब के दायरे में रहकर बात करनी चाहिए थी, पर आखिर को वो बेताइशी बदलिहाज था। कब तक अदब के दायरे में रहता? लिहाजा वो इस दायरे से निकल कर बदतमीज़ी पर उतर आया। खाला को तो एक जोरदार झटका लगा। एहसन ज़रार ये क्या कह रहा है? खाला बाकी बात एक तरफ रखकर एहसन की निकाह वाली बात पर तिलमिलाई थी। जी मम्मा सही बोल रहा है ज़रार भाई, मैं सादिया से निकाह कर चुका हूँ। जन्नत बहुत अच्छी है, पर मैं सादिया क्या ना तो मुझसे किसी प्रेशराइज किया तो मुझे पसंद, किसी प्रेशराइज को पसंद, किसी तो फिर मुझसे किसी को पसंद करता, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। अगर आपने या किसी ने भी अब मुझे प्रेशराइज किया तो मेरे से अच्छा है कि तो मत रखिएगा। मैं जा रहा हूँ, कार में आपका वेट कर रहा हूँ। आप बात फाइनल कर लें, मामला तय कर लें और इन लोगों से माजत करके बाहर आ जाइएगा। ऐसे ने अपनी मम्मा को अच्छा खासा हल्का कर दिया था। अभी जो बढ़ कर ज़रार और जन्नत की कर्जदार कृषि कर रही थी, वही अपने बेटे के हाथों बेइज्जत हो के रह गई थी। अब कहने सुनने को बचा ही क्या था, हर बात क्लियर थी। सो वो बीच बेचुदाव खाती हुई, गुस्से से बल खाती हुई बाहर की तरफ चलती थी। अब एहसन की गिलास जो लगनी थी इसका लहदा साफ था। जुनैद साहब थक कर वहीं सोफे पर गिरने वाले अंदाज में बैठे और फिरजान साहब को फ़ोन लगाकर सारी बात बताई। फिरजान साहब का तो वहीं भी पीछे उठ कर गया था। या अल्लाह, पर अल्लाह का शुक्र था कि इनका कोई नुकसान नहीं हुआ। अभी तक वो जन्नत के ददियाली घर तक पहुंचे नहीं थे, क्योंकि इन्हें अपने घर से निकले हुए अभी 4 घंटे ही हुए थे, जबकि वहां तक का रास्ता 6 घंटों का ड्राइव पर था। उन्होंने वहीं से कार रिवर्स की अपने साथ बैठी राहिला बेगम को सारी कहानी बताई। इनका परेशानी से लगा बुरा हाल था। फिरजान साहब की फास्ट ड्राइविंग की बदौलत वो अगले 3.5 घंटों में ज़रार के घर पर थे। वहाँ सब लोग अभी तक जाग रहे थे। ज़ूबी जन्नत को अपने साथ अपने रूम में ले जाकर तसल्लियाँ दे रही थी। ज़रियाब भी इसके साथ बैठा रोती हुई जन्नत को चुप कराने की कोशिश कर रहा था, जबकि लाउंज में घर के सारे बड़े ज़रार बैठे मशावरत में मसरूफ़ थे। वहाँ बैठे सब लोगों को ज़रार पर बहुत गुस्सा था, पर क्या करते, आखिर ऑप्शन ज़रार ही था। सो इसके हक़ में फ़ैसला हुआ था कि निकाह 13 दिन की बजाय आज दोपहर में ही होगा। इनसिक्योरिटी पतन कौन सी थी? जुनैद साहब को क्या करने को बोला? 12 बज चुके थे, नया दिन शुरू हो चुका था। जुनैद साहब को तो जल्द से जल्द निकाह कराने की जल्दी थी, इसलिए उन्होंने आज ही के दिन निकाह कराने की तजवीज़ पेश कर दी थी। इन्हें अपने इस अजीब बेटे पर भरोसा नहीं था। ये ना हो कि बाद में इनकार करते हो, जन्नत अकेली रह जाए। इसी खर्चे के पेश नज़र जुनैद साहब ने आज ही निकाह कराने पर बजीद हुए। कुछ देर बहस के बाद बाहमी मशावरत से दोपहर 2 बजे निकाह तय पाया। तो ज़रार को भला क्या मसला होना था, इसकी तो उल्टा लॉटरी निकल आई थी। जन्नत भी जिस शौक से इस वक्त गुजर रही थी ना, बेचारी भी इनकार नहीं कर सकी। ज़रार की खाला के इल्ज़ामात पर अंदर ही अंदर खुद को मुजरिम महसूस कर रही थी। वो अपने मम्मा पापा के साथ ही घर वापस आई थी। इसने सारे रात रोते तड़पते गुजारी थी। तकदीर की ये अजीब खेल से बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो गुस्सा करना चाहती थी, इसे इनकार करना चाहती थी, पर इसे याद आया कि इसने तो अपना दिल मार दिया था। अब जो हो रहा था, जैसा हो रहा था, इसे वक्त और हालात पर छोड़ देना चाहिए था। दोपहर में बखैर आफियत निकाह हो गया था। फिरजान साहब के सीने से एक बहुत बड़ा बोझ टल गया था। जन्नत तो इन पर कतन कोई बोझ नहीं थी, पर इनकी अचानक शादी टूटने पर बदनामी का खौफ, रुसवाई का डर इनको बोझ बनकर रह गया था। आखिर को बाप था।
बच्चियों की तरह बाप की इज़्ज़त भी बहुत नाजुक ही होती है, इसलिए अच्छी लड़कियों को अपने से ज़्यादा अपने वालिद की इज़्ज़त और मर्तबे का लिहाज होता है। ज़रार की तो खुशी ही नहीं समेट रही थी। इतनी जल्दी से इसने जन्नत के हर चैलेंज और रिजेक्शन का मुंह तोड़ जवाब देने का मौका जो मिल गया था। गुजरी रात के तमाम वाक़यात का असर इस पर ज़ाहिर हो चुका था। शाम 5 बजे तक सब मेहमान जा चुके थे। जन्नत भी अपने रूम में थी। ज़ुबी की खिदमात लेते हुए ज़रार के रूम में गया। वहाँ वो मोहतरमा अपने निकाह का ड्रेस तब्दील किए कॉटन के एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ते और कैपरी पहने तौलिए से हाथ रगड़ते हुए वॉशरूम से निकल रही थी। जैसे इसे सबसे पहले खुद इसे जोड़े का बोझ उतारने की जल्दी थी। ज़रार को इसकी हरकत बुरी तो लगी पर वैसे इससे अच्छी भी लग रही थी। ज़रार इसके बेड पर बैठे जल्द जलाने वाली मुस्कुराहट के साथ इसकी तरफ उछाल गया। सरप्राइज! जन्नत इसको यहाँ देखकर इसे कुछ अच्छा नील महसूस हुआ। ज़रार को ऐसे अपने सामने देखकर ऊपर से सरा चल कुकड़े की मुस्कुराहट। जन्नत तो जो ताप खा कर रह गई थी। एक तो इसने दुपट्टा तक नहीं ओढ़ा था, ना ही कोई स्टॉलर लिया हुआ था। सुनो, ज़रार का ऐसे घूरना और सरार का ऐसे घूरना क्या मसला है आपको? क्यों मुझे मेरे रूम में बगैर इजाज़त के दाखिल हुए हैं? जन्नत ने एक बार फिर ज़ुबान चलाने की गलती कर दी। आ चुकी थी अब ज़रार से किसी भी किस्म की ज़ुबान दराज़ी की इजाज़त नहीं देने वाले। इसके अंडर आ चुकी थी ना। अब तो वह ज़रार क्या था जो अपनी जगह से उठा रूम अंदर से लॉक के जन्नत तक पहुंचा। मोहतरमा, मैंने तुम्हारी ज़ुबान दराज़ी बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब नहीं करूँगा। तुम ये यकीन कर लो कि अब तुम ज़रार जुनैद की बीवी हो। ज़रार की बीवी वही करेगी जो ज़रार कहेगा, समझी? ज़रार ने अपने अज़ली गंभीर लहजे में जन्नत की ठोड़ी को अपनी शहादत की उंगली से ऊंचा करके वार्न किया। जन्नत को इसका इतना करीब होना बुरी तरह खुल रहा था। ज़रा बेहतर होगा कि आप कुछ फासला रख कर बात करें। जन्नत अब इसके इतना करीब होने पर सहम गई थी। इसने अपनी सारी दीदा दलेरी को एक तरफ रख के आजिज़ी से कोई रिक्वेस्ट करने में ही आफियत समझी। क्यों फासला रखूं जबकि अब तुम पर मेरा हक है। ज़रार ने इसका हाथ पकड़कर इसे अपनी तरफ खींचा और ठहरे हुए लहजे में संजीदगी से पूछा। इस हक वाली बात पर तो जन्नत को पतंगा लग गया। कल का दिन इतनी आसानी से भूलने वाला थोड़ी था। जन्नत के अंदर से गुस्सा उबल कर बाहर निकला। ये क्या हक की रट लगा रखी है? कल जब आप मेरा हाथ पकड़कर मुझसे बात करे थे, मेरे बेटा हाशा करीब आकर मेरी गर्दन पर से पेंडेंट उतारा। अगर आपको चाहिए था कि बोल देते, मैंने कौन सा इनकार करना था? पर फिर बदतमीजी की तरह गोद में उठाना ज़रार, तब आपका कौन सा हक था? बोले। जन्नत तड़क कर बोली। इसे ज़रार की आदतों पर बहुत गुस्सा था। तो मैं कौन सा इतनी बड़ी बात है जो तुम इतना बिपर रही हो? कभी कभी हो जाता है ऐसा, और मैंने तो तुम्हें नहीं कहा था कि तुम मेरी बात ना मानकर मुझे गुस्सा दिलाओ। आराम से अगर मेरी बात मान लेती तो ऐसा ना होता। ज़रार ने अपना किया कराया इसी के ऊपर थोप दिया। इसे जन्नत के इस तरह गुस्सा होना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था और मूड इसका अलग का सत्यानाश हो गया था। ज़रार कितने ढीठ हैं आप, आपके लिए ये बड़ी बात ही नहीं है। मुझसे पूछे कि मुझे कितना गिल्ट फील हो रहा है। मैं कल से अब पहले अपने बहुत फ़ख्र से कह सकती थी कि मेरे किरदार पर किसी गैर मर्द की गुर्बत का दाग नहीं है, पर आपने मुझे मेरे सामने मुजरिम बना दिया। आपको अपनी खाला के अल्फाज भूल गए हैं? क्या कुछ कह कर गई थी वो? ज़रार, आपको ये बड़ी बात नहीं लग रही? मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। जन्नत हद से ज़्यादा सीरियस हो गई थी। इसे बुरी तरह रोना आ रहा था और कल से जो बात इसके दिल पर बोझ बनी हुई थी, जन्नत ने इसे ज़रार के सामने कहकर अपने दिल का बोझ हल्का किया था। रिलैक्स जन्नत, रिलैक्स। तुम क्यों गिल्ट फील कर रही हो? तुम्हारी गलती नहीं थी। इधर मेरी तरफ देखो। अब मैं तुम्हें ऐसी फजूल बातों की टेंशन लेता हुआ ना देखूं, समझी? ज़रार ने अपने लहजे को अतुल मकदूर सॉफ्ट रखा। अब इतना भी बदलिहाज नहीं था कि इस वक्त भी जन्नत की टांग खींचने में लगा रहता। इसे जन्नत का अपने करैक्टर के मुकाबले मामले में इतना एहसास होना बहुत अच्छा लगा था, पर जन्नत को अभी भी कोई तसल्ली नहीं हुई थी। ऐसी चीज़ों का एहसास खत्म होने में वक्त लगता है। इसका ये बेतुका गिल्ट वक्त के साथ साथ ही खत्म होना था। अच्छा, वैसे तुमने कल कुछ कहा था मुझे, ज़रार ने शरारत से कहा। इसका हल्का फुल्का दोस्ताना अंदाज देखकर जन्नत में ज़रा पुरसकून होकर और इत्मीनान से इसकी बातें सुनने लगे। क्या कहा था? जन्नत समझीद से पूछा। यही कि तुमने मुझसे किसी भी सूरत शादी नहीं करनी थी। अब क्या हुआ? इरादा कैसे बदला तुम्हारा? ज़रार ने मुस्कुराते हुए अपने एक हाथ की पर लिपटा जन्नत का फेवरेट वही पेंडेंट इसके गले में पूरे इस्तेकाक से बनाते हुए चलाने वाले लहजे में कहा। जन्नत वैसे तो ऐसे इसे रेजिस्ट नहीं कर रही थी, लेकिन इस बात पर इसे एक किस्म का पतंगा ही लग गया था। इसने ज़रार को हाथ से पकड़कर खींचा। ज़रार हाथ से तकाई, इसका लॉक खोला और बाहर की तरफ धक्का देकर करने वाले अंदाज में कवर करके अपनी शिकस्त को ज़रार को इसके अंदाज पर हंसी आ रही थी। अरे भाई, मुझे क्यों निकाला? ज़रार ने मुस्कुराती आंखों से शिकवा किया। आप है इसी लायक। और सुन ले, मैंने अभी आपसे शादी नहीं की, सिर्फ निकाह किया है। मैं अब भी अपनी बात पर कायम हूँ और आप अब मुझे तंग मत कीजिएगा। जन्नत ने उंगली उठाकर वार्न करने वाले अंदाज में तड़ी लगाई। वो दरवाज़ा थप से बंद करने लगी थी कि ज़रार का ध्यान इसके हाथ की रिंग की तरफ गया। इसकी सारी खुशी मिजाजी भड़क से उड़ गई। इसने अपने बाजू को जोर से दरवाज़ा बंद होने से रोका। इसके एकदम से बदलते तेवरों पर जन्नत भी सहम गई थी। इसने जन्नत का हाथ लेकर सख्ती से पकड़ा। तुमने अब तक इस गधे की बनाई हुई रिंग नहीं उतारी? ज़रार का गुस्सा सवा नेज़े पर था। इसने वहशियाना अंदाज में चपट कर इसकी उंगली से रिंग निकाली। चलो, अब खुद ही वापस कर दूंगा इसे। ये ज़रार अपनी बात कहता तनतनाता हुआ वहाँ से चला गया। जन्नत इसे बेड पर आकर बैठी और होले से कराते हुए अपनी उंगली से लाने लगी, क्योंकि वो साइड से थोड़ी छिल चुकी थी। इसे रह रहकर ज़रार पर गुस्सा आ रहा था। उफ खुदाया, मुझे भी इस नमूने से मोहब्बत होनी थी। इसने अपने आप पर से ही शिकवा किया। सुबह वो कॉलेज की तो ऐसे ही क्लास फेलोज़ के साथ कॉलेज के लॉन में बैठी थी। इसके पास बैठी राफिया, जिसे इसकी मंगनी की सबसे ज़्यादा खुशी थी, इसे जन्नत के हाथ से इसकी इंगेजमेंट रिंग गायब देखकर हैरत हुई। अरे जन्नत यार, तुम्हारी रिंग किधर गई है?
अरे लड़कियां अपनी स्पेशल रिंग उतारती थोड़ा ही है, कहीं तुमने गुम तो नहीं कर दिया। इसने नॉन स्टॉप एक ही सांस में सब कुछ कह दिया। इससे पहले कि जन्नत कोई बहाना बनाती, ज़ुबी मुंह फट इससे पहले ही हकीकत का ऐलान कर दिया। वो क्या है ना राफिया, जन्नत का निकाह हो गया है ज़रार भाई के साथ, इसने इससे वो रिंग उतार दी है। ज़ुबी का लहजा अच्छा खासा सुलगाने वाला था, राफिया को तो झटका ही लग गया। वो बेचारी दिल पर हाथ रखकर बैठ गई, पर चंद मिनटों में ही खबर सारे कॉलेज में फैल गई थी और फिर ज़ुबी को जगह जगह लड़कियों की टोलियां ज़ाहिर इज़हार अफसोस करती हुई नजर आई। कुछ लड़कियां जन्नत को कोस रही थी और कुछ का ज़रार से जज्बात की वाबस्तगी ये हाल था कि बेचारियां ज़रार के निकाह के गम में आंसू बहाने लगी। जो भी था, ज़ुबी बड़ी खुश थी। निकाह के बाद ज़रार ने जन्नत से कोई बात नहीं की। 13 दिन पर लगा कर ख़त्म हुए। आज शाम जन्नत और ज़रार की मेहंदी होनी थी, पर जन्नत ने एक उदम मचा रखा था। वो ज़िद्दी बनकर बस एक ही रट लगाई जा रही थी कि मैंने ज़रार से शादी नहीं करनी, मैंने ज़रार से शादी नहीं करनी। वो सुबह 8 बजे से लेकर अब तक यही रागल अपने लगी जा रही थी। इसकी मम्मा को तो परेशानी होने लगी थी, इसकी मम्मा तो परेशान होने लगी थी। ज़ुबी शाम 6 बज गए इसे पार्लर ले जाने के लिए लेने आई थी। इसकी पप्पो ने तो जन्नत के तमाशों के मतलब बताया जिसने सुबह से लगाए हुए थे। ज़ुबी एक नए सिरे से गुस्सा आया। वो पैर पटकती हुई जन्नत के रूम तक गई। उठो जल्दी से, रेडियो तुम्हें पार्लर लेकर जाना है। ज़ुबी ने खा जाने वाले नजरों से देखा, जो पता नहीं किस बात पर मुंह नीचे किए रोई जा रही थी। शायद इसका शौक था फजूल में हर वक्त रोने का। क्या मसला है तुम्हें ज़ुबी, इस टोन में क्या क्यों बात कर रही हो? और मैंने नहीं जाना पार्लर, मुझे नहीं करनी कोई मेहंदी और कोई शादी। जन्नत ने मुँह बसोरा। अब तुम्हें क्या मसला है जन्नत, क्यों तमाशा लगा रही हो? शुक्र करो अल्लाह ने तुम्हें खाला जैसी खरांड सांस से बचा लिया है, मनपसंद आदमी से निकाह हो गया, अब तुम्हें और क्या चाहिए? ना शुक्री लड़की। ज़ुबी ने जन्नत को झंझोड़ कर कहा। इसका दिल चाह रहा था कि वो थप्पड़ लगाए अपनी इस बेवकूफ़ सहेली प्लस भाभी को। ज़ुबी, मैंने इन्हें चैलेंज किया था कि मैं इनसे शादी कभी नहीं करूँगी। और दूसरा ये कि तुम्हारे इस अकड़ू भाई को ज़रा तमीज़ नहीं कि बीवी को कैसे ट्रीट करते, एक नंबर का जाहिल है वो तो, और वो मुझे थोड़ा सा भी पसंद नहीं करते हैं। ज़ुबी अपनी लाल होती नाक को रगड़ कर बताई, यार अभी तो इनके तुम्हारे साथ ऐसा कोई इंट्रैक्शन ही नहीं हुआ कि तुम इन पर इल्ज़ाम लगाओ कि वो तुम्हें अपनी बीवी के तौर पर सही से ट्रीट नहीं करते। ज़ुबी ने इसे कड़े तेवरों से घूरा। अच्छा, और तुम हमारी वो मुलाकात भूल गई हो जो तुमने ही ज़रार को मेरे कमरे में भेज कर कराई थी? बोलो। जन्नत अपनी आंखें सुगड़ कर कहा, कड़वे कुसेले मुंह को बनाकर कहा, तुम्हें किसने कहा कि मैंने भेजा? मैंने तो नहीं भेजा था। ज़ुबी एकदम बुखला कर लह गई थी। झूठ मत बोलो, अच्छी तरह मालूम है मुझे कि तुम अपने भाई की कितनी बड़ी चमची हो। चली जाओ यहाँ से, मैंने कोई पार्लर वाला नहीं जाना। जन्नत ने फाड़ खाने वाले अंदाज में कहा। ज़ुबी अपना समूह लेकर रह गई, लेकिन इससे परेशानी भी हो रही थी कि अब इस मोहतरमा को कैसे राज़ी किया जाए, वो अपनी इन तमाम तमाशों से बाज आ जाए। इसके दिमाग में एक आइडिया आया। अच्छा, अब मुझे समझ आई है कि तुम ये तमाशा इसलिए लगा रही हो ना ताकि भाई तुम्हें खुद आकर मना कर लेकर जाएं। कोई नहीं, मदद कर देती हूँ, तुम क्या याद रखोगी? ज़रार भाई वैसे भी बाहर कार में ही वेट कर रहे हैं, मैं भी बुला कर लाती हूँ। ज़ुबी अपनी तरफ से झूठी सच्ची कहानी बनाकर वो चलती हुई इस कमरे से बाहर निकली। इसे पता था कि इस वक्त सिर्फ ज़रार ही इसका इलाज कर सकता है। ज़ुबी के जाने के बाद जन्नत ने उठकर फ़ौरन डोर लॉक किया। 2 मिनट बाद ज़रार बाहर खड़ा दरवाज़ा नॉक कर रहा था। जन्नत ढीठ बनी दरवाज़ा ही नहीं खोल कर दे रही थी। ज़रार को भी इस पर गुस्सा आ रहा था। पप्पा इसके बिगड़ते तेवरों को देखकर परेशान हो रही थी। उन्होंने जल्दी से इसके रूम की एक इजाफी चाबी घर के तमाम चाबियों वाले बंच में से निकाल कर दी। ज़रार ने चाबी के हॉल में घुमाई और बाकी सबको वहां से जाने का इशारा किया। कटक की आवाज़ के साथ लॉक खुल गया और वहीं जन्नत की सारी अड़ी बाजियां भी दम तोड़ गईं। ज़रार की कहर बरसाती नजरें खून पी जाने वाले तासुर। जन्नत के तो हाथ पांव फूल गए थे। वो मासूमा की तरह ऐसे रिएक्ट करने लगी जैसे मोहतरमा ने कुछ किया ही ना हो। क्या मसला है तुम्हारा? हाँ, क्यों ड्रामे कर रही हो? ज़्यादा शौक है तुम्हें मेरा और अपना तमाशा बनाने का? बोलो। ज़रा ने झटके से इसका बाजू खींच कर अपनी तरफ खींचा था। कच्चा चबा डालने वाले सर में इसका गरा रहा था। वो ज़रार, मैंने तो कुछ भी नहीं किया सच्ची। वो बस देखें, आप ऐसे गुस्सा ना करें, मुझे डर लगता है आपसे। मैं 2 मिनट में रेडी होकर आती हूँ। जन्नत का सारा ध्यान, ढीठपन, ज़रा जिद, सारा गुस्सा सब कुछ झाग की तरह बैठ गया था। ज़रार की इस कदर संजीदा पर्सनैलिटी के सामने भला वो कितनी देर अपनी जिद पर अड़ सकती थी? रेडी होकर आओगी नहीं बल्कि अभी मेरे साथ चलोगी। और सुनो, मैंने तुम्हें एक मौका देना चाहा था, लेकिन तुमने अब एक और मर्तबा इनकार करके वो मौका ज़ाया कर दिया है। अब अपने लिए किसी नरमी और अच्छाई की उम्मीद ना रखना मुझसे। ज़रार की संजीदगी हनूस कायम थी। वो जन्नत का हाथ पकड़ के अपने साथ इसे बाहर ले गया। राहिला बेगम को जन्नत की शक्ल देखकर बुरी तरह हंसी आई। आखिर इसने सुबह से इनकी नाक में दम किया हुआ था और अब कैसे ज़रार के काबू में आई थी। वो लाउंज से गुजरते वक्त एक शोर था जिसे सुनकर जन्नत को और ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, क्योंकि इसकी फुप्पो, चाचियाँ और इनके बच्चे से ज़रार के साथ देखकर ज़बरदस्त किस्म की हूटिंग करने लगे थे। जन्नत मुँह नीचे किए तेज़ कदम बढ़ाती वहाँ से निकली थी। LED की लाइट से सजे झूले में सिमट कर बैठी थी जन्नत, मेहंदी की दुल्हन बनी। फूलों और ज़रार ने इसके दिलो दिमाग पर अपना ऐसा रौब जमाया हुआ था कि ऐसी दाग बैठाई हुई थी कि बेचारे की बोलती बंद होकर रह गई थी। फिर ज़रार की वो आखिरी वार्निंग, अब वो इसे मजीद तंग करने की हिम्मत नहीं रखती थी। इस मगरूर शख्स से तो किसी की भी बुराई और सख्ती की तवक्को की जा सकती थी। अब वो इसे पंगे
किसी भी बुराई और सख्ती की तवक्को की जा सकती थी। अब वो इसे पंगे लेकर अपने लिए कोई मुश्किल नहीं खड़ी करना चाहती थी। वो ज़रार के ही सोचती जा रही थी कि कोई शोर सा मचाकर मेहंदी हॉल में अरेंज कर गई थी, पर पड़ी तो वहाँ ज़रार अपनी फैमिली के साथ अंदर दाखिल हुआ। एंट्रेंस पर नज़र पड़ी तो इसकी नज़र जन्नत की कज़न्स इन लोगों के गुलाब की पत्तियों से खैर मकदम कर रही थी। इन फूलों की बारिश एक शान से चलता हुआ ज़रार इसे किसी और ही दुनिया की मखलूक लग रहा था कि जन्नत के लिए अपने पलके झपकाना मुश्किल हो गया था। मैजिकल था वो मंजर, इतना खूबसूरत था, इतना वो शहजादा भी तो सारी दुनिया से बेनियाज सिर्फ और सिर्फ जन्नत को अपनी दिलफरेब आंखों से अपनी नज़रों के सार में रखे हुआ था। चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी, पर खुशी के बिखरे रंग इसे छुपाने पर भी नहीं छुप रहे थे। इसे जन्नत के बिल्कुल साथ बैठाया गया था। जन्नत की धड़कनें बेतरतीब का शिकार हो रही थी, सांसें तेज और सांसें थी कि बेहंगम होती जा रही थी और थोड़ी से अपने पेट में तितलियां ही मंडलाती महसूस हो रही थी। उफ भला, ये मुझे क्या हो रहा है, इसने घबराते हुए दिल में सोचा। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल नॉर्मल बात थी, क्योंकि सभी लोगों में अपने क्रश को इतने करीब से देखने पर ऐसा ही फील होता है। सारी फीलिंग्स एक तरफ, लेकिन जन्नत को अब ज़रार पर गुस्सा आ रहा था। वो सब लोगों से हंसते मुस्कुराते बात कर रहा था। अभी तक इसने जन्नत की तरफ कोई तवज्जो नहीं बरती थी। 15 मिनट होने को आए थे, लेकिन इसने अभी तक कोई बात नहीं की थी, ना कोई तारीफ की। जन्नत का तो दिल जला जा रहा था। अभी इसका सारी तकरीब और इसकी रंगीनों से दिल उठ गया था। इसे वहाँ मौजूद किसी भी चीज़ या एक्टिविटी में अब कोई दिलचस्पी महसूस नहीं हुई थी। इसे एक अजीब सी उलझन होने लगी थी। ज़रार अच्छी तरह इसके चेहरे के उतार चढ़ाव से इसकी उलझन समझ रहा था, मगर फिर भी इसने खुद पर जबर करते हुए ना ही इससे कोई बात की और ना ही इसे ये बताया कि आज वो इस तरह इसके साथ बैठी दुनिया की हसीन तरीन लड़की लग रही है, जिसके एक इशारे पर वो कुछ भी कर जाए। पर इसने अपने मरते जज्बात अंदर दबाए और जी भर कर जन्नत को इग्नोर किया, जैसे इस मासूम लड़की की से कोई परवाह ही ना हो। एक तो वो नाराज थी और ऊपर से इस खड़ूस की ऐसी ओछी हरकतें। ज़रार ने इस पर से सारा ब्लैंकेट अपनी तरफ खींच लिया था। इसने ब्लैंकेट का बस इतना सिरा खाली छोड़ा था कि इसे उड़ने के लिए जन्नत को बिल्कुल इसके पास आना पड़े। जन्नत को पूरी तरह गुस्सा आया, पर वो खफा थी, इसलिए इसने ज़रार का बाइकआउट किया हुआ तो कुछ बोली ही नहीं। बस गुस्से से ज़रार की मुखालिफ सिंथ में मुंह बना के एसी की ठंडक बर्दाश्त करती रही थी। जब वो काफ़ी देर ऐसे ही बगैर कुछ बोले सर्दी से ठटकती रही तो ज़रार को इसका ख्याल आया। वो टीटो तुम कहते हुए इसे जन्नत को करीब आकर इसे ब्लैंकेट उड़ाया और अपना एक बाजू इस पर से गुजारते हुए इसे अपने हिसार में ले लिया। जन्नत को इसकी हरकत भी पसंद नहीं आई थी और अभी भी इसकी मुखालिफ सिंथ में चेहरा की नाराज सी आंसू बहा रही थी। ज़रार दूर हटे मेरे पास से, इसने अपनी रंधी हुई आवाज़ में कहा। अगर ना हटूँ तो। ज़रार का चेहरा लहजा चैलेंजिंग था। तो कुछ नहीं, मैं यहाँ से उठकर कहीं और चली जाऊँगी, इसे धमकी दी। अच्छा, किधर जाओगी? ज़रार को इसके साथ बहस करना भी मज़ा आ रहा था। बाहर लॉन्च में या जूबी के कमरे में? जन्नत ने तफसीलन बताया। अच्छा, फिर जाकर दिखाओ। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई और साथ ही इसने अपनी गिरफ्त मजबूत कर दी। जन्नत जोर लगाने के बावजूद भी इसका बाजू उठाकर इससे अलहदा ना हो सकी। ज़रार आप बहुत बेमुरवत और बदतमीज़, आपको थोड़ी सी भी परवाह नहीं है कि मैं आपसे नाराज़ हूँ। जन्नत ने रूठे हुए लहजे में तकलीफ से कहा। क्यों नाराज़ हो भला, मैंने तुम्हें क्या कहा है? ज़रार ने इसे जलाया। अच्छा जी, भूल गई आप अपने अल्फाज? वो अभी भी बगैर इसकी तरफ देखे इसके साथ बहस में मसरूफ थी। और तुम्हें अपने अल्फाज याद हैं? ज़रार ने इसका सवाल लौटाया। कौन से अल्फाज? जन्नत ने भोलपन के रिकॉर्ड तोड़ दिए। जन्नत इज रिजेक्टिंग ज़रार, जन्नत हैज़ रिजेक्टेड यू एंड जन्नत विल नेवर मैरी यू। ज़रार ने इसके कई अल्फाज दोहराए। जानती हो कितना गुस्सा आया था मुझे, कितनी तकलीफ हुई थी मुझे। अब मैंने तुम्हें कुछ कह दिया तो तुम नाराज़ होकर बैठ गई हो। ज़रार ने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे न जाने इस पर क्या जुल्म ढाया गया है। पर ज़रार, आप अपना किया कराया भूल गई है और अब तो मैंने शादी कर ली है ना, भला क्या मसला है आपको? अब क्यों अपनी ईगो बीच में ला रहे हैं? आप जानते नहीं है क्या मुझे कितनी मोहब्बत है? आपको नहीं पता ना कि जब आप एहसन की प्रपोजल के लिए मम्मा पापा को कन्विंस करे थे तो मेरे दिल पर क्या गुजरी थी? ज़रार, मैं आपको अल्फाज में बता नहीं सकती कि आप कितने बुरे हैं। आपके नज़दीक आपकी ईगो से बड़ा कुछ नहीं है। जन्नत बात गोल मोल करने के बजाय सीधा सीधा अपने दिल की बात, वो भी बगैर सोचे समझे। ज़रार हैरान था कि इतने आराम से ये सब कह दिया, वरना तो वो सोच रहा था कि पता नहीं कितनी मुश्किल से इससे ये सब जन्नत से गुलवाना पड़ेगा। एक मुस्कुराहट थी जिसके चेहरे पर आकर बिखर गई थी। नहीं, हाँ, तो तुम्हें किसने बोला था कि इस बुरे आदमी से मोहब्बत करो? ज़रार बात को तूल दिए जा रहा था, क्योंकि वो जानता था कि डिस्कशन ही मसले सुलझाती है, गलत फहमियाँ दूर होती हैं। अगर मेरे बस में होता ना तो मैंने कभी आपसे मोहब्बत नहीं करनी थी। जन्नत अभी भी दुख से कह रही थी। मतलब अब तुम पछता रही हो मोहब्बत करके? ज़रार को पता नहीं क्या मज़ा आ रहा था इससे फजूल सवाल जवाब करके। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। और आप क्या कवे खाकर आए हैं? कब से चुप ही नहीं हो रहे हैं? मुझे बहुत सख्त नींद आ रही है, अब प्लीज़ सोने दो मुझे। और अब मैंने आपकी किसी बात का जवाब नहीं देना, क्योंकि मैं आपसे नाराज़ हूँ। सुना आपने? और अपना बाजू मुझ पर से हटाएं। जन्नत को अब अच्छी खासी तप चढ़ी हुई थी। वो इसे मनाने की बजाय फजूल बातें करके इसका दिमाग चाट रहा था। ज़रार को इसकी बात पर हंसी है। अच्छा, मेरी नाराज़ बीवी, कहते हुए इससे दूर हुआ। दूसरी तरफ मुँह करके सोने लगा। कि किस्मत थी बेचारी कि इसे खुद ही अपने नाराज़ होने का बताने पड़ा था। ज़रार बदतमीज़ इसे मनाने की बजाय उल्टा इसी का दिमाग खाए जा रहा था। जन्नत का तो जहन खोल रहा था इस ज़रार की इस कदर बेमुरवत होने पर। सुबह उठने के बाद भी जन्नत का मुंह फूला हुआ था। ज़रार ने नोट किया, पर मनाने की कोई कोशिश नहीं की। जन्नत दिल में इसे अच्छी खासी सलवतें सुना रही थी। वो तो शुक्र था कि अल्लाह अल्लाह करके वक्त गुजरा और ज़रार ने अपनी शक्ल इसकी आंखों के सामने गुम की। आज तो इसका वलीमा था, तकरीब रात की ही थी। हस्बे तवक्को वो आज भी तकरीब की जान बनी हुई। और मज़े की बात यह थी कि आज तो वो ज़रार के भी 14 तबक रोशन किए हुए थी। ज़रार सोच चुका था इसका जन्नत के साथ रूड रवैया बिल्कुल बेवजह और बेतुका है। ठीक है कि ये अकड़पन इसके आदत का
खासा है, पर जन्नत का क्या कसूर? आखिर वो क्यों इसके तन सुने, इसका गुस्सा सहे? इसी ख्याल के तहत इसने सोचा कि क्यों ना जन्नत के साथ अपने ताल्लुकात को हमवार किया जाए। पर सामने मोहतरमा ने नो लिफ्ट का बोर्ड रखा हुआ था। ज़रार के सारे नेक मंसूबा पर पानी फेर दिया। आज ज़रार इसके पीछे पीछे था तो वो कोई खातिर ख्वाह रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी, पर ज़रार को इस पर कोई गुस्सा नहीं आया क्योंकि ये नाराज़गी इसका हक थी। घर वापस आने के बाद भी ज़रार बहाने बहाने से कोई बात करता तो आगे से वो बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर देती। देखो जन्नत, तुम मुझे इस तरह इग्नोर करके अच्छा नहीं कर रही हो, ऐसा ना हो कि तुम्हें पछताना पड़े। ज़रार ने अजीब से पुरस्कार लहजे में कहा, लिसन, मैं आपको इग्नोर नहीं करी, बल्कि मैं आपसे नाराज़ हूँ। नाराज़ लोगों को मनाया जाता है, इन्हें धमकाया नहीं जाता। जन्नत ने तड़क कर जवाब दिया, अब तो मेरी कोई बात सुन रही हो तो मैं कैसे मनाऊँ तुम्हें? ज़रार ने अपना चेहरा दोनों हाथों पर गिराकर आंखें टपटपाते हुए मासूमियत से कहा, ज़रूरत नहीं आपको ये ड्रामे करने की। अब भला मुझे क्यों मनाएंगे? मैं कौन सा आपके लिए कोई अहमियत रखती हूँ? मेरी भला कोई किसी को आपको क्या परवाह? जन्नत तो अपनी भड़ास निकालने पर तुली हुई थी। वो अच्छी खासी बदगुमान हुई थी ज़रार से, और ये सारी की सारी लफ्ज़ी फायरिंग ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी अपनी ज्वेलरी उतारते हुए कर रही थी। वो अपनी जगह से खड़ी हुई थी कि वो जाकर अपना लिबास तब्दील कर सके, लेकिन इतने में ज़रार छोटे छोटे कदम उठाता इसके करीब आया, उसे रोका, इसके मुकाबिल खड़ी थी और वो एक दीवानगी के आलम में अपनी नज़रों से इसके चेहरे का तवाफ़ कर रहा था। जन्नत इसके ऐसे घूरने पर पजल हुई, इस ऐसे क्या देख रहे हैं? जन्नत ने घबरा कर पूछा। वो समझी थी इसकी ज़बान दराजी पर इसकी क्लास लेने आया है। ज़रार इसके करीब आया। जन्नत तो खौफ के मारे अपनी जगह पर थामी गई थी। स्ट्रेंज और अनयूजुअल ज़रार के चेहरे के एक्सप्रेशंस बहुत थे। वो बहुत महवी से इसके तमाम नकूश देख रहा था। क्यों इतनी बदगुमान हो मुझसे? तुम्हें अपनी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से नहीं कि ज़रार जुनैद ने तुम्हारा साथ हासिल करने के लिए चालें चली हैं? मुझे परवाह है तुम्हारी, पर जानती हो मेरी कुछ बुरी सी आदतें करने से परहेज़ करता आया हूँ, पर आज नहीं शो है, शो पर आज नहीं है। मेरी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है कि मैं अपनी फीलिंग्स शो करूँगा। तुम सुन लो कि ज़रार जुनैद के दिल पर राज करती हो। तुम अब तक की दी गई हर तकलीफ़ के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और अपोलोजाइज़ करता हूँ। मैं अपना आम तुम्हारे हवाले करता हूँ। तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हें कबूल हूँ। ज़रार ने अपने और जन्नत के दरमियान का सारा फासला ख़त्म करके इसके चेहरे पर नज़र गाड़ी। इसकी तिलस्माती कैफियत का शिकार होकर अपने दिल का तमाम हाल सुना गया। जन्नत को तो अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो हुनकों की तरह आंखें फाड़े से देख रही थी। इसके मन की मुरादें ऐसे पूरी होगी इसने कभी सोचा भी नहीं था। वो जिस इश्क को मारने के दर पर थी, आज वो मुकम्मल इसका हो गया था। आज तो वो जितना शुक्र करती कम था। वो बहुत बेयकीन थी। ज़रार से बेयकीन होता देख रहा था। क्या हुआ, यकीन नहीं आ रहा? ज़रार ने मुस्कुराते हुए पूछा। जन्नत नफ़ी में सर हिलाया, कर लो यकीन कर लो, ये अकड़ू खड़ूस और बुरा आदमी तुमसे मोहब्बत करने लगा है। ज़रार मुस्कुराते हुए से हैरत में डाल रहा था। जन्नत मुँह पर हाथ रख के आंखें फाड़े इन लम्हों के सर से निकल पा रही थी। ज़रार ने इसके माथे पर झुककर बोसा देते हुए इसकी बेयकीनी को अपनी मोहब्बत का एतबार बख्शा। जन्नत के तो खुशी के मारे तशक्कुर के आंसू बहने लगे। ज़रार ने हाथ बढ़ाकर इसके आंसू साफ किया। अब तो कोई नाराज़गी नहीं। ज़रार ने भूए चुकाते हुए पूछा। जन्नत नफ़ी में सारी लाती इसके सीने से लग गई। ज़रार ने भी इसके गिर्द अपने बाजुओं का इसार मजबूत करके इसे अपनी मोहब्बत का मान दिया। अब बहुत सी मुस्कुराहटें भरी जिंदगी इनकी मुंतज़िर थी। नावल का नाम है आइन इश्क जिन्ना नू लग जांदा, अस कलम सहीरा अवैस।